हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, शुभ दीपावली। यस सर, गुड मॉर्निंग, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको दीपोत्सव की। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन सर, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। लड़ी वड़ी लगाई कि नहीं लगाई घर पे? शुभ दीपावली। एलईडी उसकी अलग झंझट मारी होती है। मैंने 2 दिन पहले चालू करवाई थी, कल शाम को उड़ गई। तो मैं रात को लेक्चर खत्म करके इलेक्ट्रिशियन को फिर से फोन किया। मैं बोला भाई वो बत्ती गुल हो गई। बोला सर वो मेड इन चाइना आती है। मैंने बोला क्या कर रहे हो यार? बोला दूसरी लगा यार। तो फिर उसको लेट नाइट फिर मैं 10 बजे बुलाया वापस, दुकान बंद कर रहा था उसकी, है ना। हाँ जी सर। हाँ, पर उसके पास जो थी वो मेड इन चाइना वाली होगी, पता नहीं। फिर दूसरी बार मैंने उसको कहा, मैंने अच्छी क्वालिटी लेके आना भाई तू। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। चलिए सर, है ना। प्रणव वगैरह मुहूर्त है जी, वाच है। यस सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली सर। चलो अपन फिर से शुरू करें, 10:30 खत्म करते हैं आज। अपन कहाँ थे कल? वी वर डिस्कसिंग अबाउट हुमायूं एंड सूरी सर, ठीक है। सो मोस्ट ऑफली हमने कल देख लिया था कि कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के अंतर्गत बाबर के बाद हुमायूं पावर के ऊपर तो आया, बट पावर बेसिकली हुमायूं कंसोलिडेट नहीं कर पाता। तो आज हम लोग सूरी को शुरू करेंगे और सूरी के बाद विल जंप टू, आज तो सूरी खत्म कर देंगे बेसिकली, और उसके बाद वाली जो कहानी है वो फिर गैप के बाद शुरू करेंगे फिर से। अकबर की जो है, अकबर की कहानी करेंगे अपन 16 तारीख से, है ना। 16, 17, 18 को आपको सुबह तो दिक्कत नहीं है? अच्छा 18 सुबह थोड़ा जल्दी कर दें। सुबह पूजा होती है क्या? मतलब अर्ली मॉर्निंग 18 को, क्योंकि 18 19 2 दिन छठ है, तो शाम को होगी ना सर। छठ की पूजा नॉर्मल शाम को होती है, तो जीएस की बैच भी सुबह करने का सोच रहा हूँ। सो जीएस की बैच भी सुबह ही कर दूंगा। 18 को क्लास होगा, 19 को तो छुट्टी कर रहे हैं, 19 को संडे भी है ऐसे भी, तो लिनियरिटी रहेगी थोड़ी, और फिर 20 21 हमारे 2 दिन और क्लास में। तो 18 को सुबह कर देंगे, सुबह मतलब 7 बजे के आसपास करने का सोच रहा हूँ मैं, 8 की जगह। ठीक है। देखिए रिवॉल्यूशन जब आया है सर, ठीक है, समझे, सिग्निफिकेंट रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन किसने कहा था? हु गिव दिस टर्म, है ना। तो गॉर्डन चाइल्ड, जॉन लोबोक, समथिंग। तो इसमें हिस्टोग्राफी में अगर ऑथर का नाम लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। कि इट वाज गॉर्डन चाइल्ड या चिल्डे या जो भी कहते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन में, उसने बेसिकली बताया था कि सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ, क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, ये 4 सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे ना सर, और आदमी का जो भटकने का, जो हंटिंग गैदरिंग का जो फेज है वो खत्म हुआ, है ना। वेरी गुड। ये 4 बेसिकली, फिर इसमें एग्रीकल्चर में क्रॉप्स उसने एक्सप्लेन किए थे कि 6 स्टेपल क्रॉप्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर सर, है ना। तो अलग-अलग कम्युनिटीज अलग-अलग क्रॉप्स उगा रही थी, जैसे मेज था, पोटैटो था, बार्ली था, व्हीट था, मिलेट था, देयर वाज वन मोर क्रॉप एज़ वेल। ओके, तो ये 6 क्रॉप्स, जैसे इंडिया के अंदर पोटैटो नहीं आता, इंडिया में बार्ली, मेज, नहीं बार्ली, मिलेट, व्हीट, ये 3 तो प्रोमिनेंट, राइस इसमें छठा क्रॉप था। तो वी विल फाइंड कि ये 5-6 क्रॉप्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब फीचर्स के साथ थे, तो उसी को इसने आइडेंटिफाई किया था मेनली, ये गॉर्डन भाई ने अपने सर। ओके, तो गॉर्डन ने बताने की कोशिश की कि कहानी किस तरह से चलती है सर। खैर, तो वापस आते हैं अपन, एंड हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द सूरीज, मतलब सूरीज में गए नहीं थे, बट हुमायूं के अंदर गए थे। हुमायूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हुमायूं के साथ क्या हुआ था सर, ना। तो उसकी हरकतों के कारण ही उसका पतन हो गया, बाकी कुछ नहीं सर। ओके, सो हिज एक्शंस वर रिस्पांसिबल फॉर हिज डाउनफॉल। ही वाज नॉट अ विजनरी पर्सन, neither he had the capacity to like no rule just like Babur or any other persons in the Mughal empire had sir। Okay, देखो कुछ कुछ शासक ऐसे आएंगे इन बिटवीन सर, वो हर एक राजाशाही में आपको मिलेगा कि एक शासक जो होगा वो बहुत ही मजबूत होगा, दूसरा शासक अगर आप देखोगे तो वी विल फाइंड कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर थोड़ा कमजोर हो जाएगा। मतलब दोनों की कहानी आपको मिलती रहेगी सर। तो हमें ये कहानी पता हो जानी चाहिए सर, ठीक है। चलिए सर, मैं आप सबको टैग कर देता हूँ हैप्पी दिवाली सर, मैसेज के रूप में सर। ओके, है ना। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु को बुद्धि विनाशम, दीपक ज्योति नमस्तुते सर। ओके, कि आप सबका शुभ हो, है ना, आप सबका कल्याण हो, आप सबको अच्छी आरोग्य मिले, आप सबको अच्छी प्रॉस्पेरिटी रहे सर, है ना, धन संपदा मिले। तो शत्रु को बुद्धि विनाश है सर, है ना, कि आपके अंदर की जो कुबुद्धि है, काइंड ऑफ जो आपकी एनिमिटी की फोर्सेस की है, अंदर से ही जो उभर के आ रही है सर। ओके, वो भी आपकी नाश हो, है ना। तो इस शुभ दीपावली के इस दिए जलाने से आपको बहुत सारी अच्छी ऊर्जा मिले, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए सर, शुरू करें अपन, क्लास को शुरू करते हैं, एंड समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। श्लोक का बहुत ही गहरा तात्पर्य है सर, ठीक है। दिस श्लोक इज वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके, है ना, समझिए, ठीक है। पर हम तो क्या ऐसे ही, है ना, सबके लिए, दिस इज फॉर द होल वर्ल्ड सर, है ना। देखो वी इंडियंस प्रे डू नॉट फॉर आवरसेल्फ। ओके, हम हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम सबके, हम अपने लिए, खुद के लिए नहीं सोचते, हम संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं सर, समझिए। ठीक है, इस दीप को नमन करते हुए ये दीप की जो ऊर्जा है वो हम सबके अंदर सकारात्मकता है सर, समझे। चलिए, तो वापस आता है एंड डिस्कस कर रहे थे विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री के अंदर कल हमने इसको देख लिया हुमायूं को। तो हुमायूं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको चीजें समझ में आ गई कि अगर वो शासक के ऊपर रहता तो वो भी टिक नहीं पाता सर, रियलिटी तो यही हुआ करती थी। ओके, तो 4-5 साल तक इधर-उधर भटका भी सही, बट देन ही वाज नॉट एबल टू बेसिकली कंसोलिडेट, एंड द सूरीज केम, एंड सूरीज ने आके बिल्कुल बजा दी सर। ओके, तो 1555 में ये भाई साहब आया था वापस सर, है ना, समझे, और वापस आके ही वाज ट्राइंग टू रिफॉर्म्स, एंड ही वाज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट न्यू चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल, बट समहाउ ही कुड नॉट डू इट, क्योंकि फिर एक दिन सीढ़ी के ऊपर से गिर गया सर। ठीक है, अब वो गिरने के बाद की लंबी कहानी है, मतलब कहानी ऐसा चलता है कि व्हेन ही फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, द मुगल्स बेसिकली रियलाइज दिस पार्ट कि एडमिनिस्ट्रेशन, बैरम खान को समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा हो गया है। तो बैरम ने अपने अधिकारियों को कह दिया था कि किसी को बाहर नहीं पता चलना चाहिए, ये गिर गया सर। ठीक है, क्योंकि विद्रोह हो जाएगा और सूरीज वापस आ जाएंगे। तो अकबर उस टाइम पे पंजाब में पोस्टेड था, मतलब 13 साल की उम्र थी अकबर की सर। तो देन ही गॉट द न्यूज़ ऑफ हिज फादर, लाइक नो, फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, एंड ही पास्ड अवे। तो उसके बाद 3-4 दिन तक दिल्ली की तख्त के ऊपर, मतलब दिल्ली की गद्दी के ऊपर एक बहरूपे को बिठाया जाता है ना, कपड़ा पहना के, हुमायूं जैसा दिखने वाला था सर, टोपी पहना के उसके से, और उसको कहा गया कि तुम खाली एक्टिंग करना कि तुम शासक के रूप में हो सर। बट देन बाय द टाइम द अफगान्स रियलाइज दिस पार्ट कि यहाँ गेम हो गई है कुछ, और जो राजा है वो राजा बचा नहीं है, कोई और बैठा हुआ है, मतलब समथिंग इज अमिस, एंड दिस राइट टाइम टू टेक द अपॉर्चुनिटी। तो फिर अफगानों ने आके दिल्ली कैप्चर किया, दिल्ली के गवर्नर को भगाया, और फिर उसके बाद पानीपत की लड़ाई हुई सर। ठीक है, तो ऐसी सब कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है। इनफैक्ट लेनपुल जो वेस्टर्न ऑथर है वो लिखते हैं कि ही जंबल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड टंबल आउट ऑफ हिज लाइफ, है ना, समझे, कि ये आके ऊपर हो गया, बट वो पूरी जिंदगी यहाँ से वो जंबल करता रहा और फाइनली अपने जीवन से टंबल आउट हो गया सर। तो कहानी ये है कि ही वाज वेरी वार्म हार्टेड, ही वाज वेरी मच इमोशनल एज वेल सर। ठीक है, समझे, बट
वी विल फाइंड कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो जो कैरेक्टर होना चाहिए शासक के रूप में, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, वी विल सी कि ये प्रॉब्लम था। इसके पीछे का कारण ये था कि ये हेलुसिनेशन में रहता था, इल्यूजन में ज्यादा रहता था, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि यूज्ड टू स्पेंड अवर्स एंड अवर्स इन दिन पन्हा, और दिन पन्हा के सिवा बाकी कहीं पे भी जाता था तो कैंपेन में उसके साथ, है ना, समझे नहीं समझे, तो ओपीएम वोपियम हो रही है, सब कुछ चलता रहा। तो इन सब के चक्कर में ही वी विल फाइंड कि ये प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ से जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर थे, बाबर कैसे डिसिप्लिन में आ गया, तो बाबर की पार्टी वो था सर, ओके, जब से खाना हुआ उसको समझ में आ गया कि हमारा अस्तित्व का सवाल है, तो देन ही डिसाइडेड टू लाइक नो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। बोले आज के बाद अपना भाई सब सीधे रास्ते के ऊपर चलेंगे, ओके। एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि बाबर जो है वो डोमिनेट कर पाया, हुमायूं नहीं कर पाया। हुमायूं की एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है कि वो फैनेटिक नहीं रहा कंपैरेटिवली लाइक बाबर सर, क्योंकि हुमायूं व्हेन ही वेंट टू ईरान, इनफैक्ट ईरान भी नहीं, जब से वो भटकना शुरू किया ना सर, फर्स्ट इवेंट मालदेव मारवाड़ में, फिर वहां से अमरकोट गया और उसके बाद ईरान गया, तो दैट चेंज हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द रिलीजियस एंड कम्युनिटीज ऑफ दिस कंट्री, ओके। और रिलीजियस कम्युनिटीज क्यों? क्योंकि ही रियलाइज कि देखो मुझे अगर शासन भी करना है तो डिफरेंट कम्युनिटीज एंड हु आर वेरी ट्रू टू मी एज़ वेल, ओके। राजपूत राजा लोग थे जो उसके सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तो उसने अपनी जो धार्मिक मान्यता है वो काफी बदल दी थी। दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि जब अकबर बड़ा हो रहा था, हुमायूं जब एक्साइल के अंदर था, तो अकबर के अंदर भी ट्रेडिशंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे कंपैरेटिवली टू अदर किंग्स, ओके, मुगल डायनेस्टीज के अंदर वो थोड़े लिबरल निकल गए। इनफैक्ट अकबर के इनिशियली जो सूफी टीचर्स हुआ करते थे, शेख मुबारक देख लीजिए, शेख मुबारक के बाद में, बट उसके पहले अगर आप देखोगे तो सिंध के अंदर ही अमरकोट के अंदर उसको जो शिक्षक मिले थे, फिर ईरान और फिर वहां से अफगानिस्तान जब हो गया, तो ही लर्न्ड मेनी थिंग्स एज़ वेल, एंड दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि अकबर की पॉलिसीज टुवर्ड्स द रिलीजियस सोसाइटी और द रिलीजियस आइडियोलॉजी इज वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट बाबर एंड लेटर पीरियड में औरंगजेब के अंदर मिली, ठीक है ना, समझे। तो हुमायूं के साथ प्रॉब्लम यही था सर, समझे कि भाई वो एक हद से ज्यादा नहीं चला पाया, और बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती थी मुगल पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ से, और जो अकबर की पॉलिसीज थी वो एक्चुअली हुमायूं शायद तक लागू करता था, ठीक है ना, समझे। तो उसके फेलियर होने के बहुत सारे कारण थे, उसके भाइयों ने हेल्प नहीं किया। वी विल फाइंड कि वो पहले 10 साल तो कुछ किया नहीं, एक्चुअली उसको ये 10 साल कंसोलिडेशन में लगाने थे, पर भाई साहब है ना इधर कुछ और काम करने के लिए बैठा हुआ था सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि लोग उससे बड़े डिसकंटेंट हो गए थे, उसने अफगानों के सामने लड़ाई नहीं की, बहादुर शाह को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो जो स्टेट्समैन वाली जो फीलिंग है ना सर, है ना, कि भाई नेता या लीडर आ गया कि लीड करता है, वो नहीं हो रही है सर, ठीक है। और फिर वो बड़ा काइंड भी था, जैसे उसके भाइयों को उसने माफ कर दिया। आप समझने की कोशिश करिए कि यू कीप ऑन फॉरगिविंग, है ना, इवन और ओन पर्सन के तो आपके सामने बगावत करके रखे हुए क्या करोगे सर, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आए, इवेंचुअली उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की कंट्रीब्यूशन कल्चर के अंदर आपको मिलेगी सर, ठीक है। कौन सी कल्चर के पॉइंट ऑफ से मिलती है? तो दिल्ली के अंदर आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट करेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, खाली ओवरव्यू आपको दे देता हूं। वो है आपकी दिल्ली के अंदर उसने एक और शहर का स्थापना किया, ठीक है, समझे, दैट इज दिन पन्हा सर, गेटिंग ओके। सो ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सिटी, है ना, इन दिल्ली कॉल्ड एज दिन पन्हा। दिन पन्हा नाम के एक शहर की उसने स्थापना करवाई। दिल्ली ऑलरेडी बेसिकली एस्टैब्लिश हो चुका था, और फिर वहां पे उसने दिन पन्हा बनाया। दूसरा, उसके पीरियड के अंदर उसने दो पेंटर्स को लेके आया। एक्चुअली भारत में इस दौर में पेंटिंग जो सिस्टम है, पर्शियन पेंटिंग का इन्फ्लुएंस आने की शुरुआत हुई। हम लोग पेंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे लास्ट में, जब मुगल्स की हिस्ट्री को कवर कर देंगे। ये पेंटर्स ईरान से लेके आया था। इनफैक्ट ओवर पीरियड में अकबर जो है वो पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है, अगर आपको पता होगा, एंड अकबर विल बी सो मच इंटरेस्टेड इन द पेंटिंग सिस्टम। उसके पीछे का एक कारण ये था कि हुमायूं ये दो पेंटर्स को लेके आया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद, ओके। अगर आपके पास 8वीं की एनसीईआरटी है, तो 8वीं की एनसीईआरटी में मीर सैयद अली का फोटोग्राफ दिया हुआ है पीछे से, ओके। तो ही वाज अ पेंटर हु वाज ब्रॉट फ्रॉम पर्शिया, और यहां से पर्शियन आर्किटेक्चर यानी पर्शियन पेंटिंग और पर्शियन कल्चर की शुरुआत हमको मिलेगी सर, ठीक है। बाकी एस्ट्रोनॉमी और पर्शियन पोएट्री के इसमें भी पसंद किया। फिर लेटर ऑन वी विल कम टू नो कि इसकी सिस्टर ने हुमायूं नामा लिखा, वो खुद ने नहीं लिखा था सर, इसकी बायोग्राफी है। देखो, एक है बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी। तो पर्शियन हिस्टोग्राफी के अंदर आपको एक सवाल आया हुआ है कि ओवरऑल मीडियल इंडिया की पर्शियन हिस्टोग्राफी के बारे में बताइए सर, ओके। तो एक होती है जैसे बाबर है सर, ठीक है। बाबर की भी, बाबर नामा जो है वो भी पर्शियन में तो थी नहीं सर, ओके, तुर्की में थी, और तुर्की से फिर इट वाज ट्रांसलेटेड डाउन सर, ओके। तो इसमें बायोग्राफी के अंदर आपको क्या कह सकते हैं कि थोड़ी एक्सजेशन तो मिलेगी, क्योंकि सिस्टर लिख रही है, ऑब्वियस है, कोर्ट ऑफर की जगह। तो इनके चैप्टर्स इनकी लाइफ के बारे में लिखा है, इंटरेस्ट के बारे में लिखा है, फिर इसके मृत्यु के बाद इसकी बीवी और अकबर की मदर जो थी, उन्होंने वो हुमायूं का मकबरा बनाया। ये दिल्ली के अंदर है सर, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगे आर्किटेक्चर के ऊपर आएंगे तो और डिस्कस करेंगे, बट कहानी घुमा फिरा के आपको ये पता होनी चाहिए कि ये सब सिटीज थे दिल्ली के अंदर, उसमें ही वी विल सी कि एक और सिटी का एडिशन किया गया था, दिन पन्हा सर, ठीक है। ये जो पुराना किला है ना, उसके बाजू वही एरिया के अंदर आपको दिन पन्हा मिलेगा सर, ठीक है। तो ये हौज खास है, ये फिरोज शाह तुगलक, ये बेसिकली उसकी टॉम्ब है यहाँ पे आपको। ये लाल कोट है सर, ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली सर, है ना, जो ये तोमर और चौहान रूल किया करते थे सर, ठीक है। ये सुल्तानगढ़ी की टॉम्ब है, मैंने बताया था, सुल्तानगढ़ या सुल्तानगढ़ी, जहाँ बहुत सारे सुल्तानों को दफनाया गया है। फिर ये तुगलकाबाद है ना, ये जहाँ पन्हा है, और ये सीरी है सर, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जहाँ पन्हा इस एमबीटी, और लाल कोट या महरौली, जिसे बेसिकली हम लोग पहचानते हैं कुतुब मीनार वाला सर, लाल कोट है, ओल्ड सिटी जो राजपूत डायनेस्टी रूल कर रही थी। खैर, तो ये पूरी कहानी है, ये हुमायूं का मकबरा है। इनफैक्ट ये एक प्रकार की प्रिकर्सर टू ताजमहल कहते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ताजमहल के अंदर काफी सारी सिमिलरिटीज थी, डोम आपको मिल जाएगा, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर आपको मिल जाता है, छतरी का यूज काफी सारा हो रहा है। इसमें व्हाइट एंड रेड मार्बल का आपको मिक्सचर मिलता है, एंड वी विल सी ताजमहल जो है वो प्रॉपर व्हाइट कलर की मार्बल से बना हुआ है। तो आई कम बैक टू दिस पार्ट आर्किटेक्चर में। अब वापस आता है कि होगा क्या सर, देखिए हुमायूं की मृत्यु के बाद 1530 से 1540, है ना, और 1555 में हुमायूं वापस आया था, पर मर गया। ये जो 15 साल का जो पीरियड है, 1540 टू 1555, दिस पीरियड कॉल्ड एज अफगान इंटररेग्नम सर, ओके। इंटररेग्नम का मतलब है कि एक वैक्यूम पड़ा था। वैक्यूम किसके लिए पड़ा था? क्योंकि ये जो अफगान से ये फिर से सत्ता के ऊपर आए थे। अफगान से कौन? ये तो मैंने बताया पहले से चल रहा था। सो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ मुगल अफगान थीम सर, ओके ना। दिस मुगल अफगान थीम विल अल्टीमेटली कल्मिनेट टू 3 पानीपत, ओके। ये अफगान और मुगलों के बीच में जो लड़ाई थी, ये लड़ाई के अंदर परिणाम क्या हुआ सर, ठीक है, कि 3 पानीपत हुई। पहली पानीपत तो बाबर करके गया था अफगानों को उठा के, बट अफगान से कहा आई एम बैक सर, ओके। तो बिकॉज़ बाबर कुड नॉट कंसोलिडेट, देखो कॉन्कर करना और कंसोलिडेट करने में फर्क है सर, ओके। तो बाबर ने जब ये प्लान किया कि मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट समहाउ ही वाज नॉट सक्सेसफुल सर, ठीक है। तो उसके सक्सेस ना होने के कारण वी विल फाइंड कि अफगान फिर से कम बैक करते हैं। ये अफगान से इस बार आएंगे सूर एम्पायर या सूरी सर, ठीक है ना, समझो। कहानी है कि सूरीज कहां से आया, किस तरह से निकल के आया सर, ठीक है। इसको सेकंड अफगान डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं, और ये पठान डायनेस्टी के रूप में हम लोग कहेंगे सर, ठीक है। सेकंड अफगान और सेकंड पठान डायनेस्टी इसलिए क्योंकि इससे पहले भी अफगान तो आ ही चुके थे भारत के अंदर, लोधी डायनेस्टी अगर आपको पता होगी सर, ठीक है। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि शेर खान या शेर शाह सूरी जो है, उसके दादाजी के समय से ये लोग भारत में आए हैं सर, करिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि दे वर द वंस हु यूज्ड टू कम टू इंडिया इन द लोधी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपको पता होगा कि लोधियों ने काफी सारे अफगान्स को इंडिया के अंदर इनवाइट किया था, ये इन्विटेशन के रूप में इसके जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे, ये सब यहाँ पे इंडिया के अंदर आएंगे। तो वी विल कम टू नो कि एक इब्राहिम सूर करके लोधियों के जागीरदार हुआ करते थे। लोधी में भी बालू लोधी, और उसके बाद की पीरियड अगर आपको याद होगी, तो उसने जो अफगान रेशियल पॉलिसी को जो इनिशिएट किया था, ये इनिशिएशन के रूप में दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ नोबिलिटी सर, ठीक है। ये नोबिलिटी के बाद के रूप में इब्राहिम सूर आए। इब्राहिम सूर का लड़का था हसन, है ना, नहीं हसन नहीं हुसैन सर, ठीक है। एंड देन वी विल सी कि उसके बाद हमें पता चलता है कि हसन या हुसैन है, उसके बाद अलग अलग लिखा गया। एंड उसके बाद ये आपका शेर खान है। एक्चुअली शेर खान का ओरिजिनल नाम था फरीद, है ना, समझे। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो फरीद है, ये फरीद धीरे 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 प्रोमिनेंटली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चमकेगा सर, ओके। तो ये अफगान्स बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में सेटल हुए थे सर, ओके। सो इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी विल फाइंड कि दे विल कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बालू लोधी। उसके ग्रैंडफादर तो बालू लोधी के एडमिनिस्ट्रेशन में थे। फिर फरीद की कहानी ये है कि धीरे 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 ये लोग पंजाब की तरफ आए। पंजाब से वी विल कम टू नो कि दे केम टुवर्ड्स द बिहार पार्ट सर, समझे। तो कहानी ये है कि फाइनली ये लोग बिहार की तरफ आके सेटल होते हैं, और ये शेर खान, ये अपना जो फरीद है, वो बिहार के अंदर ही निकल के आता है सर, ठीक है, ओके। तो कहानी ये जागीरदार थे सर, कहने की बात ये है कि वो जागीरदार, ओके। और ये जागीरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी हिस्ट्री कैसी रही है। देखिए फरीद के ऊपर हम लोग बैकग्राउंड पीएचडी करेंगे नहीं, पर आपको खाली बता रहा हूं कि कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है। तो ससाराम करके जो बिहार के अंदर एक सूबा हुआ करता था, या काइंड ऑफ आप देखोगे प्रांत हुआ करता था, वहां पे ये पोस्टेड हुआ करता था हसन सर, ठीक है, ओके। हसन की कहानी ये है कि हसन वाज वर्किंग फॉर हिज पैट्रन, है ना, उसका नाम बेसिकली जमाल खान हुआ करता था। एंड वी विल फाइंड कि जमाल खान करके जो मुख्य वो भी अफगान था सर, ठीक है। उसके अंडर में हसन काम करता था। हसन का
छोकरा था ये फरीद, ओके। तो फरीद बेसिकली बचपन से ही उसको काइंड ऑफ है ना, वो नजर में आ गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि भाई अच्छा काम कर रहा है, ओके। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि ये जो फरीद है अपना या शेर खान है, उसने आके एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि वो जौनपुर गया था पढ़ाई करने के लिए, जौनपुर में शर्कीज हुआ करते थे, आपको पता होगा, दिस कॉल्ड सीराज ऑफ द ईस्ट एज़ वेल, ठीक है। तो ये भाई साहब जाके ओवर पीरियड ऑफ टाइम है ना अपनी स्मार्टनेस दिखाने की शुरुआत करता है। ये स्मार्टनेस के कंटिन्यूएशन के अंतर्गत हमें ये देखने को मिला कि ये जो अपना फरीद है, ये फरीद ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई देखो आई कैन रन द जागीर मोर एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इफेक्टिवली देन माय फादर, है ना, गेटिंग ओके। अब आप देखिए कि बाप बेटे को काटने की कोशिश कर रहा है सर, ओके। और फरीद का ये मानना था कि मेरे फादर जो जागीरदार है सासाराम के, उनसे ज्यादा मैं अच्छा काम कर सकता हूं सर, है ना, गेटिंग ओके। अब ये तो ऑब्वियस है कि इसके जो ऊपर के जो राजा लोग थे जमाल खान और ये सब, उनको समझ में आया ये तो कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो रहा है सर, गेटिंग ओके। तो फरीद की जो स्मार्टनेस थी और फरीद की एक प्रकार की आप देखोगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी और जो निकल के आ रही थी सर, ठीक है ना, समझे। इन सब के कारण वी विल कम टू नो कि वो क्लेम करने लगा। एक्चुअली उसके पीछे दो कारण थे सर, ओके। हसन की 4 बीवियां थी और उसके सैकड़ों संतान थे सर, ठीक है। तो हसन के बाकी सारी जैसे फरीद की जो इमीडिएट मदर हुआ करती थी तो उसके और भी स्टेप मदर थी, स्टेप ब्रदर्स भी हुआ करते थे, क्योंकि मल्टीपल वाइफ्स, मल्टीपल सन्स तो मल्टीपल क्लेम्स भी आएंगे। तो फरीद ऑलवेज फियर्ड दिस पार्ट सर, ओके, कि देखो मेरे फादर मेरी जगह किसी और को नंबर पे ला देंगे, ऑब्वियस है ना सर, ठीक है ना, समझे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि फरीद ऑलवेज वेन स्मार्ट, ओके ना, समझे। तो इसने क्या किया कि ये काम करते हैं सर, ठीक है ना, समझे। मैं इमीडिएटली जमाल को कंप्लेन नहीं करता हूं सर, मैं सीधा चला जाता हूं मुख्य राजा के पास, जो लोधी उस टाइम पे था, तो ये 1520 के आसपास का टाइम है एंड 1517 1520, क्योंकि इब्राहिम लोधी सत्ता के ऊपर आया था। तो ये जाके इब्राहिम लोधी को कंप्लेन कर गया सर, ठीक है। और जाके कह रहा है कि देखो मेरे पापा की जो इक्ता है और उनकी जो जागीर की कोई मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में दे दो तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है, ओके। अब सुल्तान कह रहा है कि तू कौन है? बोले मैं वो बिहार में आपका एक गवर्नर है जमाल, उसके नीचे जागीर आती है, इतना छोटा वाला हमारा, वो हम लोग लेके बैठे हुए हैं और हम चला रहे हैं उसको, मैं उनका संतान हूं सर, ठीक है, समझे। अब देखिए यार डेयरिंग बात तो है नहीं ये बंदा सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इब्राहिम लोधी इसको कहता है कि देखते हैं ये तो अभी ठीक नहीं लग रहा है सर, है ना, क्या चल रहा है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इब्राहिम लोधी ने उसको मना किया सर, है ना, कि नो आई कैन नॉट गिव यू। अब पता नहीं कि इसी दौर में जब ये जाके वापस आया ना इब्राहिम लोधी के पास, तो थोड़े टाइम के बाद हसन की मृत्यु हो गई सर, ठीक है। अब कैसे हुई वो तो कहानी आगे लिखी नहीं गई है ज्यादातर किताबों के अंदर, बट इसने क्लेम किया और उसके बाद इसके फादर की मृत्यु हो गई सर, ठीक है, समझे, गेटिंग ओके। तो लंबी कहानी है, ही हैड वेरी स्मार्टनेस, ओके ना, इन हिज पॉलिसीज एज़ वेल एंड वी विल फाइंड कि वो चतुर था, मैंने बताया लोमड़ी की तरह, फॉक्स की तरह सर, ठीक है। और फरीद जो है वो फरीद ने फिर क्लेम किया इब्राहिम के पास जाके कि देखो मेरे फादर नहीं है तो क्या करोगे सर, ठीक है। तो इब्राहिम ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम सासाराम और उसके आजू-बाजू वाला विस्तार है उसको तुम कंट्रोल करो, तुम्हारे फादर की इक्ता जो है वो तुम्हारे हाथ में हम दे देंगे सर, ठीक है। उस पीरियड में बिहार के अंदर भी गवर्नर बदल गया था सर, ठीक है ना, तो लोहानी करके एक अफगान वंश था, आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब देखिए फरीद के लिए बड़ा टफ चैलेंज था ये सर ना शुरुआती दौर में, क्योंकि ही हैड टू फाइट अगेंस्ट हिज फैमिली, बाकी उसके भाई लोग खड़े हुए थे, ठीक है। तो दे वर लाइक कि ये कैसे हो गया सर, है ना, पापा की मृत्यु के बाद हमको भी शहर तो मिलना चाहिए सर, है ना, समझे। अब देखिए अफगानों में भी यही प्रॉब्लम था सर, ठीक है ना, तो दे डिड नॉट हैव द प्राइमरी नेचर सर, तो अफगान तो ट्रेडिशनल वॉरियर मतलब फाइटिंग राइट ट्राइब ही रही है सर, ठीक है ना, वो तो अभी अमेरिका के अंदर भी लड़ते रहते हैं, तो ये तो बाहर नहीं आता है, लड़ते रहते हैं, छोटा-मोटा चलता रहेगा सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो लोहानी है उसके अंडर में काम करने की शुरुआत करता है सर, गेटिंग ओके। और फरीद को अपने भाइयों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमको सत्ता चाहिए, हमको सत्ता चाहिए सर, ठीक है। तो फरीद ने अपने भाइयों को काट दिया, बोले हम ना देंगे सर, ठीक है। अब देखिए जब ये लोहानी करके जो बिहार का गवर्नर था उसके अंदर में ये छोटा इक्ता और जागीर चला रहा था, इस दौर के अंदर या ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओनली उसने अपनी बहादुरी एक दो बार पुरवार कर दी सर, गेटिंग ओके। तो ऐसा कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, है ना, समझे, उसने एक शेर का शिकार किया था या ही वाज गोइंग थ्रू कॉन्वॉय सर, ठीक है। और कॉन्वॉय के अंदर जा रहा था और एक क्वीन हुआ करती थी और बाकी सारे रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे और इनके ऊपर कभी जानवर ने धावा बोल दिया सर, ठीक है, शेर ने। तो उसके बाद उसने शेर का शिकार किया और वो क्या है कि क्वीन को बचाया था। तो उसके बाद उसको शेर खान का टाइटल दिया गया सर, ठीक है ना, समझे, कि भाई तुम छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं हो, तुम फरीद नहीं हो, तुम शेर खान हो, तुमने शेर का शिकार किया है सर, ठीक है। तो भाग 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 देखो शेर आया, शेर है ना, शेर की जुबानी देखो, शेर की कहानी सर, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कहानी आपको मिलती है एंड वी विल फाइंड कि वो और पॉपुलर हो गया सर, गेटिंग ओके। अब आप देखिए कि एक बंदा है ना जो अब और पॉपुलर हो रहा है सर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसको हर जगह के ऊपर चैलेंजेस आ रही है। चैलेंजेस किसकी आ रही है? एक लोहानी फैमिली की तरफ से, क्योंकि वो जिसके अंडर में काम कर रहा है सर, गेटिंग ओके। बाकी सारे नोबल्स को जलन होगी, बोले कल का आया हुआ छोकरा, एक तो बाप की जागीर लेके बैठा हुआ है, समझे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गया है सर, ओके। और उसके बाद आके अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश करवा रहा है सर, गेटिंग ओके। बाकी सारे अफगान चीफ्स जो थे उनको भी जलन हो गई थी क्योंकि अफगानों की रेशियल पॉलिसी चल रही थी। तो एक अफगान आगे चला गया तो बाकी सारे अफगानों को पसंद नहीं आता सर, गेटिंग ओके। तो कहानी ये है कि 1520 के दौर के अंदर, है ना, ये जो शेर खान है, ये शेर खान को वी विल सी कि अपने ही स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर उसको पुश किया गया सर, गेटिंग ओके। और कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि शेर खान के सामने कॉन्स्पिरेसी हुई तो उसको भागना पड़ा सर, ठीक है। अब इन परिस्थिति में शेर खान क्या करेगा सर, है ना। तो शेर खान देख रहा है 1526-27 में, बोले मेरे साथ गेम कर दी इन सबने सर, ठीक है, गेटिंग ओके। एंड वी विल कम टू नो कि जब ये गेम हुई तब वो वी विल सी कि पानीपत की तरफ रुख करता है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ओके। ये किताब कहती है कि 1526 के अंदर जब पानीपत हुई तो फरीद गेम करते हुए विल सी कि अफगानों की तरफ से ना लड़ते हुए बाबर की सेना में उसने डिफेक्ट मारा था सर, ठीक है। और थोड़ी सी कंटीजेंट को उसने उस पीरियड के अंदर लीड किया था और लीड करने के बाद जब पानीपत की युद्ध खत्म हुई थी शाम को, तो शाम को फरीद वी विल सी कि तलवार से, है ना, यूं करके मांस के टुकड़े थे, सब मीट खा रहा था, मीट का बारबेक्यू बना के ऐसा क्या कहते हैं वो बारबेक्यू कर रहा था, बारबेक्यू आग में तपा के यूं पकड़ के सर, है ना, समझे, है ना, सीधा तलवार से ही खा रहा था। तो बाबर का ध्यान कैंप में घूम रहा था, बाबर वाज एक्चुअली रोमिंग द कैंप, ओके ना, देख रहा था कि क्या हाल चाल है हमारे सैनिकों का। तब उसका ध्यान पड़ा और बाबर ने अपने मीर बख्शी को बुलाया था, बोले ये कौन है? बोले सर ये अफगान है। बोले यहाँ क्या कर रहा है? बोले सर वो डिफेक्ट मार के आया था, हमारी हेल्प की है। बोले ध्यान रखना इसके ऊपर सर, है ना, आई गॉट माय आईज ऑन यू सर, ठीक है ना, देखिए इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था ना सर फरीद उस पीरियड में, तो वी विल कम टू नो कि बाबर को भी थोड़ी चिंता हो गई थी, बोले यार ये, है ना, विचित्र प्राणी है सर, ठीक है। तो कहानी आपको ये मिली कि एक स्टोरी ये कहती है कि उसने पानीपत के पहले ही जॉइन कर दिया था बाबर आर्मी। दूसरी स्टोरी ये कहती है कि उसने 1527 में किया सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बेसिकली जो फोक स्टोरीज है ना, फोक मतलब जो कहानियों के अंदर है सर, ओके, उसमें ये प्रकार की बातें इसके बारे में बहुत बोली गई है सर, ठीक है, कि भाई ही हैड जॉइन्ड द पानीपत एंड ही सर्व्ड ऑन बिहाफ ऑफ बाबर एज़ वेल सर, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दूसरा कहा गया कि पोस्ट पानीपत उसने बाबर को जॉइन किया सर, ठीक है, और बाबर को जॉइन करने के बाद अपना पर्चा दिखाने की शुरुआत। एक्चुअली क्या होता है कि लॉज ऑफ पावर में कहानी है कि नेवर आउटस्मार्ट योर मास्टर सर, ठीक है ना, समझे। 48 लॉज ऑफ पावर अगर आप देखोगे 48 है ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ पावर, तो उसमें वी विल सी कि जो नंबर 1 जो है वो यही कहता है कि नेवर आउटस्मार्ट योर मास्टर सर, ठीक है। अब फरीद वाज मतलब था सर, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, तो ऑब्वियस था कि कहीं ना कोई एक्शन के तो बाहर तो आएगा ही सर, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन करके एक ऑथर है सर, समय मिले तो मतलब पढ़िएगा, मजा आएगी, उसमें कहानी बहुत अच्छी है सर, ठीक है। एक्चुअली दैट और साइंटिफिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़नी है, एक है 48 लॉज ऑफ पावर, 48 लॉज ऑफ पावर ये वाली है, और दूसरी है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सर, ठीक है ना, समझे। 48 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सर, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को समझना हो, अलग-अलग प्रकार के लोगों की पर्सनैलिटी होती है सर, ठीक है ना, समझे। तो इन दोनों किताबों से काफी सारी चीजें कहानियों के रूप में और बहुत कहानियों के रूप में समझा, ऐसा नहीं कि मतलब हाईली थ्योरेटिकल डिस्कशंस की है। तो रॉबर्ट ग्रीन हैज गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं ना, कि भाई फलाने चाइना में राजा था और ये चाइना का जो राजा था वो बेसिकली स्थिति में था, तो उसने कैसे पावर को कंट्रोल किया था, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ओके, जिसके थ्रू उसने एग्जांपल दिया है सर, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल एज़ वेल। तो पढ़ी है, हां, मैंने कुछ चैप्टर्स इसके पढ़े, मतलब मेरे को मन करता है उस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ सर, ठीक है ना, समझे। तो आई डू नॉट गो इन द सीक्वेंशियल वे, बट समझे नहीं समझे, बट आप आगे सर्विसेज में जाके जरूर से पढ़िएगा सर, अभी तो जेल में था, पढ़ो, क्योंकि इसमें कैसा है कि ये बुक को अगर इस मतलब इस बुक के ऊपर ऐसा है कि आपका जीएस पेपर पर कॉन्ट्राडिक्ट होता है सर, समझे कि नहीं समझे। तो मोमेंट यू रीड दिस बुक आपको लगेगा कि जीएस पेपर पर काम का नहीं है, क्योंकि इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ लिखा जाता है सर, ओके। एंड इसके कारण एथिकलिटी का भी एक सवाल आता है कि क्या ये करने से, अच्छा ये हर बार सक्सेसफुल भी नहीं होगा सर, ओके, है ना। काफी लोगों को लगता है कि ये बुक पढ़ के मैं राजा बन जाऊंगा, तो नहीं होगा सर, ठीक है ना, कि तब की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। बट
चीजें हैं जहां आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो सर। खैर चलिए, लेकिन ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ाती है ना। तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ता हूं, मैं परिस्थिति के लिए पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि ऐसी स्थिति है तो अभी ये क्या होगा सर, है ना। मैं खुद के आई एम नॉट दैट मच समझे कि अपने को ऐसा मैनिपुलेट नहीं करना लोगों को, है ना। समझ में अपने वैसे सपने नहीं है वैसे सर। खैर सबके अपना पता है ना, आपकी उड़ान आपको पता है कि इसे उड़ने वाला है नहीं अपन सर, ठीक है। तो अपने इधर ही रहना है तो इसमें चलिए सर, है ना। तो मजा आती है पढ़ने की सर एक्टिविटी से। चलो, तो ही वाज द पर्सन, ही आउटस्मार्टेड एवरीवन सर, है ना। उसने फादर को आउटस्मार्ट किया, अपने भाइयों को आउटस्मार्ट किया, इलोदियो को आउटस्मार्ट करके बाबर को भी आउटस्मार्ट कर रहा था सर। ओके, अब आप समझने की कोशिश करिए कि 1526-27 में जब ये गया बाबर के पास, तो बाबर उस टाइम पे बिहार में अटैक कर रहा था, बैटल ऑफ घाघरा हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर सर, है ना, समझे। तो जब बैटल ऑफ घाघरा हुआ तभी भी वी विल सी कि फरीद केम इन सपोर्ट, है ना, समझे। ओके, और इस तरह से उसने अफगानों की जो वीकनेसेस थी वो बाबर को बताई। मजे की बात ये है कि उसने बाबर की वीकनेस और मुगलों की डिफेक्ट भी खुद देखी सर। सो बाय सर्विंग इन द बाबर्स आर्मी वी विल कम टू नो इन 1527 एंड 1528 सर, गेटिंग ओके, ही जॉइंड बाबर। और बाबर को जॉइन करने के बाद उसने वी विल सी कि दो चीजें करी। बाबर को अफगानों की डिफेक्ट बता दी कि देखो यहाँ मारोगे तो ये फटका पड़ेगा, है ना। वो तो नुसरत शाह वाली कहानी भी ऐसा कहते हैं कि फरीद ने उसको चढ़ाया था, तुम जाओ और उसके बाद जो बैकग्राउंड है इसमें सब देखिएगा सर, ठीक है ना। तो पीछे बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है कि इज लर्निंग आउट एंड इज आल्सो लर्निंग द मिलिटरी डिफेक्ट्स ऑफ बाबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस करने वाला बंदा था सर, नहीं घुस गया अंदर, समझे नहीं समझे, इंस्टीट्यूशन को उसने पेनिट्रेट किया, सब कुछ सीख लिया और उसके बाद 1528 तक आते-आते मुगलों से बाहर निकल गया सर, गेटिंग ओके। बाहर निकलने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि ये फिर से अफगानों की तरफ जाएगा, मतलब इसने दोनों साइड के ऊपर स्विच मारा है सर, गेटिंग ओके। ये स्विच मारते-मारते वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ बैटल ऑफ घाघरा हुआ, मैंने आपको बताया सर, ठीक है। तो बैटल ऑफ घाघरा जब होता है तो इस दौर के अंदर भी हमें देखने को मिला कि शेर खान ने लीडर के रूप में रोल प्ले किया। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है। इनिशियल पीरियड में बाबर को अफगानों की डिफेक्ट बताया, वहां घुस गया, मुगलों के अंदर घुसा, उनकी डिफेक्ट सीख ली, फिर वापस आया सर, ठीक है। वापस आने के बाद वी विल फाइंड कि महमूद लोदी, अगर आपको पता होगा, जिसने अफगानों को इकट्ठा किया था बाबर के अगेंस्ट में 1528-29 के अंदर, तो उसमें संघर्ष करवाता है सर, ठीक है। दोनों साइड के ऊपर उसने डबल क्रॉसिंग किया था सर, गेटिंग ओके। इससे उसको दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि ही वाज हैविंग ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड बाय दैट टाइम वी विल फाइंड कि द अफगान अदर रूलर्स ऑफ द अफगान डायनेस्टी हैव बीन डिफीटेड। आप देखिए कि घाघरा की लड़ाई में महमूद लोदी अकेला नहीं हारा था, बाकी सारे अफगान नोबिलिटी के लोग थे, उनकी भी सर्विस हो गई थी। तो शेर खान वाज द ओनली पर्सन वाज लेफ्ट ओवर, क्योंकि वो स्मार्ट था, समथिंग उसको पता था कि है ना सरकार मतलब है ना किसी की भी आए अपने तो अपने की अपनी पोजीशन तो वही की वैसी रहनी चाहिए सर, गेटिंग ओके। तो इस वजह के रूप में 1529 1530 तक आते-आते देयर वाज नो वन लेफ्ट आउट इन बिहार, समथिंग बिहार की तरफ कोई अफगान शासक बचा ही नहीं था और बाबर फिर वापस चला गया है, मैंने बताया हुमायूं बीमार पड़ गया था और इधर-उधर भटका और इधर की कहानी है सर, ठीक है। तो इस तरह से उसके हाथ में वी विल सी कि चुनार आ गया सर, गेटिंग ओके। चुनार इस पीरियड के इसके हाथ में आया तो बाजू में तो नुसरत शाह था, नुसरत शाह बंगाल का राजा था सर, ठीक है। तो इसके रिलेशंस उसके साथ ठीक थे नहीं सर, गेटिंग ओके। पर शेर खान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे अपन गेम करेंगे। इनफैक्ट शेर खान इस दौर में बंगाल के अंदर भी नुसरत शाह की गाड़ी पलटाने की भी कोशिश करेगा, मतलब नुसरत शाह रूलर ऑफ बंगाल, उसके सामने शेर खान ने इंटरनली विद्रोह कराने का प्लान किया था। तो नुसरत शाह का एक ब्रदर इन लॉ हुआ करता था, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे साडू भाई या साला हुआ करता था सर, ओके। उसको खड़ा करने की कोशिश की गई। इस तरह से विल फाइंड कि शेर खान ईस्टर्न पार्ट के अंदर सबसे डोमिनेटिंग कंडीशन में है। ये कंडीशन चलते-चलते 1532 तक आते हैं तो हुमायूं के सामने क्रॉस होती है। अब ये क्यों हुआ? तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि 1532 के अंदर जब हुमायूं वी विल फाइंड कि पहले कलिंगर की सीज करता है, कलिंगर के बाद उसने दौरा की लड़ाई की। दौरा की लड़ाई में उसने अफगानों को रौंद दिया था सर, है ना। तो आफ्टर दौरा ही केम टुवर्ड्स चुनार, बोले और कौन बाकी है, सबका नंबर लगाएंगे। तो किसी ने हुमायूं को कहा कि वो शेर खान बैठा हुआ है, तुम्हारे फादर के साथ भी था एडमिनिस्ट्रेशन में, डबल क्रॉस करता रहता है बंदा, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है सर, ठीक है। गेटिंग ओवर ओके। और एंटी डिफेक्शन लॉ था नहीं उस टाइम पे 10 शेड्यूल सर, है। तो वी विल सी दैट ही इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट, ओके। तो हुमायूं ने 1532 में सीज किया सर, गेटिंग ओवर। ये जो सीज किया इसमें इसकी लड़ाई शेर खान के साथ हो गई सर, समझे। तो कहानी आपको एंटी डिफेक्शन था नहीं सर, एंटी डिफेक्शन नहीं होने के कारण 1532 में लड़ाई होगी। ये लड़ाई में चुनार को घेर दिया गया सर, ठीक है। चुनार को घेरा, शेर खान हाथ खड़े कर दिए, बोले देखो यार मैं तो तुम्हारे पापा की आर्मी के अंदर सेवा देता था, पानीपत आगे पीछे मेरे को सब कुछ पता है सर, ठीक है, समझे। और आई हैव एवरी डिटेल सर, समझे। मैं तो तुमसे थोड़ी लड़ने वाला हूं सर, ठीक है, गेटिंग ओवर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द बैटल ऑफ दौरा वी विल कम टू नो कि हुमायूं वेंट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ चुनार और इसने उसके बाद हाथ खड़े कर दिए। इसने कहा कि देखो आई एम रेडी टू डू ट्रीटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। और इस तरह से इसने मगरमच्छ के आंसू रोके हुमायूं के साथ एक संधि कर दी। ये संधि का परिणाम ये होता है कि हुमायूं को वापस भेज दिया गया, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो चालाकी है ना सर, लोमड़ी की चालाकी, मतलब आपको कहानियों के थ्रू समझ में आएगा कि ये कहां डबल क्रॉस कर रहा है सर, ठीक है। जरूरत पड़ने के ऊपर हथियार ना रख देता है सर, गेटिंग ओवर ओके। और उसको ये भी पता था कि अभी ही वोंट बी एबल टू फाइट इट आउट सर, ओके। तो चुनार बेसिकली एक ऐसी संघर्ष के रूप में आपको यहां से मिलेगी जहां शेर खान को फटका पड़ा, मतलब पहली बार फटका पड़ा था। इसके पहले तो हर बार डबल क्रॉस में स्मार्टली निकल जाता था सर, ठीक है। अब देखिए इसके पहले 10 साल से ये कर रहा था काम सर, ओके। बट दिस टाइम ही गॉट द टेस्ट ऑफ हिज मेडिसिन, ये कब तक चलेगा सर, ठीक है। तो 4 महीने तक हुमायूं ने उसको घेर के रखा सर, ओके। आखिर में उसने हुमायूं के साथ संधि की। संधि में ये कहा गया कि यू अलाउ मी टू कीप द पोजीशन ऑफ चुनार, है ना, समझे। आई विल सेंड यू द ट्रिब्यूट्स, है ना, जो भी आपको चाहिए, एंड आई विल आल्सो सेंड यू द मैन मटेरियल एंड रिसोर्सेज वेरेवर यू वांट। आई विल नॉट क्रॉस चुनार एंड आई विल नॉट कम टुवर्ड्स द नॉर्थ, ओके। तो प्लान इसने हुमायूं को बेसिकली कन्विंस इस तरह से कर दिया कि सर आप मेरे को चुनार रखने दो सर, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सर, है ना। जीवन के अंदर भगवान ने बहुत सारी चीजें दे दी है मेरे को सर, ओके। चुनार के ऊपर वाला जो रीजन है ना, वो सबके ऊपर आप ही रखिएगा सर, मेरे को ऊपर आना ही नहीं है, मेरे को खाली चुनार चाहिए सर, ठीक है, समझे। और चुनार वाले रीजन को मैं रखूंगा, वहां मेरे बंदे आपके साथ काम भी करने के लिए तैयार हैं, हम आपको रेवेन्यू ट्रिब्यूट और आर्मी की भी हेल्प कर देंगे। सो इन 1532 व्हेन दिस पैक्ट वाज मेड, ओके ना, समझे। दिस वाज द बिगेस्ट ब्लंडर इन द लाइफ ऑफ हुमायूं एंड द बिगेस्ट स्मार्टनेस दैट वी विल सी कि शेर खान हैड कल्टिवेटेड सर, है ना, गेटिंग ओवर ओके। तो 1532-33 में हुमायूं का जो ध्यान है वो फिर चुनार से हट गया, उसको पता चला कि तो मेरा ही बंदा है सर, ठीक है। और हुमायूं का ध्यान फिर गुजरात की तरफ गया। तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि क्या होगा। अब देखिए शेर खान के लिए फ्री हैंड था ईस्टर्न इंडिया के अंदर, है ना, उसका डोमिनेशन पता था कि मेरे को यहाँ भी खेलना है, ऊपर से मैंने ट्रीटी करके रखी है सर, है ना, समझे। अब ये ट्रीटी का परिणाम स्वरूप मुझे क्या करना चाहिए सर, ठीक है। तो अगले 3 साल में सर, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, ओके ना, समझे, ही मेड हिज स्मार्ट मूव्स, ओके, एंड दिस स्मार्टनेस कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में नुसरत शाह था, मैंने आपको बताया सर, गेटिंग ओवर ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया सर, गेटिंग ओवर ओके। और उसके बाद विल सी कि बंगाल जीता है पहली बार, वहां एक छोटी बैटल जीता था, सूरजगढ़ की लड़ाई कहते हैं। वो लड़ने के बाद ग्रेजुअल सेंस में 1536 तक आ जाते हैं। शेर खान एक्चुअली कैप्चर्ड द होल ऑफ बंगाल, गेटिंग ओवर ओके। 36-37 तक आ जाते हैं और ये बेसिकली 3 एक साल तक ये चलता है। 1536-37 में हुमायूं को ये चीज पता चली कि हाय तौबा हाय दैया, यहाँ मैं गुजरात में और दिन पनाह में कुछ और चीजों को पनाह देते चलते के चक्कर में मेरी पिपुड़ी बच गई, क्योंकि यहाँ गेम हो गई मेरे साथ। गेम ये हो गई कि इसने पूरा बिहार बंगाल जीत लिया। बिहार और बंगाल जीत लिया, मतलब आपने पूरी रेवेन्यू को कंट्रोल करके रखा है। आप देखिए बंगाल यूज्ड टू बी द बेस फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड द बे ऑफ बंगाल सर, है ना। तो ताम्रलिप्ति या उसके बाद तो फिर आप देखोगे चटगांव करके पोर्ट भी निकल के आ गया था। तो ये सब तो बहुत क्लियर हो गया सर, गेटिंग ओवर ओके। एंड शेर खान हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नो वन वाज देयर टू लुक आफ्टर हिम सर। हुमायूं उसके ऊपर ट्रस्ट करके गया था। खैर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, पर मैंने बताया हुमायूं गुरु था सर, है ना, समझे। तो हुमायूं के गुरु बनने के कारण ये सब कांड हुआ सर, गेटिंग ओवर ओके। सो वी विल फाइंड कि उसने पहले सूरजगढ़ की लड़ाई की, उसके बाद बंगाल कैप्चर कर लिया सर, है ना, समझे। तो कहानी ये हुई कि 1537 में फाइनली, है ना, शेर खान और हुमायूं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो हुमायूं पहुंचा, मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, वो चुनार पहुंचता है सर, ठीक है ना, सबसे पहले। और चुनार पहुंच के उसने फिर से सीज कर दिया, मतलब उसके किले को घेर दिया सर। तो शेर
खान की पाइप फट के फ्लावर हो गई सर, ठीक है। अब इस पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कहानी ये थी कि शेर खान ने उस टाइम पे भी उसको एक पीस डील दी थी और कहा था कि तुम पैसे लेके वापस चले जाओ और हम ये जो गलती हुई है उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हुमायूं की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हुमायूं चुनाव में बैठा रहा कि मैं यहाँ पे इसको खत्म करूंगा, चुनाव के फोर्ट को कैप्चर करूंगा, फिर आगे जाऊंगा। एक्चुअली हुमायूं शुड हैव डायरेक्टली गॉन टू बंगाल, तो पूरा लपेटे में आ जाता सर, ठीक है ना। बट देन यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री, क्या होता है सर, ओके। तो बेसिकली ये चुनाव में बैठा रहा 6 महीने तक, तो 6 महीने तक चुनाव में बैठा। उसके बाद वी विल कम टू नो कि ये चुनाव से बंगाल की तरफ आया। चुनाव से बंगाल की तरफ जब आ रहा था तो शेर खान ने अपनी गेम करनी शुरू कर दी थी, पीछे के सप्लाई रूट तोड़ दिए थे, तोड़ते अप्रैल 1539 तक का पीरियड आया, तंबू एक दूसरे के सामने लग गए थे। अब पीछे के सप्लाई रूट को तोड़ते हुए फिर वहां आगरा से मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा भाई सत्ता लेने कब्जा करने बैठा हुआ है और हिंदा लाके आगरा की गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा सर, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में हुमायूं जब वापस आने का प्लान कर रहा है तब विल सी कि शेर खान इसके साथ लड़ाई कर देगा, इसको कहते हैं चौसा की लड़ाई सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये बिहार के अंदर होती है सर, नदी किनारे रिवर बेसिन के ऊपर आपको मिलेगी और उसका परिणाम ये हुआ कि जो हुमायूं है उसकी सर्विस हो गई सर, ठीक है, समझे। क्यों होती है? क्योंकि शेर खान ने अपनी स्मार्टनेस निकाली थी सर, वेरी ओके। तो वी विल फाइंड कि जस्ट यहाँ पे आपको मिलता है बिहार यूपी के बॉर्डर के बीच में सर, ठीक है। एंड वी विल सी दैट इसका जो आउटकम ये देखने को मिलता है कि बिकॉज़ इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय शेर खान टू लाइक नो स्टॉप हुमायूं एट दिस प्लेस, है ना। तो जगह बेसिकली शासक चूज करते हैं, देखिए हमेशा कि हल्दी घाटी देख लीजिए सर, ठीक है ना। मुगलों के साथ क्या हुआ सर, ओके समझे। सो इट वाज राणा हू डिसाइडेड कि यहाँ पर घाट लगा के बैठेंगे, आने को दो सर, समझे, वेरी ओके, यहाँ पे कटेंगे सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि दिस इज वेरी ऑब्वियस कि द एंड द लोकल रूलर विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज, ओके ना, बी एनी प्लेस, ओके। आप नॉर्मली कोई भी देख लीजिए, इवन मॉडर्न वॉरफेयर में भी देखोगे ना, ये रशिया को भी प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन को, है ना, ईस्टर्न, क्योंकि वहाँ की लोकल टेरेन जो है अर्बन वॉरफेयर आज की तारीख के अंदर और ट्रेडिशनल आर्मी अर्बन वॉरफेयर में ट्रेन नहीं है सर, ओके। वो स्पेशल फोर्सेस होती है, स्पेशल फोर्सेस की यूनिट तो कितनी लिमिटेड होगी सर, एक से ज्यादा संख्या तो होगी 10 के 10 लाख तक स्पेशल ट्रेनिंग लेके अर्बन वॉरफेयर में सर, ठीक है। तो फिर कहीं से भी गोली निकलेगी, स्नाइपर निकलेगा, ये होगा वो होगा ना सर, चलती रहेगी सर, खैर। तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि कहानी देखो होम 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 स्टेट होम पिच का सबको फायदा होता है सर, क्रिकेट में हो गया, सब जगह पे हो गया सर, खेलिंग हो गया। हम अफगानिस्तान की टीम का हमारा अनुभव 2007 का है सर, ठीक। हम गए थे सिंहगढ़ खेलने के लिए, मैंने बताया था सिंहगढ़ की टीम में हम दो इंटर यूनिवर्सिटी हमारी थी, स्पोर्ट्स में थी, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी की। तो सिंहगढ़ छत्रपति महाराज का किला भी है, वहाँ पे कॉलेज भी सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उस सिंहगढ़ की टीम के साथ खेले, उसमें 6-7 अफगान प्लेयर थे, लोकल प्लेयर तो कम थे सर, समझे, 7 या 8 की बात है टोटल, और सारा खुंदेल-खुंदेल के मार रहे हैं सर, ऐसा खुंदेल-खुंदेल के मार रहे हैं ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं बॉल सर। अब अपने ऐसे बॉल डाले, बोले है क्या, हो क्या रहा है सर, ठीक है ना। हमने प्रोटेस्ट किया था रेफरी को, मैंने बोला यार ये तो फॉरेन प्लेयर तुम्हारे, यार बोले हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज तो हमारे में भी थे, तो अफगानी छोकरे थे, पढ़ाई करने आए थे। तो मतलब उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मतलब पूरी पूरी टीम अफगानिस्तान की बना दोगे सर, ठीक। तो तगड़े थे सर ना, जेनेटिकली थोड़ा बिल्डअप अच्छा है सर, खेलने ओके, तो बहुत मारा सर। खैर चलिए फिर होम पिच और फिर पूरी कॉलेज सपोर्ट में थी, तो हम लोग डिमोरलाइज हो गए सब, है ना। हम तो अवे में खेल रहे थे ना, हम तो घर पे नहीं खेल रहे थे। तो उनके तो सब प्रोफेसर्स भी आए हुए हैं, बच्चे लोग भी आए हुए हैं सर, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने सारे होते हैं, ठीक है ना। तो कहानी खत्म हो जाती है। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस, है ना। तो हूटिंग और बूइंग तो होगा ही ना सर, वो हुए बिना, तुम जलील हुए बिना जाओ तो अधूरा है सर, ठीक है ना, कोई भी गेम, और ऑडियंस वो करेगी सर ना, वो सब जगह पे होता है, वो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। तुम उसको लेके रोते नहीं रह सकते सर। यू कैन नॉट कीप ऑन क्राइंग, डोंट बी अ क्राई बेबी सर, कि मेरे को भूख किया, मेरे को वोट किया, मेरे को ये किया, अरे होगा सर, ऐसा ही होगा सर। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ सर, होम टीम को सपोर्ट होता है और अवे टीम हूटिंग बूइंग चलता रहता है सर। खैर चलिए, तो इसमें चौसा की लड़ाई हो गई सर, है ना। चौसा में ये पानी पीते-पीते बच गया सर, है ना। मैंने बताया था नदी में डूब गया था हुमायूं, बट समहाउ वी विल फाइंड कि हुमायूं बच जाता है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि पूरी कहानी बदली सर, ठीक है। अब देखिए कि जब ये हुआ उसके बाद फिर कन्नौज हुआ सर, है ना। तो वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज़ वेल कि व्हाट विल हैपन सर, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि व्हेन चौसा एंड कन्नौज विल टेक प्लेस, ओके ना, बाय दैट टाइम द डैमेज हैड बीन डन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और हुमायूं को भगा दिया जाता है उसके बाद सर, ओके। तो कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है शेर खान उसको कहता है कि भाई तू यहाँ पे नहीं रहेगा सर, ओके। एंड एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई, एक नए दौर की शुरुआत हुई सर, ओके। हॉट परस्यूट हुआ, हॉट परस्यूट के पार्ट के रूप में हुमायूं वाज सेंट आउट फ्रॉम द कंट्री और उसको कह दिया जाता है कि तू इधर दिखा तो तेरी सर्विस हो जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये सर्विस का परिणाम ये था कि फाइनली वी विल सी कि मालदेव जो मारवाड़ के राजा थे, जिसने हुमायूं को आश्रय देने की पहले इनिशियली बात की थी, उनको भी समझ में आ गया था कि देयर इज नो पॉइंट सर, है ना, समझे। तो इस तरह से मालवा, मारवाड़, सेंट्रल इंडिया, इन सब रीजन्स के ऊपर भी शेर खान का दबदबा बन जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब मजे की बात ये है कि शेर खान देख रहा है कि देखो सेंट्रल इंडिया में अभी भी कुछ राजपूत राजा है जो इनडायरेक्टली हुमायूं को भी सपोर्ट कर सकते हैं और साथ-साथ मेरे सामने भी बॉम्ब कर सकते हैं सर, ठीक है। तो इसमें उसने मालवा के ऊपर कैंपेन किया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड मालवा के ऊपर कैंपेन करके वहां डोमिनेट किया। फिर रायसेन एमपी के अंदर ही, मध्य भारत के अंदर ही, वहां पे भी हमको ये पता चलता है कि वो कैंपेन करेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड देन वी विल फाइंड कि उसको ये जीत जाता है। उसके साथ-साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो पंजाब तक जीतेगा, मुल्तान और सिंध में सर, ठीक है। अब आप देखिए दिस इज अ पीरियड ऑफ 1543 1544 के आसपास का ट्रांजिशन सर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कमरान द रूलर ऑफ अफगानिस्तान वाज आल्सो इन कंट्रोल ऑफ दिस थिंग पंजाब, बट इसने कमरान को भी भगवा दिया, बोले भाग यहाँ से सर, ठीक है, तो यहाँ रहेगा, तेरी भी सर्विस हो जाएगी, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से उसने मारवाड़ के ऊपर डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, सिंध के ऊपर डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, रायसेन एमपी के अंदर, और वी विल सी कि मुल्तान तक उसका बेसिकली दबदबा था, ओके। अब कहानी ये होती है कि 1545 तक आते हैं, 1545 के आसपास का पीरियड था। तब उसको बेसिकली लग रहा था कि वी विल फाइंड कि ये जो कलिंगर करके जो फोर्ट है वो भी उसके सामने एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। ये क्यों था? क्योंकि राजपूत शासक थे, उसको सेम वही लग रहा था कि भाई ये क्या कह सकते हैं कि हुमायूं को फिर से वापस ला सकते हैं और मेरे सामने बगावत भी कर सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो राजा ऑफ कलिंगर के सामने तो मैंने आपको बताया था कि इसके पहले भी कैंपेन हो चुके थे सर, ठीक है ना। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस उसने यहाँ पे अटैक तो किया है ना सेंट्रल इंडिया के अंदर, बट समहाउ ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पाइप फट के फ्लावर होती है वो यहाँ पे ही होगा सर, है ना, समझे। तो बेसिकली उसने वो कैंपेन ऐसा किया था कि ही वाज सपोज्ड टू लाइक नो डिस्ट्रॉय द वॉल फोर्ट, जो वॉल थी फोर्ट की, और उसके ऊपर गोला मारने की कोशिश कर रहा था और बेसिकली माइनिंग करने की उसने कोशिश की थी। तो इस दौर के अंदर देयर वाज एक्सप्लोजन सर, है ना। अब इसमें एक्सप्लोजन में गन पाउडर का एक्सप्लोजन है, माइनिंग और तो गोला दोनों साथ में फटा होगा और फटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अपने वासेपुर वाला डायलॉग याद रखते हैं कि सर, है ना, कि अगर तुमको कोई भी बैरल, है ना, गन का बैरल बनाना हो या तोप का बैरल बनाना हो ना, उसकी पाइप जो होती है उतनी सक्षम होनी चाहिए, उतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो जो प्रेशर अंदर से रिलीज होता है वो एक्सप्लोड ना हो, वरना वहाँ पे फटेगा सर, मोर्टार बोर्टार कुछ भी होगा। तो जैसे ये बैरल है, यहाँ से अगर गोली चल रही है सर, ठीक है ना, तो इट शुड बी कैपेबल, इट शुड बी थिक इनफ सर, है ना, उसका गेज उतना तो थिक होना चाहिए कि यहाँ से गोली का प्रेशर और जो काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ना फटाक करके, तो है ना वो मेंटेन कर पाए, वरना तो फट जाएगा सर, ठीक है, फटेगा तुम्हारे हाथ में बंदूक फटेगी सर। अब यहाँ आप तो गोले से खेल रहे थे तो वो तो फटेगा तो और डैमेज होगा सर, समझ। बहुत सारे वीडियोस आपको ट्विटर पे और है ना ये यूट्यूब पे मिल जाते हैं जहाँ लाइव आपको एग्जांपल मिलेंगे कि तोप का गोला फटता है, अभी भी फटता है सर, ठीक है ना। डिफेक्ट्स तो अभी भी इक्विपमेंट्स में आती है। बहुत सैनिक बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अलग-अलग जगह के ऊपर है ना बेचारे मर गए सर, ठीक है ना, इसके चक्कर में। तो इसके साथ भी यही हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद फिर 10 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन चला। देखो सूरी डायनेस्टी कंटिन्यू टू रूल फॉर 1555। हमें बेसिकली शेर शाह के बारे में पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में क्या था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि कुछ लोग तो वहां तक कह रहे हैं कि तो अकबर से भी स्मार्ट था।
है ना, समझे नहीं समझे? कुछ लोग कह रहे हैं कि ही वाज मोर ऑफ अ रिफॉर्मर एंड नॉट एन इनोवेटर, है ना, गेटिंग ओके। सो वी विल फाइंड कि दैट टू बेसिकली व्यूज विद रिस्पेक्ट टू शेरशाह सूरी। और कुछ लोगों ने कहा है अच्छा ये शेरशाह का टाइटल उसने तब लिया था जब उसने हुमायूं को डिफीट किया था, ओके। सो आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं ही टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह, है ना। तो पहले फरीद था, फरीद से शेर खान बना और शेर खान से शेर शाह बन गया सर, है ना, कि मैं तो शाह हूं, आई एम द शहंशाह सर, आई एम द एम्परर सर, ओके। एंड बीइंग द एम्परर एंड बादशाह, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं इस तरह से एस्टैब्लिश करूं सर, गेटिंग ओके। तो शेरशाह के दो व्यूज है ना, एक कहा गया है कि ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर्स, ओके ना, समझे, जिसने अकबर से भी अच्छा कार्य किया है इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग कह रहे हैं कि ही वाज मोर ऑफ अ रिफॉर्मर सर, ठीक है ना, समझे, बट नॉट एन इनोवेटर सर, ठीक है। अब देखिए क्यों नॉट एन इनोवेटर, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इसके कार्यकाल के अंदर, है ना, ये बेसिकली आरपी त्रिपाठी ने कहा है और ये ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डॉक्टर कानूनगो करके एक ऑथर है, उनके द्वारा लिखा गया है सर, ठीक है। लिखना तो नाम लिख दीजिएगा कि ये दो व्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सवाल आया है सर, ठीक। इनफैक्ट इसके ऊपर आया हुआ है कि ही वाज रिफॉर्मर बट नॉट एन इनोवेटर, ऐसा सवाल आया था। और एक आया था लोमड़ी और वो फॉक्स वाली जो क्वालिटीज है, इसके ऊपर आया कि द शेरशाह कंबाइंड हिमसेल्फ द क्वालिटीज ऑफ लायन एंड फॉक्स, ओके। कि भाई कहानी किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है सर, कि भाई फॉक्स की स्टोरी हमको इसकी अर्ली लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना। अर्ली लाइफ का मतलब ये है कि विल फाइंड कि ये डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा, सब जगह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने की कोशिश करेगा। लायन की क्वालिटीज कहां देखने को मिलती है, जब वो माइटी मुगल एम्पायर को टेक ओवर करता है सर, समझे नहीं समझे, है ना। इट वाज क्वाइट लाइक नो डेयरिंग थिंग कि, एंड फिर उसके बाद उसने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं वो भी काइंड ऑफ शेर दिल थे, उसने चीजों को बहुत टाइट करके रखा था। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के अंदर और उसके कुछ कुछ इमीडिएट वॉर्स के अंदर हमको जरूर से देखने को मिला, वेयर वी कम टू नो कि वो काइंड ऑफ शेर दिल हुआ करता था, इसलिए लायन की क्वालिटीज के रूप में भी कंसीडर किया गया है सर, ओके। हम कहानी क्या थे, बिना डीपी वाले अमित भैया सूफीज्म का, अरे भाई सूफीज्म का लिंक आपको यूट्यूब पे नहीं स्पेशल क्लास में मिलेगा सर, ठीक है, समझे समझे नहीं समझे, है ना। गुलशन भैया, है ना, और भैया, है ना, इधर पूछो ना सर, ओके ना, मैं दे दूंगा आपको लास्ट में सर, ओके, समझे नहीं समझे, थोड़ा इधर पढ़ लिया करो सर। बिना डीपी वाले अमित भैया सर, मतलब ये ऐसा क्यों आपने, ऐसा बिना डीपी ऐसा नहीं लिख सकते अमित भैया, दो तीन अमित है हमारे क्लास में, ऐसा है ना सर, ठीक है ना। वही अमित भैया आप फोटो डाल दो अपना सर, हाँ पर ठीक है ना, समझे नहीं समझे, है ना, फोटो डाल दो सर, है ना। यू प्लीज पुट डाउन अ फोटो एज वेल सर, तो दैट विल मेक मोर सेंस। स्पेशल रेफरेंस था वो सर, बिना डीपी वाले अमित भैया। भाई बिना डीपी वाला कहाँ से अमित भैया, बिना डीपी वाले, हाँ बिना डीपी वाले अमित भैया, वेयर डू यू बिलोंग टू सर, अच्छा बिहार से ही हो, सासाराम से ही हो, है ना, सासाराम से ही हो क्या, शेरशाह सूरी के ही दबदबे से, समझे नहीं समझे, अच्छा नालंदा से हो, एंशिएंट प्लेस से ही हो ना सर, बट लिविंग इन पटना, बहुत बढ़िया सर। अच्छा चलिए, तो वापस आते हैं अपन सर, है ना। देखिए शेरशाह की कहानी क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन में इसको वी विल फाइंड कि कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है ना। तो पहली कहानी है ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बिगदर अकबर, और दूसरी कहानी है कि ही वाज मोर ऑफ वी कैन से रिफॉर्मर बट नॉट एन इनोवेटर सर, ठीक है। अब उसने क्या क्या कार्य किया था एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपको जो सवाल आया है वो यहाँ से ही पूछे गए हैं कि इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ट्रेड, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी सर, ठीक है। एक सवाल आपको ये पूछा, दूसरा सवाल आपको शायद तक ये पूछ दिया रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है ना, समझे। अकबर और सूरी को कंपैरिजन में पूछा, अकबर के ऊपर आएंगे तब आगे डिस्कस करेंगे। और एक ये पूछा, अच्छा एक अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी के ऊपर भी पूछा हुआ है सर, ओके। सो कंपैरेटिव रिव्यू ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स, एक्चुअली आप देखिए कि ही वाज मोर ऑफ एन इनोवेटर एंड नॉट ही वाज मोर ऑफ अ रिफॉर्मर रेदर देन इनोवेटर। उसके पीछे का कारण है इसके जो भी एक्शंस लिए ना, से फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, एग्रीकल्चर पॉलिसीज के हिसाब से, ओवरऑल आर्मी को रीस्ट्रीम करने के लिए या बाकी सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, ऑल ऑफ दिस आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन दी अर्लियर रिफॉर्म्स दैट वर कैरिड आउट सर, ओके ना। तो जितने प्रारंभिक काल में जैसे खिलजी के समय पे, बलबन के समय के बाद, तुगलकों के दौर के अंदर, है ना, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे थे, इवन लोधियों के समय पे, उसी को इसने कंटिन्यू करवाया था सर, है ना। दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही सीन एज अ पर्सन जो रिफॉर्मर के रूप में देखा गया है, ना कि इनोवेटर के रूप में सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें पहले सूरी के पॉइंट ऑफ से चीजें समझ में चाहिए कि क्या कहानी है ना, और किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। तो पांच छह पॉइंट्स के ऊपर हमें देखना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, लॉ, मिलिट्री, बाकी पब्लिक वेलफेयर, ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल सर, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ी सिग्निफिकेंट थी इसके लिए कि भाई वो रिफॉर्मर बट नॉट एन इनोवेटर सर, ठीक है। ऐसी कहानी ये थी क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमें दो चीजें आपको मिलती है सर, ओके। ही वाज ऑटोक्रेटिक बट ही वाज आल्सो एनलाइटेंड एज वेल सर, गेटिंग ओके। वी विल फाइंड कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों ने ये भी कहा कि इसने जो भी काम किया है वो अलाउद्दीन खिलजी या सल्तनत के ही काम को लेगेसी के रूप में कंटिन्यू किया है सर, ठीक है ना, समझे। सो ही कंटिन्यूड द सल्तनत लेगेसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रिसाइसली वी विल सी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जितने भी रिफॉर्म्स किए गए थे आर्मी से लेके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बेसिकली चलाने की कोशिश करेगा सर, ठीक है, समझे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे अलग-अलग प्रकार से ये कार्य करता है और उसने क्या-क्या काम किया है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसको बेसिकली हिस्टोरियंस कहते हैं बेनेवोलेंट डेस्पोट, है ना। डेस्पोट तो था ही, मतलब है ना, शासक के रूप में हमें पता चलता है कि ही वांटेड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हिज ओन हैंड्स, ओके। तो जैसे खिलजी ने किया था, बलबन ने किया था, है ना, एंड डिवाइन किंगशिप वो लोग ज्यादा मानते थे। खैर सूरी ने सीधे-सीधे डिवाइनिटी के ऊपर नहीं काम किया, बट हमें ये जरूर से देखने को मिलता है कि वो आलिमों को और इन सब की सुनता नहीं था सर, ठीक है। और उसका एक ही काम था कि मुझे प्रशासन को अपने हाथ में लेना है, प्रशासन में ऊपर से लेके नीचे तक सर, है ना, हर जगह के ऊपर सेंट्रलाइजेशन करना है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ही सीन एज अ बेनेवोलेंट डेस्पोट। इसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि मेरे बगैर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता और माइक्रो मैनेजमेंट करूंगा मैं पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट तक के एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी अपॉइंटमेंट होगी सर, समझे, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से होता क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज करने में इनिशियल तो ठीक रहेगा, पर जैसे एम्पायर बढ़ेगा तो चैलेंजेस आ जाएंगे सर। हमारी आज की तारीख में बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है आपको सर, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे स्टेट्स में सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स तक की पोस्टिंग में भी वी विल सी की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब एचएम या सीएम ऑफिस से ऑर्डर आते हैं सर, मेनी स्टेट्स, ओके। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इज अपॉइंटिंग द पुलिस इंस्पेक्टर। अब डीजीपी साहब को ज्यादा पता होगा या सीएम ऑफिस को ज्यादा पता होगा कि कौन से इंस्पेक्टर की क्या लायकात है सर। डीजीपी इज द टेक्निकल पर्सन सर, ओके। तो दैट तो डीजीपी साहब बैठे तो होते हैं कंसल्टेंट्स में, बट अल्टीमेट डिसीजन सीएम साहब लेते हैं, समझा। बेसिकली थानेदार या काइंड ऑफ जो है वो उसको टेक्निकल मैटर है तो पुलिस के हाथ में दे दीजिए सर, ठीक है ना। माइक्रो मैनेजमेंट बहुत चलता है बहुत स्टेट्स के अंदर, और ये माइक्रो मैनेजमेंट अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा भी करता है, मेनी टाइम्स उसके अंदर फेवरेटिज्म और पोस्टिंग को लेके ना बहुत सारे इश्यूज भी चलते रहते हैं सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो देखिए जैसे कलेक्टर्स की पोस्टिंग हुई, एसडीएम्स की पोस्टिंग हुई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चलो एडमिनिस्ट्रेशन, बट पुलिस इज अ वेरी लाइक स्पेशलाइज्ड मैटर सर, इट्स अ स्पेशलाइज्ड मैटर। तो बेसिकली उसमें स्पेशल इंस्टीट्यूशंस है तुम्हारे पास, डायरेक्टर जनरल पुलिस की पोजीशन है पूरी, है ना। तो उनके पास पूरा डेटा डिटेल होता है। एचएम इनफैक्ट ज्यादा होम मिनिस्टर हर एक स्टेट के होते हैं, तो ही इज द कंसर्न मिनिस्टर। सीएम साहब नहीं नहीं कहां किसकी किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है सर, ठीक है। माइक्रो मैनेजमेंट तो उसमें चलता रहता है हर स्टेट के अंदर। तो सूरी का भी ऐसी कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। सूरी चाहता था कि सब कुछ बेसिकली उसके हाथ में रहे सर, ओके। और उसने गेम ये किया कि उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पहले गेम कर दी, अंडर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उसने सब कुछ सेंट्रलाइज किया। ये सेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये ध्यान रखा कि कोई भी प्रकार की डायरेक्ट जो है राजा के नीचे वजीर नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो उसने गेम ये किया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ वजीर वाज डेप्यूटी, इनफैक्ट आप देखोगे तो वजीर की सत्ता उसने धीरे-धीरे कम कर दी और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि उसने उसको खत्म कर दिया सर, ओके। तो इसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एक खासियत आपको ये मिलती है कि जो वजीरत या दीवान वजीरत जो थी पोजीशन, वो पहले एग्जिस्ट करती थी, फिर धीरे-धीरे खत्म कर देगा, छोड़ दो सर, उसकी क्या आवश्यकता है। वजीर का अगर रोल रखना है तो खाली फाइनेंशियल मैटर्स में रखो, बाकी कोई भी मैटर में नहीं होना चाहिए सर,
इस तरह से उसने वजीर की अथॉरिटी को धीरे-धीरे कम कर दिया। वैसे ही आप देखोगे तो अरीज़ मलिक है ना, जो वॉर मिनिस्टर हुआ करता था इनका, दीवान अरीज़ मैंने बताया था आपको पहले, खिलजी के समय पे एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है? उसकी भी वी विल सी कि जो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आर्मी को लेके जो सत्ता थी, वो इसने धीरे-धीरे कम कर दी, क्योंकि दीवान अरीज़ जो था, या अरीज़ मलिक जो मेन वॉर मिनिस्टर था, वो रिक्रूट भी करता था, वो प्रमोट भी करता था, वो ट्रांसफर भी करता था, वो सैलरीज़ भी करता था, डिसिप्लिन भी करता था। इनमें से सैकड़ों वस्तुओं के अंदर दिस गाय शेर शाह सूरी टुक ऑल द कंट्रोल फ्रॉम द दीवान अरीज़, है ना? तो उसमें इंटरनल वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट करने की शुरुआत कर दी, मिलिट्री में ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान रिसालत वाज़ अ सिस्टम थ्रू व्हिच वी विल कम टू नो कि विदेशी जो भी फॉरेन टच जो भी एम्बेसीज के रूप में, बाकी सारे किंग्स के रूप में, और चैरिटी वर्क और जो भी कॉरेस्पोंडेंस चल रहा है सर हेडिंग ओके, तो उसमें भी वो उंगली करेगा, बोलिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कहना समझे। और चौथा था आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, वो था दीवान इंशा। इंशा ट्रेडिशंस मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि इंशा वाज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो सरकारी दफ्तर से निकल के आता था सर, हर जगह के ऊपर उसने बेसिकली काम किया सर हेडिंग ओके। तो इसने जो वजीर की पोजीशन है, इसको लेकर अलग-अलग प्रकार की कहानी बताई। वजीर एग्जिस्ट तो करता रहा सर, ठीक है ना समझे, बट देन वी विल फाइंड कि ये चारों के चारों को उसने अपने अंडर में ले लिया सर हेडिंग ओके। और ये जितने भी लोग थे इनके ऊपर इसने डायरेक्ट कंट्रोल बिठा दिया। ये डायरेक्ट कंट्रोल होने के कारण इनके जो कंसर्न दीवान हुआ करते थे मिनिस्टर्स से, इनकी सत्ता जो है वो धीरे-धीरे कम करवा दी सर, है ना समझे। ये कम करवाने के चक्कर में हमें ये पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो थे खाली नाम मात्र या नॉमिनल रह जाते हैं सर, ठीक है ना समझे। इसके साथ-साथ इसने दीवान-ए-बरीद की भी स्थापना करवाई सर हेडिंग ओके। एंड अगर आपको पता होगा दीवान-ए-बरीद, ये बरीद की पोजीशन पहले भी हुआ करती थी, उसको सीधा अपने कंट्रोल में ले लिया और कहा गया कि ये जो बरीद है, ये सीधा-सीधा मेरे को रिपोर्ट करेगा। बरीद का काम क्या था? इंटेलिजेंस का, है ना? जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मिलती रहती थी सर हेडिंग ओके। सो बाय कीपिंग अ हायरार्की ऑफ फिजिकल इंटेलिजेंस इन द स्पाई, ही वाज एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन हिज एम्पायर, व्हिच नोबल्स आर लाइक नो गोइंग टू डू रिवॉल्ट, व्हिच नोबल्स आर नॉट गोइंग टू डू रिवॉल्ट सर, समझे। इसने काज़ा की भी स्थापना की, दीवान-ए-काज़ा सर, ठीक है ना। दीवान-ए-काज़ा या काज़ी जो है वो मूलतः से जुडिशरी के साथ जुड़े हुए थे, बट फाइनल डिसीजन तो राजा ही लेता था सर हेडिंग ओके। तो कहानी हमें ये पता चलती है कि देयर वाज नो एक्चुअल पावर्स टू द मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग वाज सुपरवाइज्ड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान सर। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ। अब अगर आपको ये पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने भी यही किया था ना सर, ओके। सो दे टुक ऑल द पावर फ्रॉम द नोबिलिटी, वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज़ वेल, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू अलाउद्दीन खिलजी एंड बलबन, उसने भी स्पाई सिस्टम अपॉइंट की थी, उसने भी मिनिस्टर्स के हाथ से सत्ता ले ली थी सर हेडिंग ओके। तो इनको भी यही डर था कि ये मेरे सामने बगावत ना कर ले, मेरे से बड़ा ना हो जाए सर, ठीक है ना समझे। सो दिस हैपेंड इन द सूरी एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर हेडिंग ओके। तो कहानी हमें ये पता चलती है कि सूरी सिविल और मिलिट्री पावर सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। सो बाय टेकिंग द सिविल एंड द मिलिट्री पावर अंडर हिज कंट्रोल, वी विल फाइंड कि ही वाज एबल टू सेंट्रलाइज, है ना। तो इसकी डिफेक्ट भी है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे इसे वेलफेयर क्रिएट करना है, मुझे इसे क्या कह सकता है कि लोगों का अच्छा कार्य करना है। तो इसका नेगेटिव इंप्लिकेशन क्या होगा सर, है ना। नेगेटिव इंप्लिकेशन यही होगा कि पीपल विल नॉट बी हैप्पी, इवन योर मिनिस्टर्स एंड द नोबिलिटी विल नॉट बी हैप्पी। भाई क्या कर रहा है तू सर, है ना समझे। ये हर छोटी-छोटी बात के ऊपर, है ना, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुर्सी क्यों रखा है, राजा ने मना किया ऐसा नहीं करने का सर, ठीक है समझे। लेकिन हर छोटी-छोटी बात में तुम यहाँ बीच में आओगे तो पब्लिक आपकी जो मंत्री लोग हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये अभी नहीं होगा सर, ठीक है ना, बट ग्रेजुअल पीरियड के अंदर हमें ये पता चलेगा कि इनकी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि बाकी सारे जो अफगान नोबल्स है ना, उनको एक प्रकार की इनसिक्योरिटी तो होगी ना, सो दे कीप ऑन इनफाइटिंग द मोमेंट द किंग विल पास अवे। आप देखिए कि वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स इनटू दी अफगान प्रॉब्लम वाज द अफगान देमसेल्व्स, है ना। ये एक तो लड़ाकू कौम है सर, ठीक है ना, इनको अंदर-अंदर एक दूसरे के साथ नहीं बनती है सर, समझ में आएगा नहीं आपको सर। तो वी विल फाइंड कि दे विल कीप ऑन फाइटिंग, ओके। अब अफरीदी एंड अखुंज़ादा सर, टू टू डिफरेंट पठान, ओके। पठान ये दोनों लड़ेंगे सर, ठीक है, ओके। तो वी विल फाइंड कि अखुंज़ादा इज अ क्लैन सर, है ना। तो इनके बीच में बहुत सारे क्लैन्स हैं, अलग इनका फिर वो शूरा बनता है सर, उसके बाद डिस्कशंस होते हैं। तो ट्राइबल पॉलिटिक्स सिस्टम है, बेसिकली इनको आपने बिठा तो रखा है, इनकी एम्बिशंस को आपने कर्ब करके रखा है, तो कब तक चलेंगे सर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर फिर इश्यूज आपको मिलते रहेंगे सर, खैर। तो एक तो ये चार है जहाँ सेंट्रलाइजेशन आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर, ओके। दूसरी कहानी इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही जो गेम किया वो है आर्मी के अंदर सर, ठीक है समझे। तो वी विल कम टू नो कि विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द सेकंड थिंग दैट शेर शाह गिव इंपॉर्टेंस इज द आर्मी सर, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि विदाउट फिर प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है सर, ओके। सो वी विल फाइंड कि आप देखिए कि आर्मी की इंपॉर्टेंस क्या थी इसके लिए, व्हाई ही वाज फोकसिंग मोर ऑन आर्मी। तो इसकी स्ट्रांग आर्मी वाज वन ऑफ द रीजंस ही वाज एबल टू लाइक फाइट आउट अगेंस्ट द मुगल्स एंड कंट्रोल बिहार एंड बंगाल इन अ वेरी इफेक्टिव टाइम सर, ओके। अब सवाल ये आ रहा है कि उसने क्या किया सर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको क्यों इतनी सक्सेस मिलती है। तो इसने जब सत्ता में आया नहीं, उसके पहले की कहानी ये थी कि उसने पूरे भारत भर से जितने भी अफगान कहीं पे अलग-अलग स्टेट में सर्विसेज में ना, सबको बुलाया, बोला तुम्हारा भाई गवर्नर है, आ जाओ यहाँ पे सर, ठीक है ना, सासाराम में। तो जब वो लोहानी के अंडर में काम कर रहा था, लेटर ऑन फिर लोधियों के पास भी गया, वापस आया सर, उधर भटका। हर जगह के ऊपर उसने आर्मी को बेसिकली अपने अंडर में लिया, और उसकी पहले से गवर्नर के रूप से ही जब से कार्य रहा था, तब से इसका अनुभव ऐसा था कि मैं सब अफगानों को इकट्ठा करूंगा सर, ठीक है। ये पॉलिसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने आके कंटिन्यू रखी, और जब वो बेसिकली बादशाह बन गया या काइंड ऑफ व्हेन ही बिकेम द एम्परर शायद हिंदुस्तान, ही स्टार्टेड द सेम, ही कंटिन्यूड द सेम पॉलिसी। सो ही इनवाइटेड अफगान सोल्जर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, इवन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अगर कोई आना चाहता है तो, है ना, क्योंकि फिर से शासक वही बन गया था। एंड उसने सबको इनवाइट किया और कहा कि तुम मेरी पोजीशन में, और सबको हाई पोजीशन दी। तो अफगान रेशियल पॉलिसी जो हमने पढ़ा था लोधियों के समय पे सर, ठीक है, वो भी आपको मिलता है। तो आप देखिए कि रिफॉर्मर था पर इनोवेटर नहीं था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने कुछ चीजें खिलजी से लिखी है, कुछ चीजें उसने बलबन से ली थी, कुछ चीजें अगर आप देखोगे तो लोधियों से भी वो कैरी करने की कोशिश कर रहा है लेगेसी के रूप में, है ना, अंडरस्टूड। सो इफ यू सी ओवरऑल रिफॉर्म्स, है ना, व्हाट ही इज डूइंग टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट फॉर हिमसेल्फ एंड क्रिएट एन इंप्रेशन इन द पब्लिक कि देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बट इसमें नवीनता कहां थी, है ना, समझ नहीं समझ ओके। हां, नवीनता की आवश्यकता ही नहीं है सर, ओके। जो भी चल रहा है वो सब कुछ अगर आप देखोगे तो रिफॉर्म्स के रूप में पहले कोई करके गया, एक्चुअली हर बार नया लाने की भी आवश्यकता नहीं, जो एक्जिस्टिंग उसको अच्छा लगा तो भी बढ़िया सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। अब देखिए भारत की रेलवे के अंदर जब 2014 के बाद नई सरकार आई, तो 14-15 के बाद इन्होंने कहा कि हम नया बजट नहीं लाएंगे, रेलवे का बजट हटा दिया पहले तो, और कहा कि नई ट्रेन की घोषणा नहीं करेंगे, है ना। तो बीच में कुछ साल तक न्यू ट्रेन्स वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द रेलवे बजट। बोले चाहिए नहीं सर, है ना, बोले काहे, बोले जो एक्जिस्टिंग चले उसको पटरी पे लेके आओ पहले। हर साल हम 25-50 नई ट्रेन की घोषणा कर देते हैं, यहाँ ये करेंगे, एक्जिस्टिंग थोड़ा टाइम पे हम लोग चलाएंगे, उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ओके। क्योंकि होता क्या है कि आज एक ट्रेन की घोषणा करें ना, उसके डब्बे इकट्ठा करो, उसके इंजन बनाओ, उसके लिए अलग से रोस्टर बनाओ, क्योंकि है ना पटरियां तो चलती, मतलब ट्रेन तो चलती रहती है सर, तो उसको मैनेज करने में कभी-कभी 1-1 साल लगता है। तो आई स्टिल रिमेंबर बहुत साल पहले एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी के लिए ट्रेन की घोषणा कर दी बजट में, ये 2007 या 8 की बात है, और उसके बाद 3 साल तक वो ट्रेन ही चालू नहीं हुई। तो वहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली उन्होंने रास्ते पे आ गए सर, बोले ये क्या चल रहा है सर, आपने 3 साल पहले प्रॉमिस किया था, गाड़ी नहीं है, बोले वो थोड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि वी विल फाइंड कि पीछे का बैकलॉग ही इतना था सर, ओके ना समझे। तो उसके कारण वी विल फाइंड कि फिर डिसाइड किया गया आफ्टर 2014 के टाइम भी है, अभी नई गाड़ियां चल रही है, आप देखो अभी वंदे भारत और ये वो सब अलग-अलग, पर पहले 3-4 दिन 3-4 साल 5 साल तक कंसोलिडेशन में लगवाएगा सर, ठीक है, कि भाई इनोवेट तब करेंगे सर, ठीक है, पहले रिफॉर्म्स करके उसको एस्टैब्लिश कर दो सर, तो बुलेट वाला अलग है खेल सर, ठीक है ना, बुलेट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स एज़ वेल सर, क्या चले लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वी विल फाइंड कि लोधी है, बलबन है, खिलजी उसकी कंटिन्यू करेगा, है ना। तो मिलिटरी रिफॉर्म्स उसके सिमिलरली अलाउद्दीन खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। इनफैक्ट इसने अफगान रेशियल पॉलिसी इसके फॉलो की थी, अफगान रेशियल पॉलिसी दर्शा रही है कि इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लोधीज एट दैट टाइम। इनफैक्ट ये पर्सनल रिक्रूटमेंट में बहुत मानता था, है ना, ये बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, वो चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम और दाग सिस्टम सर, है ना। इसने भी विल सी कि हुलिया और दाग सिस्टम को फिर से एस्टैब्लिश किया। इसने कहा कि आई नीड टू हैव द डिटेल ऑफ माय सोल्जर्स, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर, डिस्क्रिप्टिव रोल में एक्चुअली चेहरा में होता है, चेहरा नहीं ड्रॉ करता था, ठीक है, वो टफ हो जाता था सर, फोटोग्राफ था नहीं उस टाइम की, फोटो खींचो पासपोर्ट साइज का, तो उस टाइम पे इनका पूरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल लिखा जाता था कि इसकी कद 5 फुट 6 इंच है ना, समझे नहीं समझे, चश्मा पहनता है सर, है ना, समझे नहीं समझे, है ना, यहाँ पे उसको जख्म लगा हुआ है, इस तरह की पूरी कहानी आपको मिल जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता था कि दे कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा
जो लिखा है वैसा ही बंदा है या कोई और बंदा है, समझ में आया कि नहीं? दाढ़ी रखता है, कोई बंदा ब्लू बन के चला गया दाढ़ी की जगह, तो आर्मी वाला मना करता है, देखो मैच नहीं हो रहा है, समझ में, अरे सर मैं ही हूँ सर, ठीक है, नहीं नहीं दाढ़ी रखे हो, फिर बताइए सर, तो इस तरह से विल फाइंड की एक तो टेरर सिस्टम आपको मिलती है ना, जो खिलजी के समय पे चल रही थी। दूसरी थी दाग सिस्टम सर, जो घोड़े के ऊपर ये लोग काइंड ऑफ विल सी टिक करते थे, मतलब उसके ऊपर अपना एम्ब्लेम लगवाते थे। तो कहानी आपको ये मिली कि ही बेसिकली रीइंट्रोड्यूस्ड द चेहरा एंड दाग सिस्टम व्हिच वाज नॉट देयर इन द तुगलक सेक्शन। तुगलक में क्या किया, उन्होंने हेरिडिटरी आर्मी कर दी थी, याद है एफएसटी ने? सो वंस एफएसटी डिड द हेरिडिटरी आर्मी, बेसिकली इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आर्मी सर, ओके। एंड इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने नए तरह की सिस्टम को लागू किया, सेंट्रल कंट्रोल लाने की कोशिश की सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उसने अफगानों को साथ मिला। अब देखिए प्लान तो इसका ये था कि पूरी आर्मी को अलग-अलग डिविजन्स में बांट दिया जाए सर, आज की तारीख में भी हमारी आर्म फोर्सेस डिविजन्स में डिवाइडेड है सर, ठीक है। और एक कमांडर होगा उसका, एक जो भी ऑफिसर है कंसर्न वो होगा, और उसके लिए उसने अलग-अलग कमांडर्स की अपॉइंटमेंट की, और आर्मी की सप्लाई के लिए उसने बंजारा को पकड़ लिया। बंजारा अगर आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने यूज़ किए थे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि बाय क्रिएटिंग डिवीजन कमांड ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश काइंड ऑफ एन यूनिट बेस्ड सिस्टम्स, और उसने इनकी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए बंजारास को हायर किया था। ये बंजारास को बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी पहले कर चुका है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया होगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था कि डिवीजन कमांड सब अफगान रूलर्स के अंडर में हुआ करती थी, क्योंकि पॉलिसी तो अफगान नेशनल पॉलिसी थी, तो सैनिक भी अफगान है। अब वी कम टू नो कि जो इनका सेनापति है वो भी अफगान है। अब प्रॉब्लम ये होता था कि यहाँ ट्राइबल बेस्ड पॉलिटी बहुत चलती थी, मतलब अफगान में बहुत सारी ट्राइब्स है सर, ठीक है ना, समझे? ये जितनी भी ट्राइब्स है, ट्राइबल क्लैन सिस्टम इनकी जो चलती है, ये ट्राइबल क्लैन सिस्टम में जो सैनिकों की लॉयल्टी जो है वो राजा के प्रति कम रहेगी, नो डाउट राजा ने रिक्रूटमेंट के लिए रोल प्ले किया है, पर ट्राइबल लीडर्स के प्रति ज्यादा रहती है ना। ये पॉलिसी आज की तारीख में भी अफगानिस्तान में चलती है सर, ठीक है। सो इफ यू सी तालिबान, तालिबान हैज इफेक्टिवली मल्टीपल फैक्शंस बेस्ड ऑन द ट्राइब्स इवन विद इन दी, दे बिलोंग टू द सेम कंट्री, दे बिलोंग टू द सेम बेसिकली पश्तो आइडेंटिटी एज़ वेल, है ना। पर पश्तो में पश्तो बली की भी बात करोगे तो ट्राइबल पॉलिटी बहुत है, और ट्राइब के क्लैन ने एक बार कह दिया, है ना, समझे? मुखिया ने कह दिया कि ये सही है तो सही है, तो फिर बगावत हो जाएगी सर, ठीक है। ओके, तो विल फाइंड कि चलाना बहुत टफ हो जाता है, ट्राइबल पॉलिटिक्स सिस्टम होती है, और ये हुई बेसिकली इसके समय पे भी, क्या कहते हैं, शेर खान के समय पे भी सर, ठीक है। सो बेसिकली मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में ये बताने की कोशिश करेगा सेंट्रल है, पर नीचे देखोगे तो आपको ट्राइबल सिस्टम भी देखने को मिलेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर, ठीक है। तो ऐसे वो इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कह रहा है कि देखो मुझे मिलिट्री सिस्टम को बदलना भी है सर, ठीक है। बट ही वाज नॉट बेसिकली 100% वी कैन से सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग दिस पार्ट एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उसने रिक्रूटमेंट को चेंज करने की कोशिश की, उसने चेहरा और दाग सिस्टम लगाने की कोशिश की। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि उसने कैंटोनमेंट्स बनाने की कोशिश की, बंजारास के सप्लाई करने की कोशिश की, मस्केट्स बंदूकें उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी उस पीरियड के अंदर। उसने पर्सनल फोर्स भी अपने अंडर में रखी थी सर, ना, ठीक-ठाक आर्मी भी क्रिएट करता है, और ये आर्मी की ही मदद से वी विल कम टू नो कि उसने हुमायूं को भगा दिया यहाँ से सर, ठीक है ना, समझे? और इसने वी विल फाइंड कि अफगानों को बुलाया अलग-अलग जगह से, और उसके बाद वी विल सी दैट ही इज ट्राइंग टू रिक्रूट देम इन द आर्मी एंड गिव देम पोजीशंस। प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये जितने भी कंटिजेंट्स थे वो क्लैन बेस्ड थे सर, ना। क्लैन बेस में लॉयल्टी जो होती है वो सैनिकों के अपने लीडर्स के प्रति होगी सर, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली फेल्ड अप द होल अफगान आर्मी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये टूट गया सर, ओके। अब देखिए यूपीएससी ने आपको सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि द अफगान नोबिलिटी वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ अफगान एम्पायर सर, समझे कि नहीं? है ना, हमें तो अपना नहीं मारा गया, और हमें कहा दम था सर, ठीक है ना, समझे? हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम, ना पानी बिल्कुल नहीं था सर, कम तो छोड़ दीजिए सर, ठीक है। तो डूबी कैसे बोला हमने, पानी की जगह तलवारबाजी कर दिया, भाई तुम कहाँ तलवारबाजी कर रहे थे सर, ठीक है ना, समझे? बस मजा आती है हमको सर, गेटिंग ओके। तो दिल की वन फाइटिंग सर, समझे कि नहीं? समझे? तो वी विल फाइट की नोबिलिटी इसमें देखो अफगानों के इंस्टीट्यूशंस मतलब वो ट्रेडिशनली ऐसे रहे हैं सर, देखो अगर बाहर वाला आएगा तो ये हो जाएगी, देखिए रशिया घुसा, ब्रिटिश घुसे तो एक हो गए, है ना, तो ब्रिटिश को भगाया इन्होंने, फिर सोवियत संघ आया 1979 में, यूएसएसआर आया, मारा इनको भगा दिया, फिर अमेरिका आया, मारा उसको भगा दिया, अभी लड़ रहे हैं अंदर सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो यू कीप देम ऑन देयर ओन सर, समझे कि नहीं? लड़ने दो उनको, ट्रेडिशन है सर, बुशकाशी खेलते हैं अपने, घोड़े के ऊपर बगरा उठा के दौड़ते हैं सर, मजा आती है उनको सर, ठीक है। ऐसे थोड़ी ग्रेवियर ऑफ बात करते हैं, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइट वेरी नाइस पीपल सर, गुड पीपल एज़ वेल, ओके। एक्चुअली नई जनरेशन तंग आ चुकी है इतने सदियों से वॉर करके, बट देन नई जनरेशन के पास एजुकेशन है, पर वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, है ना, वो अलग ही प्रकार की गेम कर रहे हैं सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि तालिबान 2 भी नहीं, तालिबान 3 आया है सर, ठीक है ना, नया तालिबान आया है इसमें भी। तालिबान 3 में अंदर-अंदर गेम कर रहे हैं ये लोग, अब लड़ेंगे अभी देखिए सर, है ना। ये हक्कानी वाला जो फैक्शन है इनका, हक्कानी नेटवर्क टेररिस्ट ग्रुप है ना सर, तो हक्कानी बहुत डोमिनेट कर रहे हैं सर, और जो दूसरे जो लिबरल तालिबान है, जैसे वी विल फाइंड कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में पहले चेहरे के रूप में थे, कतार में बैठने वाले लोग हैं ना, तो उनको साइडलाइन किया जा रहा है, बोले तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम कतार में ऑफिस चलाओ, चिल मारो सर, ठीक है, ग्राउंड पे हम रहेंगे, समझे कि नहीं? गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि अलग ही स्टोरी आपको यहाँ से मिलती है सर, खैर चलिए, है ना, गेटिंग ओके। क्योंकि ग्राउंड पे हक्कानी कह रहा है कि हमारा दबदबा है सर, ओके। हाँ, ऊपर कतार वाले जो लोग हैं वो डिप्लोमेसी में थोड़ी सॉफ्ट इमेज बना के बैठे हुए हैं सर, पहले से बैठे थे तो 2014 के बाद ही सर, तो चल रहा है, चलने दो सर, खैर चलिए। तो नोबिलिटी इज वेरी डिफरेंट सर, है ना, समझे? गेटिंग ओके। और इनकी नोबिलिटी में याद रखिएगा कि ये नोबिलिटी आर्म फोर्सेस के अंदर सूर्यों में भी यही प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम लोधी के अंदर भी हुआ। देखिए लोधी में भी क्या हुआ था, चलो ये सवाल के अंदर, ये तो 30 मार्क का था, 2012 में आया था, फिर तो 30 मार्क का आया नहीं है। 2012 में इसने पूछ दिया कि अफगान नोबिलिटी इज रिस्पांसिबल, तो यू सी व्हाट हैपेंड विद आलम लोधी एंड दौलत लोधी सर, है ना, समझे? बोथ ऑफ देम मेड अ ट्रेचरस पैक्ट विद बाबर एंड इनवाइटेड हिम, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो इनके बीच में कंसेंसस ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सर, ठीक है। और इनफैक्ट ये तब था जब अफगान रेशियल पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा समझे नहीं? अबे तुम भी अफगान हो, तुम्हारा भाई भी अफगान है, बाकी सब अफगान है, तुमको जलन किस बात की है बे? तुम्हें जलन इस बात की होगी कि हिंदुस्तानी को तुर्की को ईरानी कोई बेसिकली है ना तुरानी या बाकी कोई नोबल को मंत्री बनाया है, राजा बनाया हुआ है, पोजीशन में डाला हो, तो तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि तुम जलन करके कहीं और जा सकते हो कि देखो हमारा बंदा नहीं है सर, ठीक है। तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारा ही राजा, तुम सब एक ही क्लैन से बिलोंग कर रहे हो, उसके बावजूद भी बोले नहीं लड़ना तुम्हारा पुश्तैनी अधिकार है सर, ठीक है। राइट टू फाइट इज फंडामेंटल राइट सर, ओके। तो ये लड़ते रहे सर, ओके। लड़ने के चक्कर में ये बाबर में मतलब लोधियों में भी हमको देखने को मिलता है, लोधी के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि सूरी में देखिए मोहम्मद शाह और इस्लाम शाह तक आते थे, इस्लाम शाह सिकंदर सूर का लड़का था, उसके बाद मोहम्मद शाह, तब तो फिर विद्रोह किया सर, ठीक है। तो ये चलता रहा, ये अंदर लड़ने में डूब गए सर, अफगान बेसिकली अच्छा एम्पायर मतलब गवर्न कर सकते थे। प्रॉब्लम ये हुआ, ये शेरशाह ठीक-ठाक कर रहा था, पर शेरशाह के समय से कांड हो गया था, ठीक है। तो होता क्या है कि शेरशाह के समय पे आर्मी एज़ इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रही है, समझ में आया कि नहीं आपको? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि व्हेन हेमू टुक द लीडरशिप इन द सेकंड पानीपत, सुनिए मेरी बात। जब हेमू ने सेकंड पानीपत में लीडरशिप ली, आधे से ज्यादा अफगान कंटिजेंट्स नाराज होकर बैठे हुए थे, बोले हाउ कम हिंदुस्तानी, उसमें भी हिंदू हमारा राजा बन के या सेनापति बन के लीड कर सकता है। सो इनिशियली उसको सपोर्ट ही नहीं आ रहा था, ठीक है, समझे? तो पानीपत में इनको मार क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण है सर, ठीक है। क्योंकि इनकी नोबिलिटी में क्लैश हो रहा है, अंदर-अंदर तो हो ही रहा था, दूसरा इनसाइडर आउटसाइडर की गेम हो रही है। सो व्हेन हेमू वाज गिवन द चार्ज कि तुम आके लीड करो सर, ठीक है। तो इसमें और हेमू बेसिकली नॉर्मली रूलिंग क्लास में नहीं था, तो व्यापारी था, तो बकाल था, बकाल वाज मर्चेंट्स ऑफ गन पाउडर, व्यापार करते-करते बंदूकें बेचते-बेचते समझे, बंदूक को चलाना सीख गया था, मतलब तलवारें बेचते-बेचते और बाकी सारी वस्तुओं को बेचते-बेचते ही वाज एबल टू लाइक लर्न आउट द आर्ट एंड क्राफ्ट एज़ वेल, ठीक है, समझे। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सर, और कॉन्टिजेंट्स के अंदर लॉयल्टी जो थी वो ट्राइबल लीडर्स के ऊपर थी। ट्राइबल लीडर्स जो डिसाइड करते हैं वो आर्मी करती थी सर, समझे। इसके आप देखिए तालिबान के समय सरेंडर क्यों किया इन्होंने सर, ओके। दी अफगानी आर्मी फोल्डेड अप, उसके पीछे का एक कारण ये था कि इनके लोकल लीडर जो आर्मी थी वो ट्राइब्स में बटी हुई थी, मॉडर्न अफगान आर्मी भी सर, ठीक है ना। तो इनका कोई लोकल मुखिया जाता था, सेना को कहता था कि तुम घानी की ऑर्डर नहीं मानोगे ना, घानी तुम्हारा राष्ट्रपति हो, पर तुम्हें पता है ना हम यहाँ के हैं, समझे। घानी तो भाग जाएगा, अमेरिका से आया हुआ है सर, ठीक है, यही हुआ कहीं पर। तो विदाउट व्हेन तालिबान स्टार्टेड टेकिंग ओवर ना, आपने देखा अमेरिका से जाने के 1 महीने पहले से ही कांड होना शुरू हुआ, ये शहर गिर गया, वो शहर गिर गया, कैसे गिर गया सर ना। आर्मी की लॉयल्टी ट्राइबल लीडर्स के साथ थी। तो व्हाट द तालिबान यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सेंड द लोकल आलिम और
इनका जो क्लैन का कम्युनिटी का जो लीडर होता है उसको भेज देता था, बोले तुम जाके कन्विंस करो कि हथियार रख दे, हम गोली नहीं चलाएंगे, है ना। वो भी कंटाल गए थे, 20 साल से लड़ रहे हैं अंदर अंदर। तो आर्मी को कहा गया कि तुमको पैसा वैसा जो भी है तुम्हारा लेके तुम निकलो, है ना, कपड़ा छोड़ देना सर, है ना, लपेटे में आ जाओगे खाली क्रॉस फायरिंग में, है ना। तो निकल गए। तो बहुत लोग वी विल फाइंड कि इस तरह से आर्मी इंस्टीट्यूशंस को विड्रॉ करके गए सर, है ना। तो लॉयल्टी विद द ट्राइबल लीडर्स वाज मोर इंपोर्टेंट देन द किंग, है ना। और फिर सेकंड कमांड आया नहीं सर, ओके, सब कुछ सूरी अपने अंदर में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आर्मी लेटर पीरियड में बड़ी प्रॉब्लम होगी सर, ओके। तो यहाँ सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका छोटा पावर क्या होता है, इस्लाम खान, ये इस्लाम शाह कहते हैं। इस्लाम शाह तक आते आते आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड लाइक नो गोइंग थ्रू क्राइसिस, और वो क्राइसिस अल्टीमेटली इनको डाउनफॉल में लेके जाएगी सर। तो इसको हम बेसिकली रिफॉर्मर कहते हैं, इनोवेटर के साथ, मतलब इनोवेटर नहीं कहते हैं, इसमें रिफॉर्म्स में भी इसके कुछ कुछ जगह पे ड्रॉबैक्स हैं, समझे नहीं समझे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना, कि हाउ मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस वाज लाइक गुड एज वेल बैड एज वेल, है ना। दोनों पॉइंट हमको क्लियर हो जाने चाहिए कि सूरी ने क्या क्या किया था आर्मी इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीसरी कहानी हमको इसके अंदर से पता होनी चाहिए, वो है प्रोविंशियल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बेसिकली थोड़ा यहाँ आर्मी से आया तो यहाँ देख लेते हैं, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा ठीक रहेगा सर, है ना। फिर उसके बाद प्रोविंसेस और उसके ऊपर चले जाता हूं सर, ठीक है। अब देखिए कि सूरी की कहानी क्या हुई और किस तरह से होती है सर, ठीक है। अब सूरी वांटेड टू क्रिएट एन एम्पायर, सो बाय बिल्डिंग अप एन एम्पायर उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई चीजें तो ठीक चल रही है सर, ओके, पर व्यवस्था, है ना, तो आर्मी को उसने टाइट किया, पर उसको लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी चिंता थी। लॉ एंड ऑर्डर में दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर, है ना, समझे, और दूसरी थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सर, है ना। तो ही वांटेड टू मेक श्योर कि चीजें ठीक रहे, व्यापार तभी होगा, इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी सर, है ना, समझे। तो ही वाज कंसर्न्ड अबाउट मोर अबाउट जुडिशियल गेटिंग ओपन, ओके। उसको ऐसा था कि जस्टिस शुड बी विजिबल, है ना, न्याय दिखना चाहिए, है ना। न्याय दिखना चाहिए का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, जैसे बलबन ने कहा था, याद है कि मलिक बकबक बहुत बकबक करता था सर, ठीक है ना, बोले चाबुक मारो उसको सर, हैबत खान सर, याद है कि नहीं, बलबन की नोबल से सबको सर्विस किया था बलबन, अंडरस्टैंड सर, ठीक है ना, लड़काया था पब्लिकली सर, ओके। तो इसका भी प्लान यही था कि भाई लेट अस क्रिएट अ काइंड ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम वेयर दी वी कैन से कि, है ना, एग्जांपल्स टू बी सेट अप सर, गेटिंग ओपन, ओके। और एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी ये हुई कि देयर इमर्ज द केस जहां शेर खान के अंदर धर्म संकट था, मतलब काइंड ऑफ दुविधा थी, एक प्रकार की डिलेमा था, है ना, जीएस पेपर 4 का केस स्टडी बन गया था उसके लिए। तो उसमें ये हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक घटना बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। घटना ऐसी है कि एक दफा उसका एक भतीजा था शेर खान का, और वो भतीजा ने वी विल फाइंड कि एक घर के ऊपर किसी लेडी को मोलेस्ट किया था। मोलेस्ट ऐसा किया था कि सोनार था, मतलब गोल्ड स्मिथ था, और उसकी वाइफ हुआ करती थी, और उसकी वाइफ बेसिकली अपने घर के अंदर अकेली थी, और ये जाके घुस के वहाँ पे विल सी की पान की पिचकारी मार के और बहुत सारी चीजें उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, है ना, समझे नहीं समझे। और इसकी इन्फॉर्मेशन विल सी की इसको पड़ गई, क्या कहते हैं, अपने शेरशाह को कंप्लेन आई कि देखो तुम्हारा भतीजा ये सब कांड कर रहा है, बोले जानता है मेरा चाचा कौन है सर, है ना। तो चाचा विधायक है हमारे, बोले कहानी थी। तो शेर खान को पसंद नहीं आया, बोले यार ये तो गलत कर दिया सर, है ना, समझे। तो किसी घर में जाके इस प्रकार का काम कर रहा है सर, है ना, और काम करके तो इसने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर ये दिया कि तुमने वो लेडी के साथ किया ना, वैसा का वैसा कार्य वो लेडी का हस्बैंड तुम्हारी वाइफ के साथ करेगा। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वी विल फाइंड कि तुम बाहर नहीं जाओगे, समझे नहीं समझे। यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि उसने एक तरह से एग्जांपल सेटअप किया टिट फॉर टैट का, और कहने की कोशिश ये की कि यू ट्राई टू मोलेस्ट समवन, समवन एल्स विल मोलेस्ट योर मेंबर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, सेम वही कहानी कहता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक खौफ का माहौल आ गया, बोले यार ये तो खतरनाक राजा है सर, ठीक है, ओके। एंड इस तरह से वी विल सी दैट उसने एग्जांपल सेट किया, ये एग्जांपल्स में उसने अपने जागीरदार को भी पनिश किया सर, ठीक है, समझे। सो देयर वाज अ जागीरदार जिसके कोर्ट के अंदर वी विल सी दैट कुछ कांड हो गया था, तो उसने उसको पनिश कर दिया सर, ओके। इनफैक्ट इसने पुलिस वालों के ऊपर भी बहुत प्रेशर मारा, कहा कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ कोई भी चोरी होगी तो यू आर लायबल फॉर दैट, यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट सर, ओके। अगर कोई व्यापारी मेरे पास कंप्लेन करके आया कि सर मैं अहमदाबाद में ट्रैवल करते करते मुंबई की तरफ जा रहा था और रास्ते में मेरे को किसी ने धर दिया, है ना, और धरने के बाद मेरे लाख रुपए का नुकसान हो गया सर, ठीक है। तो ही गेव द लोकल अकाउंटेबिलिटी, द कॉस्ट ऑफ लोकल अकाउंटेबिलिटी, और कहा कि अगर कहीं पे कोई कांड हुआ सो द लोकल कंसर्न ऑफिशियल इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। आई डोंट केयर अबाउट हाउ यू मेंटेन इट, बट आई शुड नॉट रिसीव कंप्लेंट फॉर दैट। खौफ तो देखिए सर, एक नंबर, ओके, समझ में आया कि नहीं आया। ये गुजरात में भी चालू किया है अभी सर, है ना। गुजरात के डीजीपी ने एक विजिलेंस स्क्वाड बनाया है, स्पेशल स्क्वाड कहते हैं उसको डीजीपी का। वो क्या करते हैं कि कोई भी पुलिस स्टेशन के एरिया में, कंसर्न एरिया में जाके रेड करते हैं। तो गुजरात में लिकर बैन है सर, ठीक है, लिकर बैन है, तो अगर कोई भी पुलिस स्टेशन के एरिया में, है ना, आपके एरिया से दारू पकड़ा गया, मतलब लोकल पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर और एसएचओ सब सस्पेंड हो गए, क्लियर है, एक ही झटके में उनकी मतलब डीजीपी की स्क्वाड अलग से आती है, विजिलेंस पूरी अलग टीम है सर, ठीक है, उसके एसपी है, वो एसपी बड़े खूंखार है सर, ठीक है, क्योंकि बहुत पावर है उनके पास, पूरे स्टेट में कहीं भी जाके रेड मारते हैं अपने बंदों के ऊपर सर, ओके। बोले कहां यहाँ दारू कहां से आया है, तुम यहाँ के लोकल थाना इंचार्ज हो, इंस्पेक्टर हो, लिकर यहाँ पे एनफोर्स, लिकर बैन क्यों एनफोर्स नहीं करा रहे हो सर, पहले तुम सस्पेंड हो गए, बाकी वो बुटलेगर को हम देखेंगे सर। सो समझ आया कि नहीं आपको। तो लोकल पुलिस वाला जो होगा, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देखो इसमें एक आध बात ये तो दिक्कत नहीं है, मतलब छोटा मोटा केस में है, पर अगर बड़ा कोई बुटलेगर पकड़ा गया, किसी के हाथ में 10,000 बोतल पकड़ी गई, या किसी के घर में ना पूरा टेम्पो पकड़ा गया है, स्मगलिंग होता ही रहता है सर, करेंगे ओके। तो वी विल फाइंड कि इसका प्लान ये था कि लोकल रिस्पांसिबिलिटी में कहां तक रिस्पांसिबिलिटी पता है, अगर एक व्यक्ति ने खून कर दिया, खून करके कहीं भाग गया, तो जो कंसर्न ऑफिशियल है वो अगर ना पकड़ पाया तो उसको फांसी पे लटकना पड़ेगा, समझे नहीं समझे, ओके। तो वी विल फाइंड कि इफ समवन मर्डर्स अ गाय, इफ समवन गेट्स मर्डर्ड, है ना, द मर्डरर रन्स अवे सर, ओके, द ऑफिशियल कंसर्न वाज टू बी पनिश्ड। देखिए डर का माहौल तो देखिए सर, करेंगे ओके। तो कहानी हमको क्या देखने को मिल रही है कि एक्सट्रीम स्टेप्स उसने लेने की कोशिश की थी। जितने भी चोर लुटारू थे, जितने भी वी विल कम टू नो कि ये लोग थे जो डोमिनेटिंग कंडीशंस के ऊपर हुआ करते थे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर, इसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। तुम उल्टा सुल्टा करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी सर्विस कर देंगे सर, गेटिंग ओके। तुम्हारे यहाँ चोरी होगी, तुम्हारी सर्विस कर देंगे, तुम्हारे यहाँ कोई क्राइम हुआ, तुम्हारी सर्विस होगी, उसकी जो क्राइम करने वाला उसकी बाद में करेंगे, पहले तुम्हारी करेंगे सर, ठीक है। आप देखिए ऐसी प्रशासन में कोई नौकरी करने के लिए प्रेफरेंस करेगा सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, गेटिंग ओके। बोले यार क्राइम तो रोकना बहुत ही, है ना, मतलब इट्स मतलब इम्पॉसिबल टू स्टॉप द क्राइम सर, गेटिंग ओके। सो वी विल फाइंड कि इसकी सूरी की ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऐसी हुआ करती थी। इसके लिए सूरी ने क्या किया, उसने लोकल बंदों को हायर बहुत किया था। सो यूज्ड टू हायर द लोकल पीपल इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हु आर एक्वेंटेड विद द लोकल एरियाज, उसको पता था कि यार देखो ये बड़ी चैलेंजिंग परिस्थिति में है, देखो 100% तो कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, 100% तो कहीं अमेरिका में और वेस्ट में, नॉर्वे में और इतना हैप्पीनेस इंडेक्स वाली कंट्री में भी क्राइम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, इंसान की वैल्यू सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है। और फिर दूसरा ये है कि कुछ कुछ क्राइम नहीं होते हैं पर तो भी हो जाते हैं, मतलब नहीं करना चाहते तो भी हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि उसने ये चीजों को टाइट करके रखा था सर, ओके, एंड दैट इज हाउ हिज पुलिस रिस्पांस वर प्लेस्ड ऑन, ओके। अब क्या इस प्रकार की ऑलमोस्ट व्यवस्था बलबन ने भी थोड़ी बहुत की थी, है ना, टाइट सिस्टम को करना, पर उससे एक स्टेप आगे गया ये। यहाँ उसने ये लोकल अकाउंटेबिलिटी की सिस्टम है जो पुलिस व्यवस्था के अंदर थी, वो बेसिकली एक प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि इनोवेशन थी कंपैरेटिवली, जो पहले नहीं थी सर, समझ लीजिए। तो लोकल जमींदार, लोकल ठेकेदार होता प्रोविंशियल हेड सर, है ना, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था, तो वो सब मेंटेन किया जाता था। तो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि एक व्यापारी अपने, है ना, घर से निकलता था टोपला लेके सर, ओके, और टोपला लेने के बाद इसके अंदर बहुत सारा पैसा वैसा लग के जाएगा, खुला छोड़ के जाएगा, कोई टच नहीं करता, समझ लीजिए, है ना। इफ एनीवन विल ट्राई टू टच इट डाउन सर, कुछ करने की कोशिश करेगा, सर्विस हो जाएगी सर, समझ लीजिए, गेटिंग ओके। तो सर्विस किसकी होगी, जो चोर है उसकी तो होगी, और चोर नहीं पकड़ा पाया, है ना, तो जो अधिकारी उसकी भी हो जाएगी सर, गेटिंग ओके। तो दिस इज स्टोरी दैट देयर इज अ लेडी हु
टू अ बास्केट ऑफ गोल्ड, है ना, और वो जाके ट्रैवल कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह, बट नो वन डेयर टू टच हर सिंगल, उसकी जो ज्वेलरी है उसने टच करने की कोशिश नहीं की सर, समझे नहीं समझे, क्योंकि लोगों को, और इसके कारण इसके यहाँ पे दरवाजे पे कोई ताला नहीं मारता, समझे नहीं समझे, तो कहाँ ताला मारे सर, समझे ना, तो यहाँ कुछ होगा नहीं, होगा तो देखा जाएगा सर, किडिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारी बेनोवलेंस आपको बहुत देखने को मिलती है सर, किडिंग ओके। देखिए एक था वो फाहिया ने लिखा है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सोसाइटी दैट एक्चुअली लाइक वाज नॉट इन्वॉल्वड इनटू मच ऑफ क्राइम। यहाँ सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए वैल्यू सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं था, यहाँ फियर के कारण क्राइम को रोका जा रहा, समझे नहीं समझे। देखिए दो प्रकार से है ना, फाहिया ने लिखा कि इंडियन सोसाइटी में क्राइम कम हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी थी, उसके पीछे कारण था मूल्य, समाज के अंदर बेसिकली मूल्य व्यवस्था ऐसी थी कि चोरी नहीं करनी, कॉमन मैन के अंदर भी ये चीज दर्शन के रूप में उसको सिखाई गई थी बचपन से, ठीक है। यहाँ चोरी नहीं करनी, उसके पीछे का कारण उसका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दौर अलग था, प्रॉस्पेरिटी अलग है ना, ग्रोथ हुआ है, एम्पायर बिल्डिंग हुआ है, छोटे किंगडम्स आए हैं, बहुत सारे छोटे बड़े लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ डर था एक ही तरह से, और डर क्या था कि हाथ में आए तो कहीं नहीं रहेंगे, समझे नहीं समझे, हाथ में आए कहीं नहीं। अब जैसे मिडिल ईस्ट के स्टेट्स देखो, वहां तो चोरी करके दिखाओ, पकड़े जाओ तो देखो क्या होता है, समझे नहीं, ये गल्फ के स्टेट्स को आप वहां जाके देखो, तुम पता चलेगा कि तुम चोरी करके पकड़े गए सर ना, कोई बड़ी वस्तु के, तो क्या सर्विस होगी सर, नहीं आपको, वो डर है सर ना, तो कुछ कुछ चीजें फियर से एग्जिस्ट करती है, डर बनाया स्टेट की एग्जिस्टेंस फियर के ऊपर है। इनफैक्ट ये चीज बलबन को भी पता थी, खलजी को भी पता थी, एंड लोधिया को भी पता थी सर। सो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही सेट अप मल्टीपल एग्जांपल्स, दिस एग्जांपल्स were one of the reasons he was able to control the judicial system and the I would say the police system as well sir, okay। तो उसने बहुत लोगों को काम किया सर, समझ रहे, एंड वो किसी का मतलब उसके सबके ऊपर वो ध्यान रखता था, हार्ड पनिशमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगी जुडिशियल के अंदर, तो इससे भी उसकी व्यवस्था ठीक हुई सर, समझे है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, द शिकदार वाज द प्रोविंशियल हेड एट द टाइम, और परगना का जो चीफ था, जो डिस्ट्रिक्ट हेड हुआ करता था, उनको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी थी सर, लोकल रिस्पांसिबिलिटी आपको मिलती है, और लोकल ऑफिसर्स का काम ये था कि क्राइम को रोकना है सर, ठीक है। अगर तुम नहीं रोकोगे तो तुम्हारी सर्विस हो जाएगी सर, है ना, यू आर सपोज्ड टू गेट पनिश्ड। अगर ये ला दे तो कितनी मजा आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन में सर, ठीक है ना, आज की तारीख में भारत में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, हां कैन यू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैन यू इम्प्लीमेंट द सिस्टम इन इंडिया सर, ठीक है, लाएंगे तो कैसा रहेगा, मजा नहीं आएगी सर, ठीक है, नहीं ला सकते साहब, 150 करोड़ की आबादी है, पौने 200 करोड़ हो गए तो 150 नहीं होंगे, और ये पौने 200 करोड़ की आबादी में क्राइम कहीं ना कहीं तो होता ही रहेगा सर, ठीक है, समझे, यू कांट स्टॉप इट 100% सर, कहीं पे भी नहीं। तो वहां बेचारा और यहाँ पुलिस टू पब्लिक रेशियो है कितना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है ना, समझे, पुलिस टू पब्लिक रेशियो कितना है सर, इट्स हार्डली, मतलब डिपेंड्स ऑन 120 150 पर 1 लाख के आसपास है, जो 250 250 के ऊपर होना चाहिए सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ऑब्वियस है कि पुलिस टू पब्लिक रेशियो कम है, पहली बात तो ये। दूसरी कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि है ना, पब्लिक के अंदर वैल्यू सिस्टम भी इतनी है जनता के आसपास, और तीसरी कहानी है कि दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन। ओवरबर्डन क्या है, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करना है और दूसरा इन्वेस्टिगेशन का भी काम करना है। खैर प्रकाश सिंह केस ने तो ये कहा था, प्रकाश सिंह केस में बताया ना, सुप्रीम कोर्ट में 7 कमांडमेंट्स दिए थे, तो कमांडमेंट के अंदर ये कहा था कि भाई पुलिस का जो फंक्शन है वो बदलो सर, लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करो एंड इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट करो, ठीक है, बट देन वो नहीं हो पा रहा है, क्यों, ऑब्वियस है क्योंकि दोनों इंटररिलेटेड है उसके साथ, ओवर ड्यूटी है, ओवर वर्क है। इनफैक्ट पुलिस वाले कितने बेचारे ऑन ड्यूटी, उनकी मृत्यु हो गई है, बीमारी से ग्रसित है सर, क्योंकि 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे की ड्यूटी है सर, ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है सर। खैर चलिए लेते हैं इस बात को, ये हो नहीं सकता, याद रखिएगा। आई गेस किसको इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लोकल रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेकर, पुलिस को लेकर, और फिर उल्टा सवाल ये पूछ लिया था कि कुछ किसी ने इंडिया में किया था नहीं किया, तो कैंडिडेट आंसर नहीं कर पाया था कि इट वाज सूरी हु यूज्ड दिस लोकल रिस्पांसिबिलिटी, है ना, समझे, बट ये थोड़ी स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि किया था। उसमें बेसिकली डाक चौकी यूज किए थे, डाक चौकी काइंड ऑफ थाना थे या चौकी हुआ करती थी सराइस के अंदर, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता था, ठीक है। दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तो ऐसे तो इस्लामिक लॉ की उसने स्थापना की थी, पर्सनल लॉज उसने लागू किए थे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए सर, ठीक है। तो वी विल सी कि लोकल लेवल के ऊपर मुकदमा चौधरी का रिवाइवल हुआ, अगर आपको याद होगा तो लैंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत प्रोमिनेंट हुआ करते थे, काजी को अपॉइंट किया था, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया है ना, समझे, धीरे-धीरे कोडिफिकेशन भी हुआ सर, ठीक है। सूरी के बाद वो उसका छोटा करता है सर, ठीक है, और उसका ये प्लान ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जुडिशियल में एग्जांपल सेट करना। तो मैंने उसके वी विल सी की नेफ्यू के बारे में बताया कि उसने किसी को मोलेस्ट किया, है ना, और बड़ा खराब सीन था, मतलब दैट लेडी वाज टेकिंग बात, है ना, ही एंटर्ड और फिर जाके उसने मोलेस्ट कर रहा था, तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे साथ भी यही होगा सर, ठीक है। फिर मालवा का गवर्नर था, उसकी जागीर ले ली थी उसने, करप्शन की चाल लगी थी इसके ऊपर सर, ठीक है। तो मर्चेंट कुड ट्रैवल एंड स्लीप इन द डेजर्ट विदाउट बीइंग फियर ऑफ लॉ, मेरे को लूट देगा, मेरे को चिंता नहीं थी उसको सर, पता था कि सूरी है सबका सुसुले निकाल देगा सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि शेरशाह सूरी का दबदबा है, अपना जलवा था अपने एरिया के अंदर सर, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी है। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो सूरी जो करने की कोशिश करेगा वो करेगा विद रिस्पेक्ट टू वी विल फाइंड पब्लिक वेलफेयर, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसको सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये इन सब के बाद आता है, समझे। प्रोविंशियल लोकल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जब ठीक होगा तो ओवरऑल वेलफेयर क्रिएट होने की शुरुआत हो जाएगी और ट्रेड कॉमर्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को अच्छी तरह से स्ट्रेंथन किया कि नहीं किया, फाइट विल फाइंड कि पुलिस और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया, तो इन सबको ठीक करने के कारण आपकी व्यवस्था बदलेगी नहीं बदलेगी सर। ये व्यवस्था के अंतर्गत विल फाइंड कि प्रोविंसेस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी सर, तो इसने क्या किया कि सरकार सिस्टम को शुरुआत की। तो कोई भी प्रोविंस होता है इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सरकार्स, कई ओके। सो ये बेसिकली पूरे एम्पायर को सरकार में डिवाइड कर दिया सर, और कहानी ये है कि उसने एक प्रोविंस में ड्यूअल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया कि नो सिंगल पर्सन शुड बी हेड ऑफ द प्रोविंस, क्योंकि एक व्यक्ति रहता तो बॉम्ब हो जाती, ये चीज फिर अकबर भी फॉलो करेगा सर, समझे। सो ही वाज वेरी स्मार्ट, समझे। इसने ये प्लान किया कि द डिवीजन ऑफ द एम्पायर शुड बी बेस्ड ऑन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को सरकार कहा गया, एंड वी विल कम टू नो कि ये जो प्रोविंसेस को सरकार कहा गया ये इसने शुरुआत की थी फिर अकबर इसको आगे चला गया, समझे। सो ही क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमें ट्रेडिशनली मुगलों के कोर्ट में बहुत देखने को मिले, क्योंकि मुगल इसको इंप्लीमेंट करेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इन द सूरी एडमिनिस्ट्रेशन दे वर द फर्स्ट वंस, ओके। यहाँ उसके इनोवेशंस मिलते हैं, ऐसा भी नहीं था कि इनोवेशंस नहीं थे, ओके। तो एक एम्पायर है उसका, ये एम्पायर के अंतर्गत उसने बहुत सारे सैकड़ों प्रोविंसेस थे, ये प्रोविंसेस को सरकार के रूप में कंसीडर किया गया। से फॉर एग्जांपल मल्टीपल सरकार की पोजीशंस की अगर वो बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करते हुए दो एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करेगा अलग-अलग ड्यूअल रोल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट का पुलिस चीफ भी अलग होना चाहिए, सारी भाषा, ठीक है, समझे। कलेक्टर का काम करने दो, है ना, मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट का काम करने दो, ओके। इसके नीचे आता था परगना, परगना इज नथिंग बट अ ब्लॉक और तहसील और ग्रुप ऑफ विलेज, है ना, कि बहुत सारे गांव का समूह को परगना कहते हैं, ठीक है। तो अकबर बेसिकली ये सिस्टम को भी लागू करेगा सर, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि इट वाज इन द टेन्योर ऑफ दिस पर्सन, वी विल फाइंड कि सूरी ओनली वी विल कम टू नो कि ये व्यवस्था हमको यहाँ से देखने को मिली, एंड वी विल फाइंड कि परगना सिस्टम भी आपको मिलती है। परगना में भी इसने इसी प्रकार की रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया था और एक पूरी हायरार्की क्रिएट की थी सर, ओके। तो यहाँ से आपको समझाता हूँ कि कहानी किस तरह से है, किस तरह से चीजें चलती है सर, ओके। तो एक कहानी है वो सरकार सिस्टम सर, समझेंगे समझे, और सरकार को बेसिकली वो चलाने की कोशिश कर रहा था। सरकार के बाद परगना, विलेज और उसके नीचे बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं ऑफिशियल्स, ओके। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये अकबर ने बनाई थी, सूरी ने नहीं बनाई थी, बट वी हैव नाउ एविडेंसेस कि इट वाज सूरी हु हैड बिल्ट अप दी सरकार सिस्टम ऑफ दैट टाइम एज़ वेल, सर, समझे। तो गांव को कभी-कभी मौजा के रूप में भी पहचानते हैं, वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस कीवर्ड एज़ वेल, ओके। तो कहानी के अंतर्गत हमें तीन चार चीजें पता होनी चाहिए।
उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली सरकार जो है मेनली जो था सिस्टम था उसके अंदर में 2 ऑफिशियल्स अपॉइंट किए सर, ठीक है? एक को बनाया मुंशी और एक को बनाया शिकदार सर, है ना समझे? बोथ वर हैविंग इंपॉर्टेंट आई वुड से रेवेन्यू एंड जुडिशियल वर्क सर, है ना? मुंशी जो था या मुंशिफ जो हुआ करता था, ही वाज़ द पर्सन जो जज के रूप में काम करता था सर, ठीक है ना? और अगर आप देखोगे तो शिकदार था, शिकदार का काम था, वो था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सर, ओके? तो इससे क्या होता था कि एक व्यक्ति जुडिशियल का काम करेगा, दूसरा व्यक्ति अगर आप देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा सर, है ना? एक रेवेन्यू के साथ भी हेल्प करेगा सर, मतलब शिकदार जो है जैसे वो रेवेन्यू का भी काम कर रहा था, ठीक है? एंड मुंशिफ जो है वो बेसिकली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करता रहेगा सर, गेटिंग ओके? तो उसने अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई, ये व्यवस्था के रूप में हमको ये पता चलता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए, ये बैलेंसेस के कारण विद्रोह ना हो, उसके भी उसने काम करने की कोशिश की है सर, ठीक है ना समझे? सो द शिकदार्स मेंटेन सोल्जर्स, दे असिस्टेड इन कलेक्टिंग रॉयल ड्यूज बिसाइड दे यूज्ड टू प्रेजेंट इन द लोकल कोर्ट्स एज़ वेल सर, ठीक है? फिर नीचे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलेंगे। अब देखिए कि 2 प्रकार के शिकदार थे, एक परगना में भी शिकदार था और एक ऊपर सरकार में भी शिकदार था ना, इंटरेस्टिंग कहानी है। जो शिकदार ऊपर था उसको कहते थे शिकदार ए शिकदारान, है ना? समझे नहीं समझे? हाँ, शिकदारों का शिकदार, है ना? समझे नहीं समझे? हाँ, दर-ए-दुरान, बोले कौन बोले? मोती में मोती, बोले तुम बोले शिकदार ए शिकदारान, समझे नहीं समझे? राजा-राजान, समझे, है ना? गेटिंग ओपन, राजा-राजा मतलब राजाओं का राजा सर, इस तरह के टाइटल ये लोग देते थे। तो ये जो बड़ी पोजीशन है ना, दर-ए-दुरान समझ में आता है? मोती में मोती इसको दिल्ली को कहा गया था कि बहुत सारे मोती हैं हमारे यहाँ सर, जितने भी रूलर्स हैं, अहमद चौधरी आ रहे थे शासन के ऊपर, तब उसको आइडेंटिफाई करके उन्होंने जितने भी ट्राइब्स थे उन्होंने कहा दर-ए-दुरान। तो यहाँ कहा गया शिकदार ए शिकदारान कि शिकदारों का भी शिकदार है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जो परगना है, ब्लॉक ऑफ विलेजेस है, उसके अंदर आपको सैकड़ों शिकदार्स मिलेंगे। उसके ऊपर एक मुख्य शिकदार है, जो पूरे स्टेट को चलाता है, प्रोविंसेस को चला रहा है सर, गेटिंग ओपन, ओके? तो कहानी हमको ये देखने को मिली कि इसने शिकदार को ऑफिशियल दिया, शिकदार के रूप में वी विल फाइंड कि ऊपर तो था ही, फिर नीचे आपको शिकदार भी मिलता है, नीचे आपको मुंसिफ भी मिलता है, नीचे आपको अमीन भी मिलेगा सर, ठीक है ना समझे? सो दैट डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स दे वर इन्वॉल्वड इनटू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विथिन द वी कैन से प्रोविंस और विथिन द डिस्ट्रिक्ट एज़ वेल सर, ठीक है ना समझे? अब जैसे अमीन हुआ करता था, वो छोटे लेवल के ऊपर शिकदार की इक्विवेलेंट ही स्टेटस रखता था सर, ओके? एंड वी विल फाइंड ये विलेज एंड मौजा सेम ओनली सर, ठीक? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो विलेज एंड मौजा आर सेम ओनली, ये टर्मिनोलॉजी हमें पता चलता है कि इसके यहाँ पे यूज़ हुई थी, क्या कहते हैं सूरी के समय पे सर, ठीक है ना समझे? तो हमें ये कहानी पता होना चाहिए कि कैसे ये हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर वर सो मच ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर, ओके? तो मुंसिफ भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है, आपको पटवारी मिलेगा गाँव के अंदर, फिर चौधरी मुकद्दम की पूरी सिस्टम मिलती है सर, ठीक है? तो उसने गेम ये किया कि ही डिवाइडेड द प्रोविंसेस इनटू सरकार। सरकार में जो चीफ था शिकदार शिकदारन, द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस एंड मुंसिफ है मुंसिफ, है ना? लोकल रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इनफैक्ट ये जो क्रिमिनल जस्टिस का काम है उसको दिया गया शिकदार को कि भाई तू चला सर, गेटिंग ओपन, ओके? और बाकी सारी जो कहानी है वो अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी दैट बताने की कोशिश कीजिए कि दूसरा बंदा चलाएगा सर, है ना? तो इससे क्या होता है कि वो डिवीजन ऑफ वर्क होता रहेगा सर। सरकार को परगना में डिवाइड किया गया, उसमें भी एक शिकदार था, उसमें भी एक मुंसिफ था, मुंसिफ के साथ अमीन आपको मिल जाएगा सर, है ना? जो रेवेन्यू की सिस्टम थी। परगना को गाँव में डिवाइड किया गया, उसके अंदर मुखिया था हेडमैन, नॉर्मली हेडमैन जो था वो विलेज का चीफ हुआ करता था, ठीक है ना समझे? एंड यू विल फाइंड कि इनको भी खुद मुकद्दम चौधरी हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास के अंदर, वही लोगों की अपॉइंटमेंट होती है सर, ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश करेगा। कहने की बात ये है, ये बैलेंस ऑफ पावर नॉर्मली वी विल फाइंड कि हमको सल्तनत के अंदर नहीं था कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 बंदे दोनों को इक्विवेलेंट कर दो सर, है ना? सीधे-सीधे नहीं मिलती, ये थोड़ी नई सिस्टम आपको मिलेगी सर। इनफैक्ट खासियत ये थी कि लोकल लेवल पे भी ये बंदा अपॉइंट करता था, है ना? मैंने बताया लोकल पुलिस इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट, है ना? पटवारियों की अपॉइंटमेंट भी चीफ मिनिस्टर करने लग जाओगे, कैसा मजा आएगा सर, ठीक है? गेटिंग ओपन, ओके? समझ आएगा, दिलवारा आएगा, पटवारी को अपॉइंटमेंट किया आपने। अरे सर छोड़ दीजिए सर, सीएम है, पॉलिसी लेवल के डिसीजन लीजिए। ऐसा चिंदी काम कैसा लगता है? अच्छा थोड़ी लगता है आपको सर, ठीक है ना? पटवारियों का अपॉइंटमेंट करता है सर, पॉलिसी लेवल हाई लेवल डिसीजन होता है सर, एग्जीक्यूटिव हो तो एग्जीक्यूटिव समझो सर, समझ में आ गई? हाँ, तो क्या कहते हैं कि नौकरी का मेला लगाएँगे सरकारी और फिर वो पटवारियों की जब उनको लेटर देने होते हैं ना जॉइनिंग जॉइनिंग के लिए उनको जो काइंड ऑफ जो रिसीविंग के लिए फंक्शन होता है, उसमें भी सीएम साहब आके हमने देखो नौकरी दिया सर, ठीक है ना? जितने सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करवाया लोकल पॉलिसीज में, तो वही कहानी आपको यहाँ भी मिलेगी। गेटिंग ओके, सो वी विल फाइंड कि ही हैड द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, ही हैड द पावर ऑफ डिसमिसल एज़ वेल सर, ठीक है ना? परगना और सरकार के ऑफिशियल्स का तो काइंड ऑफ वेरी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलता है इन द सूरी पीरियड एज़ वेल सर, ठीक है ना? अब देखिए कि इसी सरकार की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम आपको यहाँ से देखने को मिलती है, इसमें गाँव के अंदर हमें चौकीदार मिलेंगे सर, ठीक है? काइंड ऑफ वी विल फाइंड कि विलेज के अंदर पटवारी मिलेंगे और पटवारी के साथ-साथ आपको मिलेंगे चौकीदार सर, ठीक है ना? इनफैक्ट ये भी 2 प्रकार की व्यवस्था थी। चौकीदार वर दी काइंड ऑफ विल सी जो सिक्योरिटी का काम कर रहे थे एंड द पुलिस वर द अकाउंटेंट एज़ वेल, है ना? और ट्रेडिशनल आपको चौधरी और मुकद्दम तो मिलता ही है, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था। इनका फिर से अभी रोल प्ले आपको फिर से उभरता हुआ देखने को मिलेगा सर, ठीक है? गेटिंग ओके, तो वी विल फाइंड कि ये पूरी स्टोरी है, हमको क्लियर हो जाना चाहिए। नॉर्मली गाँव में इंटरफेरेंस कम होता था, परगना और सरकार लेवल तक तो उसकी इंटरफेरेंस रहती थी सर, समझे? सो देयर इज़ लेसर एविडेंसेस ऑफ इंटरफेरेंस इनटू विलेजेस क्योंकि गाँव में अब चिंदी काम के लिए कौन जाएगा सर, ठीक है? पर ऊपर के लेवल तक तो हमको ये मिलेगा कि ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल इट आउट एज़ वेल सर, है ना? तो ये कहानी हमको क्लियर हो जानी चाहिए सर, ओके? इसके सिवाय वी विल फाइंड खिलजी का जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो था रेवेन्यू। रेवेन्यू को शुरू करते हैं, छोटा ब्रेक लेते हैं, देन वी कैन वंस अगेन स्टार्ट एंड देन कंक्लूड विद द रेवेन्यू, पब्लिक वेलफेयर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एज़ वेल सर, ओके? तो एसएसटी वाला ब्रेक ले लेते हैं, शुभम आए कि नहीं आए सर, ठीक है? हाँ, शुभम 1 मिनट एसएसटी इज़ 5 मिनट्स सर एंड शाम की बैच में एक आते हैं प्रदीप सर, ठीक है ना? प्रदीप हर एक क्लास में पिंग करते हैं सर, है ना? शाम की बैच में आते हैं वो जीएस वाली बैच में। सर ब्रेक देता हो, ब्रेक देता सर। उसमें कभी-कभी शाम की बैच में मैं 3-3 घंटा भी पढ़ाता हूँ। थोड़ा कोर्स पीछे चल जाता है। तो 1-2 दिन मैंने सेशन थोड़े लंबे ले लिए सर, ठीक है? बेचारा बौखला गया। सर इतना सारा, है ना? चलिए सर, ठीक है? वापस आता हूँ।
सांस ले दो। हाँ जी सर। चलिए, तो अपन कहाँ थे? हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सूरी। ओके, अब देखिए सूरी में क्या हुआ? सूरी को रेवेन्यू सिस्टम को टाइट करना था, उसके बहुत सारे कारण थे सर। ओके, सो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम भाग के ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा। कोई आया था, बोला हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, मैंने बोला रुको। तो फटाफट नीचे गया, मतलब मेरा नीचे दुकान, नीचे मकान ऊपर दुकान है, माय स्टूडियो इज इन द सेकंड फ्लोर। सुबह कोई गेस्ट आया, तो उनको ना मेरे को आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने ऊपर से आवाज़ दिया हैप्पी दिवाली। फिर मुझे लगा, बोले 1 मिनट, मैंने क्लास चालू है, मैंने बोला रुको मैं हैप्पी दिवाली करके आता हूँ। तो उसके चक्कर में समझे, नीचे गया, हैप्पी दिवाली, फिर वापस आ गया। तो चलिए सर ठीक है, नॉर्मली नहीं मिलता वो, दिवाली की इसके लिए, बाकी नॉर्मली तो नहीं, मतलब नहीं सर, वो ब्रेक फिर वो थोड़ा ज़ोन चेंज हो जाता है। चलो, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली फाइनेंसेस की। अब देखिए शेरशाह सूरी को एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और वो थी बेसिकली फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्यों था? क्योंकि आप देखिए कि इसके पहले वी विल फाइंड कि लोधियों के समय पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। विल सी कि जब आया तो बाबर कुड नॉट ब्रिंग ऑन द रिफॉर्म्स। हमने देखा कि हुमायूं के टाइम पे भी हमें पता चल रहा है कि कोई रिफॉर्म्स इकोनॉमिकली नहीं हुए। सूरी जब बिहार और बंगाल के अंदर पोस्टेड था, या जब उसने वहाँ पे ये डोमिनेशन किया था, तब उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था कि देखो पैसा तो बहुत जरूरी है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा जरूरी है तो हमें चीजें बदलनी पड़ेगी सर, समझे? तो इस वजह के रूप में ही वांटेड टू ब्रिंग रेवेन्यू रिफॉर्म्स। ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स बेसिकली तभी हो पाएगा जब अच्छा एडमिशन हो पाएगा, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है ना, समझे? ये तभी हो पाएगा जब उसके पास पीजेंट्री की कंडीशन के बारे में पता होगा। उसको ये भी चिंता थी कि लैंड को मेजर करने के लिए कैसे हम लोग काम करेंगे, बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रॉब्लम्स में आ रही थी सर, ठीक है? सो इस तरह से सूरी का प्लान ये था, वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 10 नहीं 12-15 बार हो जाता है सर, ठीक है? 10 टाइम्स नहीं होता सर, इट टेक्स 15 टाइम्स फॉर मी टू अप एंड डाउन इन द डे सर, है ना? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। 10 बार तो कम है सर। सुबह सुबह से ये तो मतलब आई हैव, है ना, 30-35 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गए सर, समझ नहीं चलते। लेट मी कम बैक। तो कहानी क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ सूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमें क्या-क्या चीजें मिली सर। तो उसको लैंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पता थी, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस भी देख लिया था उसने, टाइम से ही कि क्राइसिस चल रहा है हुमायूं के पीरियड से, तो सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है, तो उसने इसके लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए सर। ओके, तो रिफॉर्म में क्या-क्या चीजें करनी थी? तो पहले लैंड का रिकॉर्ड ही नहीं था इनके पास, बाबर के समय में कोई रिकॉर्ड नहीं था, हुमायूं के समय में कोई रिकॉर्ड नहीं था, खाली इन्होंने जागीर के ऊपर जागीर देके रखी थी। अब जागीरदार अपने हिसाब से सिस्टम चलाते थे, मैंने आपको बताया पिछले क्लास के अंदर, द जागीरदार्स यूज्ड टू रन देयर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर ओन एरिया एंड विल टू नो कि जागीरदार डेटा देता नहीं था राजा को कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो उसने लैंड मेजरमेंट को फिर से इंट्रोड्यूस किया, है ना? तो रीइंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि जो चीज सिकंदर सूरी के या समय पे, या वी विल फाइंड कि सिकंदर लोधी के समय पे एस्टैब्लिश की गई थी, उसको फिर से एस्टैब्लिश करता है, और इसी को कहते हैं गज़ सिकंदरी। हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कि गज़ सिकंदरी जो उस पीरियड के अंदर एस्टैब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी, सिकंदर लोधी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, उसको ये फिर से बनाता है। उसने कहा कि भाई देखो एक काम करो, अपन फिर से मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने बीघे जमीन के अंदर हो रही है, कौन सा क्रॉप है। तो लैंड का मेजरमेंट हो गया, लैंड का क्लासिफिकेशन हो गया, लैंड का डेटा आ गया आपके पास, है ना, समझे? सीजन बाय सीजन सब कुछ समझ में आ गया। इन्होंने बीघा के शेड्यूल रेट बना दिए। शेड्यूल रेट का मतलब ये है कि भाई एक बीघा में ये क्रॉप होता है, उसकी मार्केट में कितनी प्राइसेस है, और सीजन बाय सीजन हमारे पास सब कुछ डेटा होना चाहिए सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट इनके पास उतना डेटा था कि ये सब डिविजन को आइडेंटिफाई कर पाते थे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, परगना है, परगना की गांव है, गांव में से कितना प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, कौन सी क्रॉप का कहां पे हो रहा है। तो इस बेस के रूप में भी कम टू नो कि उसने पूरी पूरी सिस्टम को एनहांस कर दिया सर, समझे? ये एनहांसमेंट के रूप में इसके पास हर एक डिटेल मिलनी शुरू हो गई। प्लान तो ये था कि ये सिस्टम को पूरे भारत के अंदर लागू किया जाए, जहां उसने एम्पायर बनाने की कोशिश की है सर, ठीक है? प्रॉब्लम ये था कि बाकी सारे एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि देयर वर कंटीन्यूअस रिबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वी विल कम टू नो कि इस पीरियड के अंदर और भी प्रॉब्लम्स हमको यहां से मिलेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उसने कुछ जगह के ऊपर लोकल सिस्टम को चलाया, कुछ जगह के ऊपर नई सिस्टम को लागू किया सर, है ना, समझे? सो इन सम ऑफ द कंट्री द ओल्ड सिस्टम कंटिन्यू, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री द न्यू सिस्टम कंटिन्यू। कहीं पे 1/3 प्रोडक्शन लिया गया, कहीं पे 1/4 प्रोडक्शन लिया गया, स्टेट की जो है ना सर, उस तरह से डिपेंड करती थी। एवरेज 1/3 के आसपास आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और उसने वी विल फाइंड कि अलग-अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करके, आमिल्स को मैंने आपको बताया, कानूनगो को बताया, पटवारी से मुकद्दम है ना, इन सबको कहा कि भाई तुम मेरे लिए पैसा कलेक्ट करके आओगे, और तुम्हारा ये जो काम है बेसिकली जिसके थ्रू ये सिस्टम चलेगी सर, गेटिंग ओके। तो बिकॉज़ ही हैड अ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकॉज़ ही वाज लोकल गवर्नर, ही न्यू हाउ टू रन द स्टेट सिस्टम एज़ वेल, ओके। इसने बेसिकली एक सिस्टम को लागू किया, इसी को कहते हैं ज़ब्ती सिस्टम। ये ज़ब्ती सिस्टम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अकबर भी इसी को लागू करेगा। अब देखिए अकबर 10 साल सिस्टम लेके आया था, 10 साल में उसने 10 साल का रेवेन्यू का एक डेटा निकाल के एवरेज की जो प्रोड्यूस थी उसकी वैल्यू निकाली थी, कि अगर आपकी एक साल 100 रुपए की उपज हो रही है, दूसरे साल 20 रुपए की हो रही है, तीसरे साल 50 की हो रही है, चौथे साल 400 की हो रही है। इस तरह से 10 साल का डेटा इकट्ठा करके आपने 10 साल सिस्टम बनाई थी। 10 साल सिस्टम से पहले की जो आगे की प्रोसेस है, जहां मेजरमेंट करना, उसको बेसिकली सिस्टमैटिक करना, डेटा को इकट्ठा करना, उसको ज़ब्ती हर साल के रूप में पहचानते थे, वो बेसिकली अकबर ने सूरी से ही कॉपी किया था। इंटरेस्टिंग कहानी आपको वहां तक देखने को मिलती है कि सूरी का मंत्री था, वो अकबर कोर्ट में बैठता था सर, समझे नहीं समझे? सो यू विल फाइंड इन 1556 व्हेन द सूरीज वर डिस्पोज्ड ऑफ द पावर, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू रिटेन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स हु वर एडमिनिस्ट्रेटिंग द सूरी रेवेन्यू सिस्टम। हां, अगर आपको याद होगा सूरी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर का एक मंत्री हुआ करता था, उसका नाम क्या था सर? क्या नाम था सर? है ना, अकबर को बेसिकली जो रेवेन्यू सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म्स लेके आया और उसकी रेवेन्यू को बढ़ाने की काम किया, व्हाट वाज नेम सर? ठीक है ना, समझे? टोडरमल का नाम सुना है कि नहीं सुना सर? ओके, टोडरमल वाज वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर्स नवरत्नास, ही वाज ओरिजिनली बिलोंग टू द सूरी कोर्ट, गेटिंग ओके। तो इसने क्या किया कि पूरी की पूरी डेटा इकट्ठा किया, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी ऑफ लैंड को देखा कि कौन सी क्वालिटी ऑफ लैंड है, अच्छी है, खराब है, मीडियम क्वालिटी की है सर, ठीक है? और उस हिसाब से उसने वी विल कम टू नो कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है करने की शुरुआत की। इसमें उसने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें बताया। इसने कहा कि देखो किसान बहुत बार ऐसे होंगे वेयर वी विल फाइंड कि ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं होंगे, या किसानों को अपनी जो राइट्स है और किसानों को अपनी जो कर्तव्य है स्टेट के प्रति वो कभी पता नहीं होगी। तो उसने दो प्रकार की सिस्टम लागू की, इसको कहते हैं कबूलियत सिस्टम एंड पट्टा सिस्टम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डन सर, ठीक है? किसानों के अधिकार और किसानों की जो ओनरशिप राइट्स है या काइंड ऑफ उसके ऊपर जो किसानों के कंट्रोल राइट्स है वो कोई और ना छीन के चला जाए, इसके लिए पट्टा लिखने की शुरुआत की। इसने अपने अधिकारियों को कहा यू गिव मी द डिटेल्स, क्योंकि आपने लैंड को मेजर कर दिया है, आपके पास लैंड की रिकॉर्ड्स पूरी की पूरी आ गई है कि कितनी क्वांटिटी लैंड किसके ओनरशिप के अंदर है, उनको कागज के ऊपर लिख के दे दो कि ये पट्टा तुम्हारे नाम का है। समझे नहीं समझे? आज की तारीख में 7 बार हम लोग इसको पहचानते हैं सर, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट तो 12 नंबर का टोटल फॉर्म है, उसमें से 7 नंबर का फॉर्म है, उसमें सब डिटेल आपको मिलेगा कि किसकी लैंड है, कौन है, इसका ओनर कहां पे रहता था, आगे की कहानी कैसे, ठीक है? और बेसिकली ये जो डेटा है डॉक्यूमेंट है, इससे हमको पता चलता है कि ओनरशिप राइट्स के बारे में पता चल गया। ये पट्टा भी कि किसानों को दिया गया और कहा गया कि देखो तुम ओनर के रूप में हो, अब तुम्हारी लैंड की कंजर्वेशन हो गई, अब तुम्हें कोई हटाएगा नहीं यहाँ से सर, ठीक है? और उसके बाद कम टू नो कि किसानों को कहा गया कि देखो तुम ओनर हो, तो हम तुमसे एक फॉर्म लेंगे जिसे हम कहते हैं कबूलियत फॉर्म। कबूलियत का मतलब है कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब यहाँ कबूल है बेसिकली कोई और चीजों के लिए नहीं था, पर पैसों के लिए था, कि हम स्टेट को पैसा देंगे, ये हमें कबूल है।
हम स्टेट को बेसिकली अपनी एनुअल रेवेन्यू देंगे, ये हमारे लिए कबूल है सर, ठीक है। और हमारा प्लान ये है कि भाई आपने हमको पट्टा दिया है, तो वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग सर कि वी विल पे द रेवेन्यू इन अ सिस्टमैटिक वे, विल नॉट बी इन अ करेक्ट वे, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। और इस तरह से सूरी वाज एबल टू रिफॉर्म आउट अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिंगिंग ऑन आई वुड से रेवेन्यू सिस्टम, जिसके कारण पीजेंट्री जो है उनकी एफिलिएशन स्टेट के साथ होगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसने वी विल सी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में कहा, उसने कहा कि आज के बाद कोई भी मिडलमैन पैसा नहीं कलेक्ट करेगा। मेरे जो ऑफिशियल्स है, पटवारी है, खूट है, मुकदम है, जिनको मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आते हैं, ये लोग पैसा कलेक्ट करेंगे। अगर किसान को पैसा चाहिए तो एडवांस मनी के रूप में टका भी देने के लिए भी तैयार हूं, आई एम रेडी टू गिव टका भी एज वेल। और कोई करप्शन का केस आएगा तो मुझे बताना, मैं इन सबकी सर्विस करूंगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बेसिस के रूप में ही प्लेड अ वेरी स्मार्ट सिस्टम। अंडर द स्मार्ट सिस्टम शिकदार्स वर सपोज्ड टू कलेक्ट द मनी इन द ट्रेजरी। शिकदार वाज द हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द परगना एंड आल्सो द प्रोविंस, और कहा गया कि देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी दैट द मनी शुड बी डिपॉजिटेड इनटू द ट्रेजरी। इफ थिंग गोस अमीस तो याद रखिएगा कि उसके बाद तुम्हारी सर्विस हो जाएगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि इसने पूरी रेवेन्यू सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को बदला। इसके कारण हमें पता चलता है कि मेजरमेंट सिस्टम आई, जैसे उसने बीघा की यूनिट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, 60 बाय 60 का एक था, उसको बेसिकली बीघा कहते थे। उसने रोप का यूज करने की शुरुआत की, जरीब सर है ना, समझे। और ये कानून को, मुकदम, इन सबको बेसिकली असेसमेंट करा। असेसमेंट से फायदा ये होता था कि ही हैड ऑलरेडी प्रीवियस डेटा एंड डिटेल्स अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट वी कैन से क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रेवेन्यू दैट ही विल बी गेटिंग, समझे। नॉर्मली क्या होता है कि वंस यू असेस ना, आज की तारीख में स्टेट असेसमेंट कराती है। जैसे स्टेट के पास आपका प्रीवियस डेटा रहता है इनकम टैक्स का, है ना, तो स्टेट को पता होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैंने पिछले साल 10 लाख रुपया बेसिकली कमाया था, तो इस बार अगर आप कम टैक्स दिखाओगे या आप कहोगे कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कम हो गई, तो तुरंत ही आपको नोटिस आएगा भाई इतनी कैसे कम हो गई, जरा बता दो हमें सर, ठीक है ना। क्योंकि तुम तो एक साल के ऊपर कह रहे थे कि भाई पिछले साल 10 लाख, उसके अगले साल 10 लाख, उसके अगले साल 5 लाख, ठीक है ना, समझे। तो कुछ समथिंग इस समय करेंगे। इसके पास भी डेटा था, असेसमेंट करके रखा था कि भाई इतनी क्वांटिटी ऑफ लैंड है, उसमें से इतना रुपया आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो दो ही ऑप्शन है, या करप्शन हुआ है, या किसान को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या किसान अपने हिसाब से नहीं दे रहा है। किसान क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि किसान की डैमेज होगी, क्रॉप डैमेज होगी, तो उसको एडवांस में पैसा तो टका भी दो। नहीं दे रहा है तो उसको याद रखो कि बेटा तुमने कबूलियत ली है, कबूलियत के अंदर तुमने खुद ही बताया है कि इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे द टैक्सेस। हमने तुमको गारंटी दी है पट्टा देके कि हम बीच में आपको इंटरफियर नहीं करेंगे। तो किस बात का प्रॉब्लम सर, नगरी होगा। ओके, तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि इस बेसिस के रूप में जो व्यवस्था इसने क्रिएट की, ये व्यवस्था के रूप में बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आपको मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनफैक्ट इस पीरियड में जो विलेज के मुखिया हुआ करते थे, वो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करते थे मेनी टाइम्स ऑफ पीजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेस, है ना। अब आप पूछोगे कि ये सेस किस बात का है? क्योंकि स्टेट को पता था कि अकाल पड़ सकता है, स्टेट को पता था कि क्रॉप फेलियर हो सकता है, स्टेट को पता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसने वी विल फाइंड कि एक बीघे के ऊपर से कुछ कुछ पैसा कंटीजेंसी में डाला सेस के रूप में। आज स्टेट लेता है एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस, है ना, स्वच्छ भारत सेस लेता है कि नहीं लेता, कि टैक्स ऑन टैक्स आपको देने की कोशिश करनी है सर। क्यों? क्योंकि ये पैसा वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहा है। तो अगर आप यहाँ कहीं भविष्य में अकाल पड़ गया, काइंड ऑफ माइंड लाइक सिचुएशन आ गई, प्रॉब्लम्स हो गई, तो क्या होगा सर, ठीक है। तो उस पीरियड में ये सेस का पैसा यूज करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसने जो भी पैसा आ रहा था, खास कर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके, उसमें 5% उसने लेबर सेस भी लागू करने की कोशिश की थी। अब ये जो लेबर सेस था वो किसके लिए था? तो लेबर सेस वाज एक्चुअली इनकर्ड ऑन द पीजेंट्री जस्ट टू पे अप द एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन सर, समझे नहीं समझे, कि भाई यहाँ जो पैसा कलेक्ट करने के लिए जो खर्चा हो रहा है, उसके अंतर्गत भी अगर आप समझने की कोशिश करिए, वी विल फाइंड कि ये टैक्सेस को कलेक्ट करेगा और कहे कि ये एक्स्ट्रा पैसा है जो मैं बेसिकली आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खर्चा हो रहा है, मेरे बंदे तुम्हारे यहाँ आते हैं, कलेक्टर आता है, रेवेन्यू ऑफिशियल आता है, उसके एम्बेसडर का खर्चा है, लाल बत्ती का उसका लाइट बिल आता है सर, ना, पीछे कैमरामैन को रखना पड़ता है, उसका भी खर्चा निकालना पड़ता है सर, ठीक है, टीम को नाश्ता कराना पड़ता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह से वी विल फाइंड कि ये भी काम करेगा। दूसरी कहानी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर आपको रिमिशन की भी कहानी देखने मिलती है। रिमिशन इन द केस ऑफ नेशनल कैलामिटी और रिमिशन इवन इन द केस ऑफ वॉरफेयर और आर्मी सर, ठीक है। उसने अपनी आर्मी को बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि देखो तुम जब भी मूवमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू डू नॉट डैमेज आउट एनी क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस है कि तुम्हारी मूवमेंट के कारण किसी को नुकसान हो जाए, कोई किसान बेचारा परेशान हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। और अगर डैमेज हो गया है तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करके देगी सर, है ना। तो इस तरह से ही इज ट्राइंग टू क्रिएट वेलफेयर पॉलिसीज along with heavy we can say revenue collection as well, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कहीं हमको ये देखने को मिलती है कि सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि भाई देखो ये तो बहुत बड़ी सिस्टमैटिक वे के अंदर उसने अच्छा काम किया, इनोवेशन किया, है ना, रिमिशन देने का कामकाज, कंपनसेशन देने का कामकाज, ये कहां था सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, तो बड़ा सिग्निफिकेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट देन वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में जब इसको डिटेल में स्टडी किया और फिर एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स आए जिन्होंने कहा कि देखो सूरी ने वेलफेयर किया, दूसरे ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने आके कहा कि कोई वेलफेयर नहीं था, इसमें इसने गेम किया। गेम क्या किया पता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी विल फाइंड कि ये पट्टा देते थे जमीन का, बहुत किसान थे, इनको पट्टा दिया गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि पट्टे के अंतर्गत गुड लैंड, मिडलिंग लैंड एंड बैड लैंड सर, है ना, समझे नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता चलता है कि उसमें बहुत सारे किसानों को मिडिल से लेकर बैड क्वालिटी ऑफ लैंड देने की कोशिश की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब होता क्या था कि मिडिल से लेकर बैड क्वालिटी ऑफ लैंड देने की कोशिश की गई कि उसमें किसान कोई उपज कर पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल फाइंड द क्वालिटी ऑफ लैंड that was issued in the form of ownership rights and pattas to the peasantry dependent on the whims and fancies of the local farmer or the local administrator, जो आके we will see कि डिसाइड करेगा कि तुमको वो पट्टा दिया जा रहा है। अरे सर देखो, नवनीत को पटवारी है, अब नवनीत गांव में गया, हिमांशु, मुकेश, श्रेया, है ना, ये सब कैसे उसके आजू बाजू में इकट्ठे हो गए, मोहन और ये सब लोग, है ना, ध्रुव और ये लोग, है ना, समझे, बोले सर 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 पट्टा पट्टा पट्टा। अब नवनीत का दोस्त है ये ध्रुव सर, ठीक है ना, समझे। तो नवनीत ने ध्रुव को बुलाया, बोले इधर भाई ये ले पट्टा तेरे नाम का, पानी है ना वहां नदी जा रही है, उसके बाद वाली जमीन तेरे नाम की। ध्रुव खुश हो गया सर, ठीक है ना, समझे। फिर मुकेश गया, उसके बाद मुकेश ने एक बार नवनीत कंप्लेन कर दी थी ऊपर राजा को सर, समझे। तो व्हाट विल हैपन सर, इट विल लीड टू अ कंडीशन वेयर वी विल सी कि मुकेश की पति नव को जो ग्रज था वो ग्रज यहाँ पट्टे में निकल के आया, और परिणाम ये हुआ कि पट्टे के अंतर्गत जो क्वालिटी ऑफ लैंड इसको इशू करनी चाहिए थी दूर की थी, बंजर जमीन, जब वहां खेती का सर वहां तो कुछ हो गया नहीं, वही तो बता रहे हैं सर, ठीक है, समझे। ऊपर से डेटा का अंदर भी मैनिपुलेशन किसके हाथ में था, नवनीत के हाथ में था सर, ठीक है। सो द लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल विल बी पुटिंग द इन्फॉर्मेशन, और वही इन्फॉर्मेशन ऊपर थी, कोई चेक करने थोड़ी जाएगा ऊपर जाकर मंत्री, है ना, कि भाई इसमें जो डेटा डाला है वो सही डाला है कि गलत डाला है सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि नवनीत बोले कि यहाँ घास उग रहा है तो उग रहा है, नवनीत बोलेगा कि यहाँ गेहूं उगा है, तो अरे सर कहाँ उगा, बंजर जमीन है, बोला गेहूं उग रहा है तो उग रहा है, अरे सर बोल रहा है कागज में गेहूं उग रहा है कि उग रहा है सर, ठीक है। तो द इन्फॉर्मेशन दैट वाज गिवन वाज डन बाय द लोकल ऑफिशियल, इवन द पट्टा दैट वाज इशूड, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, वी विल फाइंड कि ये भी इसके अंडर में थे। इनफैक्ट ज्यादातर जमीन जो गुड कंट्रोल की थी वो खाली सा लैंड थी जो राजा के अंडर में ही आती थी सर, ओके। तो कहने के लिए वी विल कम टू नो कि इस पीरियड के अंदर ऐसा कहा गया कि भी देखो वेलफेयर पॉलिसी और ये सब लागू किया गया सर, ओके। बट शेरशाह सूरी के अंदर इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, ये एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी आपको मिल जाएगी सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो देखो आप जो चीजें सेंट्रलाइजेशन के उसमें लगने की कोशिश करवा रहे थे, आपको लग रहा था कि इससे हमारा खौफ और धाक रहेगा, ये तो उल्टा हो गया ना सर, है ना, समझे। क्योंकि वो माहिती जो इन्फॉर्मेशन नीचे से कोई चेक करने थोड़ी जाता है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। हाँ, और जब तक कंप्लेन होगी तब तक डैमेज हो गया होगा सर, नहीं होगा, ओके। इनफैक्ट इससे दो प्रॉब्लम होते थे। तो नवनीत पूरे दिन बौखलाया रहता था, उसको हर एक गांव में जाके डेटा इकट्ठा करना पड़ता था, और इकट्ठा करने के बाद पहुंचना पड़ता था।
तो नवनीत क्या करता था कि गांव में जाता ही नहीं था सर, समझे, वो गांव वाले को ही बुला देता था चौखट के ऊपर, बोले इधर आ जाओ, तुम्हारी कौन सी, तुम क्या ये होगा बेचो, तुम पे क्या होगा, तो बोले चावल, हाँ सर ठीक है, कौन जाए सर्वे करने सर, एक बंदा कितना काम करेगा सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो होता है ना पासपोर्ट ऑफिस को लेकर अभी बीच में कांड हुआ सर, मैंने आपको शायद बताया था अकाउंटेबिलिटी के, लोकल अकाउंटेबिलिटी का केस। तो पासपोर्ट क्वेरी के लिए जो पासपोर्ट डिवीजन का डेस्क होता है हर एक पुलिस स्टेशन में होता है, एवरी पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट डेस्क होता है, वहाँ कांस्टेबल होते हैं, एक या दो कांस्टेबल होते हैं, और ये जो कांस्टेबल होते हैं उनका काम ये होता है कि जिसकी भी पासपोर्ट की एप्लीकेशन आती है पासपोर्ट ऑफिस से आउट होकर आरपीओ से, वो आरपीओ इनको भेजता है कि तुम जाके घर का एड्रेस और सब चेक करके आओ ठीक है कि नहीं है। पुलिस स्टेशन वाले क्या करते हैं, जो लोकल पासपोर्ट डिवीजन का क्लर्क या जो भी कांस्टेबल है अंडर द पुलिस स्टेशन, वो आपको वहाँ बुलाता है कि तुम आ जाओ पासपोर्ट ऑफिस, ये क्या कहते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में नजदीक है, और वहाँ पे दो विटनेस लेके आना, और विटनेस के साथ साथ अपने आईडी प्रूफ ये सब लेके आना। तो द कंसर्न कांस्टेबल और द ऑफिशियल विल नॉट बी इन्वॉल्व इनटू पर्सनल चेकिंग सर, उसका हेडेक बहुत है ना, उसकी दिन की 100 अर्जी आती है, उसको 3 दिन में डिस्पोज करनी होती है, उसको आगे उसका भी टारगेट होता है ऊपर से, ठीक है कि भाई जल्दी जल्दी क्लियर करो सर, ओके। तो वो क्या करेगा सर, उसके लिए हेडेक होगा कि नहीं होगा सर, ओके। और ये हेडेक विल फाइंड की ऑफिस कॉमन मैन के लिए भी होगा कि यार मेरे को अकेले करना नहीं, मेरे साथ मेरे को दो विटनेस को लेके जाना है, अब सोसाइटी में से दो बंदों को लेके जाना है, भाई तू आ मेरे साथ पुलिस मैं ना पुलिस स्टेशन का नाम सुन के आजू बाजू पकड़ा में आ जाता है, मैं जितना भी दोस्ती है बनी रहे सर, यू नो दैट सर, ठीक है ना, ओके। तो बहुत केसेस में यू डर लगता है ना, मैं तेरा विटनेस क्यों सर, तो कुछ कांड कर देगा मैं फंस जाऊंगा, अरे पासपोर्ट के लिए कुछ नहीं होता, नहीं मैं ना बोलूं सर, ठीक है। यू सॉ दिस, ओके ना, हमारे यहाँ इंडिया में हम सोशल अकाउंटेबिलिटी का भी क्लॉज डाला हुआ है सर, ओके ना, वी आर सो मच, हम इंडिविजुअलिज्म में मानते नहीं है सर, ठीक है, हम सब कुछ सोसाइटी सेंटर करके रखा है। तो इवन व्हाइल मेकिंग पासपोर्ट और मेनी अदर पब्लिक चीजें आपको मिलेगी जहां आपको नेबर्स की और उनकी अटेस्टेशन चाहिए, कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स में सर, ओके, कि तुम अपने बाजू में सोसाइटी में जो रह रहा है कॉलोनी में उसकी किसी के दस्तखत लिखो तब जाके बात होगी सर, ठीक है। इनफैक्ट देयर समथिंग कॉल्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, व्हेन आई जॉइंड माय गवर्नमेंट सर्विसेज, सो मेरे मैं जब जॉइन करने गया तो मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, तो फिर यहाँ डिपार्टमेंट ने कहा कि तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब किस बात का कैरेक्टर, तो बोले तुम्हारा चरित्र ठीक है, मैंने बोला ठीक ही होगा सर, पुलिस इंक्वायरी भी हो गई मेरी सर, है ना, उनको पुलिस से आउट होना पड़ा था, तो वी विल फाइंड कि उसमें भी चार्ज ज्यादा कितनी ग्राम थी सर, ओके, है ना, समथिंग। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने कहा कि मैं सचिव वाले में, है ना, सेक्रेटरी हूँ, सेक्शन ऑफिसर की पोजीशन है, और इंटर डिपार्टमेंट में लॉ मिनिस्ट्री में भी हम लोग जाते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, समझे किटिंग ओपन समझ में आया कि नहीं है ना, और होम मिनिस्ट्री में भी पोस्टिंग होता है कभी डिपार्टमेंट के रूप में, तब जाके थोड़ा ठंडा हो गया सर। आई वेंट फॉर पुलिस वेरिफिकेशन 2015 में, 15 की बात है शायद, हाँ 14 की बात है। तो फिर गया तो किसकी है क्या जॉब है क्या नहीं, उसमें भी यही था, फोन कैसे उनको घर पे आना चाहिए, फोन करके बुलाया था। तो मैं गया, फिर तो मैंने बोला ऐसा ऐसा और ये डॉक्यूमेंट के रूप में, फिर बोलता क्या है क्या नहीं, तो चाहे ज्यादा कितनी गर्म हो रही थी, फिर मैंने खाली उंगली कर दी, मैंने बोला अभी तो ये डिपार्टमेंट में हूँ, पर इंटर कार्ड हम लोग जाते हैं और होम डिपार्टमेंट भी हमारी पोस्टिंग हो जाती है, जैसे होम सुना ना उसमें, होम डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द होल सिस्टम सर, ना लोकल लेवल पे तो पीआईवीआई कांस्टेबल सबको टाइप करके रखते दोस्त है। अच्छा है ऐसा है, बोले बैठो बैठो चाहे पहले बोला चाहिए था, ठीक है, बोला काहे सर, समझ मैं भी सर करके बोला काहे सर परेशान करते हो सर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ये देख लो ना, अपराधी दिखता तो हूं नहीं मैं तुमको सर। मेरा एक दोस्त है वो भी उसने क्लियर किया एसएसबी, मतलब सीएपीएफ वाली एग्जाम, तो सशस्त्र सीमा बल नेपाल और उसकी बॉर्डर पे रहती है ना, जैसे बीएसएफ वैसे, तो उसमें भी यही हुआ था। तो उसमें भी फिर उसने बताया कि मैं असिस्टेंट कमांडर, तो डिप्टी कमांडर बन गया, वो भी इसमें उसके साथ भी, तो ये लोकल होता रहता है सर लोकल। तो इसमें पासपोर्ट में ऐसा हुआ कि अहमदाबाद के कमिश्नर ने एक दफा लोकल स्टेशन में पहुंच गए और जाके पासपोर्ट की रजिस्टर खोल दी, पासपोर्ट की रजिस्टर खोल रहे थे, उसमें 2-3 लोग आए पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए, तो कमिश्नर ने पूछा कि आप कौन, बोले सर हम वेरिफिकेशन करवाने हैं, बोले वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है या आपके घर पे होता है, बोले नहीं सर इन साहब ने तो हमको यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाया था, सामने वो कांस्टेबल को काटो तो खून ना निकले, समझे, कमिश्नर साहब खड़े सामने, बोले तुम यहाँ करते हो वेरिफिकेशन, उसके घर पे करना होता है, ठीक है। तो फिर उसने कुछ बंडलबाजी की होगी, बोले सर ये अवेलेबल नहीं थे इसके लिए मैंने यहाँ पे बुलाया, इधर उधर की बातें की। तो कमिश्नर साहब कैसा एक काम करते हैं तुम्हारा रजिस्टर खोलो, रजिस्टर में जितने लोग आए थे ना उन सबकी एंट्री होती है, सबका फोन नंबर होता है, एक्चुअली वहां जाके साइन करना है। फोन कर दिया स्पीकर फोन पे, हेलो अहमदाबाद सिटी बात कर रहा हूँ, मलिक साहब है अभी, है ना, तो एमसी कमिश्नर पुलिस मलिक स्पीकिंग, आपकी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो गई, बोले हाँ, बोले कहाँ पे होती है, स्टेशन पे या घर पे आई थी, बोले नहीं हमको स्टेशन बुलाया गया था, और काटो तो खून ना निकले सर, उधर का उधर सस्पेंड सर, किलिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखो घर पे जाके चेक करना इज हेडेक बट इट्स आल्सो नेसेसिटी। अब इसमें डिस्क्रिशनरी पावर बहुत है सर, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सूरी में भी यही प्रॉब्लम था, किलिंग ओके। सूरी प्रॉब्लम क्या था कि नवनीत जाता था, नवनीत इज टू गो देयर पर्सनली सर, नवनीत कितना यार एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, थकेगा ना फिर एक दिन तो नवनीत वाज लाइक टायर्ड मैन, इज वेरी वेरी लाइक नो वेरी टायरिंग प्रोसीजर सर, गेटिंग ओके। तो इस सब के बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि प्रॉब्लम्स बहुत हुई सर, ओके। और यही प्रॉब्लम्स का परिणाम स्वरूप हमें पता चलता है कि इसकी रेवेन्यू सिस्टम अच्छी तो थी पर डिफेक्टिव थी सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो इसने पट्टा और कबूलियत सिस्टम लागू की, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, गवर्नमेंट के शेयर बदल दिए सर, है ना, समझे। बट कहीं कहीं ये होगा बैड लैंड वाज ओवरचार्ज एंड गुड लैंड वाज अंडरचार्ज, समझे, अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है, देखो ये तो चलेगा सर, समझे। वी विल आल्सो फाइंड कि गवर्नमेंट का शेयर बहुत था, इट वाज इनकन्वीनियंस फॉर कल्टीवेटर्स एंड आल्सो इट वाज इनकन्वीनियंस फॉर द ऑफिशियल्स एज वेल। ऑफिशियल्स के लिए क्यों इनकन्वीनियंस था, क्योंकि अधिकारी यार कितना गाँव जाए, मैंने पता नहीं पासपोर्ट ऑफिस में बेचारे कितना घूमते रहते हैं सर, ओके। तो व्हाट इज द पॉइंट सर, तो इतना घूमने का मतलब क्या है सर, ओके। तो इस बेसिस के रूप में ये सब प्रॉब्लम्स आपको मिलते रहेंगे सर, ओके। एंड सरकार की इंफॉर्मेशन कभी करेक्ट मिलती थी तो ठीक है, नहीं मिलती थी तो आपकी पूरी बच जाएगी। आपकी लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं बन रही है या आपका राडा हो गया है ना, पासपोर्ट में एक रिमार्क कर देगा, आपकी जिंदगी भर पासपोर्ट हो जाएगा, समझे। डिस्क्रिप्शन इतना है लोकल स्टेशंस में सर, समझे, कि उनकी एक रिमार्क के कारण आपका पासपोर्ट हो जाएगा, हिस्ट्री सर है, समझे नहीं समझे ना, लखन ठीक नहीं इसके इंफॉर्मेशन उल्टी सुल्टी होगी तो तुम्हारी पूरी बच जाएगी सर। तो दिस हैपेंस, ओके, क्या होता है आपकी लाइफ में चेक्स एंड बैलेंसेस है, बट दिस हैपेंस एवरीवेयर एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसने सर्वेयर की फीस अलग से ली, सेस के रूप में कहते थे, एक का मुसलाना टैक्स जो टैक्स कलेक्टर की फीस थी, तो ये तो ऑफिशियल जाते थे, इनकी सैलरी भी यहाँ से निकलती थी सर, पहले से अलग से सेस लिया जाता था सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने रेट वाली सिस्टम लागू की, बट कुछ में प्रॉब्लम भी थे, कुछ में अच्छी बातें भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि इसकी पॉलिसीज में आपको अच्छा काम भी दिखेगा और इसकी पॉलिसीज के अंदर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ जगह के ऊपर प्रॉब्लम भी थी सर, ओके। तो वी विल सी दैट ओवरऑल रिफॉर्म दैट वर इनिशिएटेड बाय सूरी had certain limitations and criticism as well, and that is one of the reasons कि उसकी इनोवेशन के अंदर ड्रॉबैक्स भी आपको मिल जाएगी। तो क्रिटिकल एनालिसिस का जब सवाल आता है तो प्लीज रिमेंबर कि क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोग क्या-क्या करेंगे, पर इससे दो चीजें अच्छी हुई। अब देखिए स्टेट को रेवेन्यू टेम्पररी अच्छा बढ़ेगा, है ना, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर चीजें अच्छी हुई, वेलफेयर आपको देखने को मिलता है कि करने की कोशिश किया। इसके कारण हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया। सूरी चाहता था कि मैं इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट का निर्माण करूं और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी के साथ में भेदभाव ना करूं। ये भेदभाव में ऐसे आर्मी के अंदर तो उसकी रेशियल पॉलिसी थी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी ठेठ सैकड़ों वस्तुओं के अंदर सूरी ने ये प्लान किया कि आई विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके। तो लैंड ग्रांट्स देने की बात करेंगे तो उसमें भी उसने उतना नहीं किया है, लिबरल एटीट्यूड
रखने की कोशिश की। वी विल साइमल्टेनियसली सी दैट वो एजुकेशन के ऊपर भी काम करता है। उसकी रिलीजियस पॉलिसी कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो पुराने शासक अच्छी थी, जैसे लोधियों में आप देखिए तो इब्राहिम और सिकंदर लोधी तो बड़े रिजिड और बाइगोट हुआ करते थे सर, ठीक है, बट ही न्यू दिस पार्ट कि भाई देखो आई नीड हिंदू पीपल एंड द लोकल पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बेसिकली गोइंग अगेंस्ट देम सर, ओके। और बाकी ओवरऑल चीजें इकोनॉमी में बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट इकोनॉमी में क्यों करता है उसके पीछे के कारण आप देखिए, उसको पता था कि लॉ एंड ऑर्डर मैंने ठीक कर दिया, रेवेन्यू सिस्टम ठीक कर दिया, उसको ये भी पता था कि भाई अब मिलिट्री भी मेरी ठीक हो रही है, एम्पायर भी बना है, तो फिर उसके बाद उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया और बेसिकली कॉइन्स के रूप में किया। एक्चुअली क्या हुआ कि इसके पहले जो टंका और जीतल जो था उसका डिबेसमेंट हो चुका है। टंका जीतल अगर आपको पता होगा तो वी डिस्कस की दिस इज द पीरियड व्हेन द डिबेसमेंट ऑफ करेंसी हैड टेकन प्लेस इन द एमबीटी टाइम्स, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। उसके बाद स्थिति ऐसी खराब हो गई थी कि यहाँ की कुछ डेवलप ही नहीं हो पा रहा था, ओके। सो हिज टेन्योर सो द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसी, सो अंडर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसी उसने पुराने कॉइन्स को और इसको मिक्स किया, मतलब उसको जला क्या कहते हैं पिघलाया, और उसके बाद अशरफी, रुपया और दाम, इन तीन अलग-अलग प्रकार की बेसिकली कॉइन्स इश्यू की, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड के, है ना। अशरफी इज द कॉपर, सिल्वर, सॉरी अशरफी इज द गोल्ड, रुपया इज द सिल्वर एंड कॉपर इज द दाम कॉइन्स, ओके। इसकी उसने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि जो सिल्क है वो 178 ग्रेन्स में आता था सर, मतलब दैट इज द यूनिट ऑफ करेंसी एट द टाइम, उसकी जो वैल्यू है सर, ना समझे। वैसे ही अगर आप देखोगे फिक्सेशन कर दिया। फिक्सेशन का मतलब है कि एक सिल्वर के ऊपर कितना गोल्ड मिलेगा या कि एक गोल्ड के ऊपर कितने सिल्वर मिलेंगे सर, ठीक है ना। आप 10 कॉपर के दोगे तो एक सिल्वर का मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि करेंसी एक्सचेंज सिस्टम बहुत अच्छे से चलती है। इससे ही फायदा ये होता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में फायदा ये होगा और सर्कुलेशन ऑफ मनी अच्छी तरह से हो पाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि लोगों को ट्रेड एंड कॉमर्स में शांति हो जाएगी। अब ट्रेड कॉमर्स में सिक्योरिटी की तो चिंता है नहीं, एम्पायर तो बढ़िया बना के रखा था भाई ने, है ना। तो इस तरह से विल फाइंड कि कोई भी विस्तार में अगर एक व्यापारी को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ कोई भी विस्तार में जाना है, तो उसको कोई डर नहीं था कि कोई आके लूट-पाट करके चला जाए, समझे। ही फियर्ड दिस पार्ट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द करेंसी सिस्टम रिजीम चेंज्ड। उसने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया। ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के बाद लोकल रिस्पांसिबिलिटी का कांसेप्ट लाया। मैंने जमींदार और पुलिस वालों को कहा कि यू आर रिस्पांसिबल फॉर द लॉसेस ऑफ द मर्चेंट्स। इफ समथिंग गोस रॉन्ग इन द ट्रेड एंड कॉमर्स यू आर लायबल, तुम्हारी सर्विस कर दूंगा मैं सर, ठीक है। लोग डर गए उससे, गेटिंग ओपन। उसने बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, बोले चलो इसको हटा देते हैं सो दैट रेवेन्यू और ठीक होगी। तो जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी वो खत्म कर दी सर, है ना। लिमिटेड कस्टम ड्यूटीज रखी सेल्स के रूप में और इंपोर्ट टैक्सेस के रूप में रखता था, तो उससे और भी चीजें ठीक होती है। दूसरी उसने हाईवेज बनाए, उसने 4 रास्ते बनाए हैं। जीटी रोड अगर आपको पता होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। ये ग्रांड ट्रंक रोड ऐसे तो उत्तर पथ था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको रिवाइव किया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये देखने को मिलता कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था के पार्ट के रूप में हमें ये भी पता चल रहा है कि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, उसने सराय बना दी सर, ठीक है। सो एवरी शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, ही यूज्ड टू क्रिएट सराय। सराइज वर एक्चुअली द रेस्ट हाउसेस। ये रेस्ट हाउसेस के अंदर ही उसने इंटेलिजेंस के लोग, व्यापारियों को सबको सेटल करवाया। फिर धीरे-धीरे वहां मार्केट प्लेसेस बनने शुरू हो गए, तो स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो उसने ना टोटल 4 जगह के ऊपर हाईवेज बनाए थे सर, करीब ओके। सबसे मेन था वो था सोनारगांव टू काबुल, जो जीटी रोड या उत्तर पथ कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझे। ये आज की तारीख में ग्रांड ट्रंक रोड है, 1500 कोस था, मतलब ऑलमोस्ट 1500 ज्यादा किलोमीटर आपको मिलेंगे। फिर एक सेंट्रल इंडिया में बनाया था, आगरा कानपुर एमपी मालवा कनेक्टिविटी, आगरा तो जोधपुर चित्तौड़ लाहौर मुल्तान सर, सिंध की तरफ, ओके। यहाँ पे सराय बनाई, दोनों साइड के ऊपर वेलफेयर, है ना, ट्रीज भी थोड़ा छाया वैसा। और सराय के अंदर ही उसने हिंदू मुस्लिम्स दोनों के लिए विल फाइंड की एक तरह से हम लोग कहेंगे कि उसने सेपरेट प्रोविजंस किए रुकने के लिए, प्रेयर्स के लिए, और वहां पे उसके इंटेलिजेंस के बंदे भी बैठते थे। एक्चुअली सराय क्रिएटेड द मार्केट प्लेसेस। आप देखिए एक जगह है मुगल सराय, है ना, समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल सराय क्या था सर, ना आज का नाम उसका बदल गया है, बट इनिशियली इट वाज अ सराय, बट द मुगल आर्मी यूज्ड टू कैंप ओवर देयर, है ना, हाईवे के रूप में वहां कनेक्टिविटी के रूप में वहाँ एक रेस्ट हाउस बनाया गया था जहाँ ये लोग रुकते थे कैंपिंग के समय पे। एंड देन फाइनली वी फाइंड कि वहाँ लोग और आने शुरू हो गए उसके आजू-बाजू में स्टेबल, क्योंकि सराय में इंटेलिजेंस का काम होता था, सराय में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बैठता था, सराय में मार्केट हुआ करता था, तो सराय बिकेम हब। तो उसके आजू-बाजू में क्या हुआ सर, ठीक है ना, मार्केट प्लेसेस का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, सेटलमेंट्स बने, तो फिर नए सिटीज और टाउन्स का निर्माण होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना, समझे। सो द सराइज वर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज़ सराय के अंदर ही मार्केट प्लेसेस बन के आ गए। वहाँ पे स्पाई सिस्टम और उसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम चलती थी, मतलब जहाँ से एक जगह से दूसरी सराय जो है इसमें रनर्स दौड़ा करते थे, मैंने बताया वो धावा करते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो घोड़े के ऊपर बैठ के या पैदल ही दौड़ते थे। एमबीटी ने इसने एस्टैब्लिश किया था और इसको वी विल फाइंड कि क्या कह सकता है कि अपना इब्न बतूता लिखता है, और इब्न बतूता ने स्पेशली लिखा है कि दे यूज्ड टू गो फॉर धावा, है ना, धावा के रूप में दौड़ते थे, रनर्स के रूप में, और दौड़-दौड़ के इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे कि क्या होगा सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति इसकी बड़ी अच्छी रही, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके हो जाएंगे, सराय सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन हुई, वेलफेयर किया इसने, ठीक है। ये वेलफेयर के रूप में वी विल कम टू नो कि चैरिटी का काम कर रहा है, लिबरल ग्रांट सिस्टम देने की कोशिश की, हिंदूज के प्रति उसने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कंपैरेटिवली कम रखी है सर, ठीक है, समझे। इसने वी विल फाइंड कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में भी इंटरफियर नहीं किया, और खासियत ये थी कि लिबरल स्टेट और वेलफेयर स्टेट की उसने स्थापना की सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि ऐसे तो शेरशाह सूरी ऑर्थोडॉक्स मुसलमान ही था सर, ठीक है। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मुझे इस्लाम और थियोक्रेसी को छोड़ना नहीं है, बट उसने एक तरह से वी विल फाइंड कि ऐसा भी कार्य नहीं किया जो हार्डकोर बाइगॉट पॉलिसीज को दर्शाए सर, गेटिंग ओके। तो ये कहा कि मैं जिहाद करने जा रहा हूं सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। उसने एक स्टेट के सामने कैंपेन किया था जोधपुर मालवे पहले से, ठीक है। रायसेन में जो कैंपेन किया था, रायसेन का जो कैंपेन था मालवा में, वो कैंपेन में उसने कहा कि आई एम गोइंग फॉर जिहाद, बट अगेन अलोंग विद गोइंग फॉर जिहाद ही आल्सो एडमिनिस्टर्ड हिंदू इन द पोजीशंस एज वेल, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के रूप में। तो हमें ये पता चल रहा है कि वी विल सी कि उसकी पॉलिसीज कुछ अलग हुआ करती थी, एक्शंस कुछ अलग हुआ करती थी, ठीक है। तो ओवरऑल टॉलरेंट था कंपैरेटिवली सर, है ना। और सूरी की पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलता है कि जो अकबर है उसको लेगेसी के रूप में कंटिन्यू करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि देयर आर मेनी थिंग्स जो अकबर के समय पे हमको रिफ्लेक्ट होती हुई मिलेगी। इनफैक्ट इसने 2 किले बनाए हैं ना, एक अपना खुद का मकबरा बनाता है वहां ससाराम के अंदर सर, है ना। ससाराम इज सहस्राम यूज्ड टू बी वन ऑफ द रेलिक्स ऑफ अशोका, वहां वो क्या है, अशोक का पिलर आया हुआ है सर, ठीक है, मतलब एडिक्ट आया हुआ है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड कि रोहतास का फोर्ट बनाया गया वो झेलम के पास, पुराने किले की स्थापना की उसने सर, दिल्ली में मैंने बताया। वो दिनपना जो था ना, दिनपना, वो दिनपना के अंदर इसने भाई साहब ने गेम कर दी, दिनपना का नाम बदल दिया शेरगढ़, है ना, समझे। सो ही वाज वेरी स्मार्ट, हो गया ना, समझे। दिनपना व्हिच वाज एक्चुअली स्टेड बाय हुमायूं, उसने उसको नाम बदल दिया सर, समझे, पुराने किले में उसका नाम रख दिया शेरगढ़, या इसी को ही दूसरे नाम से पहचानते हैं दिल्ली शाही, क्या कहते हैं, दिल्ली शेर शाही सर, ठीक है, समझे। सो इट इज कॉल्ड विद ड्यूअल नेम एज वेल सर, ओके। शेरगढ़ और दिल्ली शेर शाही सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये है खुद का ही मसौलियन बना देता है, वो कह रहा है कि देखो मेरे को बना देना, मेरे बाद वाले बनाए कि ना बनाए सर, अपने करके जावे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। आर एस शर्मा लिखते हैं कि भाई ही वाज अ काइंड ऑफ वेरी डिवोट मुस्लिम एंड ही आल्सो रेज्ड द जिहाद एज वेल, है ना, बट उसको ये पता थी कि कब जिहाद यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। ही वाज वेरी स्मार्ट अराउंड सर। अकबर भी देखोगे तो कहेगा मैं गाजी बन के जा रहा हूं, है ना, पर गाजी पे जा रहा है तो काम आप देखोगे तो सब उल्टे कर रहा था सर। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का उसने काम किया है। उसका काम ये था कि मेजॉरिटी जो हिंदू पॉपुलेशन उसको साथ में लो, पर जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है उसको कभी भी नाराज ना करो, क्योंकि उनके सिवा उनकी पीपुल ही बच जाएगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही वाज मेकिंग श्योर
that the Hindu should not be felt degraded or inferior, but he should also make sure कि मेरे जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है, जो अफगान रेशियल पॉलिसी के लोग हैं, वो भी मेरे साथ में होने चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी इस तरह से हुई कि शेरशाह वाज अ वेरी स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एंड अंडर हिज स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही वाज एबल टू बेसिकली क्रिएट अ वेरी वेल निटेड एम्पायर, बट देन आफ्टर हिज डेथ द अफगान रेशियल पॉलिसी वंस अगेन केम इनटू द पिक्चर। अब हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके मृत्यु के बाद फिर नोबिलिटी निकल के आई, वही नोबिलिटी जो उनके पतन के पीछे रिस्पांसिबल है। ये नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी दैट इसके बेसिस के रूप में इसके दो लड़के थे, आदिल शाह और जलाल शाह। नोबिलिटी ने वी विल फाइंड जलाल शाह को सपोर्ट किया, और जलाल शाह अपने आप को टाइटल देता है इस्लाम शाह के रूप में। इस्लाम शाह कंटिन्यू टू रूल फ्रॉम 1545 टू 1553 सर, माय बैड सर, ठीक है सर, 1553 में। इस पीरियड के अंदर उसने काफी सारे रिफॉर्म्स किए, है ना, जो अपने फादर के द्वारा, जैसे इसने इसके बाद जुडिशियल सिस्टम को रिवॉल्व किया था, रिफॉर्म किया था। इसने पहली बार मिडिल इंडिया में कोड लिखा, है ना, रेगुलेशन ऑफ कोड, मतलब जुडिशियल कोड, जैसे आईपीसी हमारा है, भारतीय दंड संहिता, वैसे उस पीरियड में उसने लिखने की कोशिश की थी, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इसकी जो कहानी है, कहानी के अंतर्गत इसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद इसका छोकरा पावर के ऊपर आया, और इसके छोकरे को नोबेल से पसंद नहीं किया, कड़ी ओके। ये नोबिलिटी के अंदर फिर गेम हुई, ये गेम में एक और राजा है मोहम्मद अली शाह, ठीक है ना, मुबारिस खान नाम था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इस पीरियड के अंदर सूरी और बाकी सारे जितने भी अफगान नोबल्स थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए कि अब आगे कौन आएगा, हु विल बी नेक्स्ट, ओके ना, समझे। इसी तरह वी विल फाइंड कि मोहम्मद आदिल जो था, ही वाज काइंड ऑफ अ वेरी वीक किंग, एंड अलोंग विद दैट ही हैड बेसिकली क्रिएटेड द लाइक सस्पिशन विद इन द नोबिलिटी एज वेल। अब इसी टाइम के अंदर हेमू जो था, बेसिकली इनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर निकल गया। हेमू वाज एक्चुअली काइंड ऑफ अ पर्सन जो व्यापारी थे सर, है ना, वो ट्रेडिशनली बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे। बकाल शब्द यूज किया, कल पढ़ेंगे हेमू के बारे में, या पानीपत के बाद पढ़ेंगे, ओके। एंड हेमू के साथ ये हुआ कि ही वाज बकाल वाज मर्चेंट फॉर द बनिया कम्युनिटी से, ठीक है। तो हेमू धीरे धीरे मर्चेंट में गन पाउडर सप्लाई करता था, करते 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 बहुत आगे चला गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया तो बाकी सारे नोबल्स को लगा कि ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग सर, ओके। सो ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल फाइंड कि द होल अफगान चीफ्स दे स्टार्टेड डिवाइडिंग द एम्पायर। जैसे वो तैमूर के बाद हमने देखा कि ये बाबर के बाद देखा कि इनके भाइयों के बीच में वी विल फाइंड कि ये जो क्राइसिस हुआ, इनके बीच में डिवीजन ऑफ एम्पायर हुआ, वही अफगानों के अंदर कैसा है, गेटिंग पॉइंट, ओके। और अफगान में होता क्या था कि ये जो सूरी नोबल्स थे, इनके अंदर में ही वी विल सी कि दे कीप ऑन फाइटिंग फॉर द ड्रीम्स, एंड कंट्रोल कौन करेगा। अब कभी-कभी ये होगा कि एक अफगान नोबल ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी जागीर में काम नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर दो, ठीक है, समझे। तो इन सब की क्राइसिस में वी विल सी दैट लाभ सबसे पहले हुमायूं उठाया, और हुमायूं ने आके वी विल सी कि लड़ाई कर दी सर। मैंने कल के क्लास के अंदर बताया था कि सरहिंद की लड़ाई हुई सर, सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं वाज सक्सेसफुल, ही वाज एबल टू डिफीट द सिकंदर सूर, और जब उसको डिफीट करके वो फिर से दिल्ली में बैठा, तो देयर वाज नो वन टू स्टॉप हिम आउट, बिकॉज़ द अफगान्स हैड क्रिएटेड देयर ओन एम्पायर, है ना, इन लोगों ने अपने अलग-अलग विस्तार के अंदर विल फाइंड अपना एम्पायर बनाया था। अब कोई बंगाल में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई पंजाब की तरफ था, ये सब के सब डिवाइडेड रहे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये डिवाइडेड रहने के कारण इनके बीच में टोटल 5 अलग-अलग ब्रांचेस बन गई थी, है ना, ये सब के सब ये मोहम्मद आदिल है, सिकंदर है, दौलत है, इब्राहिम है, अहमद खान सूर है। अंदर तो इनकी बनती नहीं थी, इनके अंदर कोई पैट्रियोटिज्म ही नहीं है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल फाइंड कि जो चीज़ शेरशाह सूरी बना के गया था, ये सब कुछ नोबिलिटी के बाद तोड़ दी गई सर, ओके। ये नोबिलिटी के कारण इनके अंदर कभी एक ही नहीं हो पाया, इसमें एक ही बंदा था जो इनको यूनाइट करने के लिए मत रहा था, उसका नाम था सिकंदर सूर, और सिकंदर सूर को भी हुमायूं ने डिफीट कर दिया। इसको डिफीट कर दिया तो हमें ये पता चल रहा है कि इनकी पूरी बन गई थी, और फाइनली हमें पता चला कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुमायूं आके जब जीता है, और जब पानीपत की लड़ाई हुई, तो दे वर वेरी डिवाइडेड हाउस समझ में आता है सर, ठीक है। अफगान जब पानीपत में उतरे थे ना, तब हेमू वाज नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम ऑल द अफगान सरदार, फर्स्ट ऑफ ऑल। वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हेमू ने लीड भी किया, तो अफगान सैनिक जो थे वो उसके प्रति लॉयल्टी नहीं रखते थे, क्योंकि दे हैड वेरी ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सो मेनी ऑफ द अफगान सरदार्स केम इन फेवर ऑफ हेमू, कि भाई लड़ेंगे अपन इसके अंदर में। और हेमू की मृत्यु के बाद हमें देखने को मिला है कि ये सब के सब कट लिए, तो चलो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया सर, करेंगे। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये पता चलता है कि राजा की डेनिग्रेशन, क्योंकि मोहम्मद आदिल बड़ा बेकार था सर, ना समझे, इसकी बेकारी के कारण भी टूट गया सर, ना समझे, अलग-अलग लोगों को फेवर करना और ये सब चीजें, तो इनके बीच में नेशनलिटी थी। दे केप्ट ऑन क्वारलिंग फॉर पावर, है ना, दिस इज द ट्रेडिशनल अफगान पॉलिटिकल सिस्टम जो पहले से चलती आ रही है सर, करेंगे अपन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अफगान को जब पता था कि हुमायूं वापस आ रहा है, उनको इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि दे कुड हैव बीन यूनाइटेड सर, ओके। बट इनके अंदर वही नहीं सिस्टम, तो शेरशाह तक ही रही। एंड द जेलसीज quarrel in fighting the lust for power, and along with that we will find ki the character of the Afghan rulers that was there was subjugated, okay. कहानी हुई कि when Hemu was made the chief and he was given the position to lead in the Panipat, he was also not supported. तो आप ये कह रहे थे कि भाई हम पठान है और बेसिकली लड़ाई कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी में ये हुआ कि ये सब के सब थे, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं था, सूरी का एग्जांपल भूल गए थे, है ना, पैसा इधर-उधर आड़ी जगह पे वेस्ट कर दिया, करप्शन आने की शुरुआत हो गई, लोगों से कनेक्टिविटी चली गई, है ना, दे वर नॉट सीन एज गुड रूलर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए सूरी के समय पे तो ठीक-ठाक आपको मिल जाता है कि लोग उससे खुश भी थे, है ना, बट ग्रेजुअली जैसे-जैसे टाइम आगे गया, वैसे-वैसे हमें देखने को मिलता है कि सब कुछ नाराज़गी हो गई थी। तो राइवलरी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके अंदर से चला गया था, पैट्रियोटिज्म था नहीं, गेटिंग पॉइंट, ओके। कॉमन मैन का वेलफेयर नहीं देखा, फिर बोलता टूट गया, मेरे को क्यों मारा, तो है ना, तुम्हारी पीपली वजह से समझ नहीं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इनका डिक्लाइन हो गया सर, समझ में आया कि नहीं आपको। तो शेरशाह इज नोन एज अ रिफॉर्मर बट नॉट एन इनोवेटर, है ना, क्योंकि इसने जो भी काम किया उसमें से ज्यादातर तो ऐसे थे जो इसके प्रीडिसेसर ने कर दिए, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, है ना। उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, वो खिलजी करके बैठा हुआ था। लैंड रिफॉर्म सिकंदर लोधी ने किया था, है ना, गजल सिकंदरी लैंड क्लासिफिकेशन वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। प्रोविंशियल हायरार्की उसने परगना सरकार सिस्टम की है, पर वो डिबेटेबल है, और दूसरी है कि लोकल सब डिवीजन नहीं थे, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। सेंट्रल अथॉरिटी में भी उसने तुर्को पर्शियन स्टेट को चालू किया, ऊपर से वी विल कम टू नो कि उसने सब सेंट्रलाइज करके रखा था। इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नॉट एन इनोवेटर। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि भले इनोवेटर नहीं था, पर अकबर उसको कॉपी तो करता है बाबा, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज को, उसकी रेवेन्यू पॉलिसीज को, है ना, उसकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को। मतलब ये है कि उसकी इंपैक्ट थी, समझ में आया कि नहीं आपको। ये चीज आनी चाहिए सर, इन्फ्लुएंसर था सर, ठीक है, समझे कि नहीं, ओके, है ना। आज के नए जमाने का इन्फ्लुएंसर था, आए कि ना आए पर कैमरा के सामने आ जाता था सर, हमारे जैसा बंदा था सर, कहाँ डिग्री है सर, हमारे पास तो ऐसी हिस्ट्री आ जाते बोलने के लिए 2 घंटा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना हम लोग सर, टीचर थोड़ी है सर, शिक्षक के रूप में विदूषक है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। नहीं, विदूषक के रूप में शिक्षक है सर, समझे नहीं समझे। तो वी विल फाइंड कि क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है ना कि विल सी कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सामने खड़ा, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी चलती रहती है सब, है ना, पर कहानी आपको समझ में आ गई सर कि क्या है सूरी एम्पायर के बारे में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो आप सोचिएगा, आगे इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे अफगानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सूरी में लायन और फॉक्स की क्वालिटीज देखो, उसको लायन जैसे डिसीजन उसने बहुत लिए, जुडिशियरी सिस्टम में, आर्मी सिस्टम में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको पता था चतुराई दिखानी है। एक्चुअली जब सत्ता में आया ना, तब उसने सब बेसिकली लायन हार्टेड डिसीजन लेने शुरू किए ना, पनिशमेंट देना, नोबिलिटी सर्विस कर देना। बट जब वो पावर में नहीं था, जब वो गेम कर रहा था, तब उसके पास हर क्वालिटीज थी। वेरी ओपन क्वेश्चन सर, वेरी ओपन, समझिए। दिस आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब मेरे को पढ़ के बहुत मजा आती है सर, कि यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड यू
यू गेट सरप्राइज, अच्छा इसमें क्या-क्या चीजें लिख सकते हैं सर, मतलब ओह यू कैन राइट ओके फॉक्स लाइक क्वालिटीज, ओके राइट फ्रॉम हिज एंट्री, है ना, गोइंग टू इब्राहिम लोधी एंड आस्किंग इक्ता और जागीर फ्रॉम इब्राहिम लोधी ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर कि मेरे पापा बूढ़े हो गए, अब उनकी चाकरी मुझे दो, समझे। लोधी बोला तू कौन बे? बोला मैं वज़न का लड़का हूँ सर, ठीक है ना, तो तुम्हारे फादर को पूछ के आए हो तुम सर? बोले नहीं उनको नहीं पूछा, भाग यहाँ से सर, ठीक है। फिर वापस आया, फादर की मृत्यु हो जाना सर, मतलब आप कैसी कहानी आप अंडरस्टूड दिस पार्ट, बड़ा चालाक है सर, है ना, पार्टी कहाँ बदल दी है, सरकार आएगी जाएगी सर, है ना। तो कहानी आपको ये वाली ये सब लड़े सर ना, मैं आपको पानीपत के आगे एक्चुअली ये जो कहानी है ना आगे वाली, इसको मैं थोड़ा पानीपत के बैकग्राउंड में आपको समझाऊंगा कि इब्राहिम सूर, सिकंदर सूर, मोहम्मद शाह, ये सब ये सब बिहार के जो राजा लोग थे, ये मतलब लड़ते ही रहे सर, क्योंकि क्या हुआ कि एक दिल्ली में बैठा था, इब्राहिम सूर दिल्ली में बैठा था। वी विल टू नो कि मोहम्मद आदिल ये जो है, ये मोहम्मद आदिल जो मेन अफगान रूलर था, वो बिहार में बैठा हुआ है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। कोई अगर आप देखोगे तो पंजाब में बैठा हुआ है, ये जो अहमद शाह सूर जो था, ही वाज सिटिंग इन पंजाब सर, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग के द्वारा किंगडम को डिवाइड कर दिया गया था, और ये डिवीजन के कारण देयर वाज नो इंपीरियल अथॉरिटी एंड सेंट्रल अथॉरिटी दैट वाज लेफ्ट आउट, है ना, समझे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो हमें बॉल कमेंट्री याद नहीं रखनी है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि अफगान नोबिलिटी हेड डिवीजन, मतलब हर एक राजा कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन देखेंगे सर, ठीक है। तो देखिए एक होता है जागीर, जागीर के अंदर अफगान शासकों को डिवाइड करके पर सेंट्रल अथॉरिटी को बनाना, पर वो तो कर ही नहीं पाए। सो द सेकंड अफगान एम्पायर बिकॉज़ ऑफ द सेम रीजन ऑफ द फर्स्ट अफगान एम्पायर। इसमें भी यही हुआ ना, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, दौलत खान वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड आलम वाज द नोबल मंत्री था उसका, क्या कहते हैं, इब्राहिम का। एंड देन वी विल फाइंड ये जाके चुगली करके आ गए थे। तो यहाँ यही कहानी आपको मिलती है ना रिपीटेशन में। इनफैक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे अफगान की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि व्हेंस दे कैप्चर्ड दिल्ली ना, इन्होंने अफगानों ने दिल्ली कैप्चर कर दिया हुमायूं की मृत्यु के बाद, फिर अफगान फिर चीन मारने बैठ गए। मतलब उनके अंदर अगर शेरशाह सूरी जैसे बुद्धि होती तो दे वुड हैव परस्यूड कंप्लीटली द मुगल्स वंस अगेन आउट ऑफ इंडिया। शेरशाह सूरी ने कैसे भगाया था हुमायूं को, भाग यहाँ से, देखिए तू जहाँ जा रहा है मेरा साथ होगा, जल्दी वहां से हटो, है ना, समझे नहीं समझे, तू इधर दिखा तो काट दूंगा मैं तेरे को। तो हुआ क्या कि जब हुमायूं मर गया ना सीढ़ी से गिर के, तो अकबर हुसैन पंजाब, वो तो पंजाब के ऊपर था कहीं पे, तो उन्होंने दिल्ली कैप्चर करके अफगान बैठ गए, है ना। वो बोले जीत गए, जीत गए। अरे भाई क्या जीत गए, ऊपर पंजाब है, एंट्री टू इंडिया है, अगर वो नहीं जीते तो तुम क्या जीते। अफगानों ने गलती ये की कि आफ्टर कैप्चरिंग दिल्ली दे स्टॉप, वो बहुत हो गया, हुमायूं भाग गया, मर गया, मुगल नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ऊपर पंजाब में कंटिजेंट लेके बैठे हुए, आगे 4 दिन के बाद फिर मारा इनको अफगानों को, है ना। तो देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद द अफगान वॉर्स, गेटिंग अबाउट। तो डिवाइड एंड रूल की कहानी यही है। तो फिर पंजाब तो फिर मुगलों के होल्ड में, एक्चुअली हुमायूं मर गया, उसके बाद अगर अफगानों ने मुगल पंजाब से हटा दिया होता ना, तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि मुगल का रिवाइवल ही ना होता। बैरम खान पानीपत में जीते ना, तो पानीपत आ ही नहीं पाता, उनको हॉट परस्यूट करके भगाया होता, तो दे वुड हैव लाइक नो डिफीटेड बैक एंड सेंट बैक टू अफगानिस्तान। तो कहानी बदलती ना सर, तो वही स्टोरी है सर, ओके। समझे। और पंजाब मतलब आज का मत समझना, हम रणजीत सिंह ग्रेटर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब इज लाइक अभी तो इतना है भाई, 30% पंजाबी है, 70% तो वहां चला गया। ठीक है, डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि पंजाब मतलब मैं आज के पंजाब की बात कर रहा हूँ सर, है ना, उधर वाला, लाहौर वाला, समझे, है ना, मियाँवाली वाला, सियालकोट वाला, मुल्तान वाला साहब, गेटिंग अबाउट, ओके, रावलपिंडी तक चलता है, समझे। तो ये प्रॉब्लम्स है ना, तो वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, यूपीएससी अच्छा पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन में देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा है। अब देखिए आपको ये पूछा कि इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एडमिशन एंड एग्रीकल्चर। अब देखो इवैल्यूएशन आएगा तो आपको उसकी क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस आनी चाहिए, इसकी इंपैक्ट आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे कि उसने व्यापार में ट्रेड एंड कॉमर्स को एस्टैब्लिश किया, लोकल रिस्पांसिबिलिटी की, ये सब कुछ किया, ठीक है, समझे। हाँ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तहत उसने ये कबूलियत पत्ता सिस्टम लेके आया, बट प्रॉब्लम क्या था एग्रीकल्चर के अंदर, ओके। डायरेक्ट उसने रैयत वाली चालू की है ना, किसानों से पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, मिडलमैन को हटा दिया। बट वो नवनीत पैसा कलेक्ट करने जाता था तो नवनीत कैसे करता था, याद आएगा कि नहीं आएगा सर, गेटिंग अबाउट, ओके। अंडर द एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग सिस्टम नवनीत ही क्या लिखता था, क्या सही है क्या गलत। आजकल तो क्या है कि रिसोर्स मैपिंग होता है ना, तब तो नवनीत बोले वो सही है, नवनीत बोले वो गलत है सर, है ना, जब्ती सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेटा कलेक्शन में यही प्रॉब्लम हुआ ना सर, गेटिंग अबाउट। आज मेरा लास्ट डेट है, मतलब ऑफिशियली सब। शुभम यार आप चले यार, मैं ब्रेक किसके नाम करूंगा, अरे तुसी ना जाओ सर, अरे शुभम तुसी ना जाओ सर, अब ब्रेक किसके नाम करूंगा सर, ठीक है ना। यार एक थोड़ा हमारा बीच में मतलब मजा आती थी सर ना बात करने के लिए। यार ये मतलब ऑफलाइन होते हैं तो पता चलता है कि पूरी बैच खत्म हो रही है, मतलब 1 साल की पूरी बैच हो रही है। यहाँ तुम्हारा टाइमलाइन में सब्सक्रिप्शन पता नहीं चलता कि कब आए कब गए, है ना। किसी का नवंबर में होगा, किसी का अक्टूबर में होगा। पहले तो पता था कि अप्रैल महीने में, मतलब फिल्म के एक महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाती है, पूरी बैच खत्म होती है। तो पूरी बैच के साथ वो लिनियरिटी रहती है, चेहरा भी समझ में आता था कि ये इस बैच में थे, उस बैच में थे सर, ठीक है ना। अब यहाँ तो क्या है कि तुमने 1 साल पहले लिया होगा सब्सक्रिप्शन, कल लिया होगा, फिर अगले 1 साल तक चलेगा सर, ठीक है ना। चलो सर, कोई बात नहीं, पर आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छा करते रहो, है ना। कुछ काम काज होता है मुझे जरूर से बताना, वी आर देयर फॉर यू, एंड मेहनत करो सर, ठीक है ना। और यूपीएससी की परीक्षा फ्लाइंग कलर के साथ पास करो सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, करो अच्छे से करो, हैप्पी दिवाली आपको। व्हाट बुक्स डू आई नीड टू नो, डू आई नीड टू हैव फॉर मेडिवल हिस्ट्री। बेटा जेएल मेहता 3 वॉल्यूम्स में आती है, उसमें तीनों की तीनों वॉल्यूम्स में आपको कहानी मिल जाएगी, या सतीश चंद्र ले लो, उसकी 2 वॉल्यूम्स है, उसके सिवा मत लेना, बाकी अपने स्लाइड्स में हो जाएगा, है ना। आइदर और में ले लेना, मैं तो जेल मेहता ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ क्योंकि उसका आर्ट एंड कल्चर वाला भी पोर्शन कवर है सर, ठीक है ना। तो चलिए सर, ठीक है ना, समझे। आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड आपको विक्रम संवत की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। विक्रम संवत इसके लिए क्योंकि गुजरात का या वेस्टर्न इंडिया में विक्रम संवत सेलिब्रेट किया जाता है, और परसों है, कल नहीं है एक्चुअली, कल परतर दिवस है, मतलब एक्स्ट्रा डे है। तो 14 नवंबर से वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू ईयर, नया साल शुरू होगा, विक्रम संवत 2081, 2081 विक्रम संवत, है ना, नए साल। अब फिर दिसंबर में तो मनाएंगे, 1 नवंबर वाला भी मनाएंगे, है ना। टेस्ट अभी अपने लिए 20 तारीख से, ठीक है समझे, है ना। वी विल टेक योर डीएपी फ्रॉम 20th ऑफ आपका शुरू करेंगे, बट हम लोग स्पेशल क्लास प्लान कर रहे हैं, कल लूंगा या परसों लूंगा मैं, एक दिन। ये अपना रात रंगीन है ना, रात रंगीन, ठीक है ना समझे। उसके ऊपर कंटेंट अभी तैयार किया, मतलब बन गया है ऑलमोस्ट, उसका थोड़ा एडिटिंग और स्लाइड्स बाकी है, तो आई विल टेक अ स्पेशल थिंग बिटवीन सर, ओके। आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम एंड अदर थिंग्स। अरे भाई साहब, आज सब दिवाली के मैसेज आ गए, अपन यहाँ क्लास ले रहे हैं, हैप्पी दिवाली। अब लोगों को लगे एटीट्यूड है सर, 3 घंटे से रिप्लाई नहीं दिया। मैं 7 बजे से डायस के ऊपर बैठा हूँ, तो अभी जाके कौन देखा, हमारे फूफा जी बन जाते लोग सर, ना बोले देखो इज नॉट आंसरिंग सर, 3 घंटे से हैप्पी दिवाली भेजा। अरे भाई मैं क्लास ले रहा था सुबह, है ना। यहाँ थोड़ा 2 बजे का मुहूर्त है सर, चौपड़ा पूजन करेंगे, चौपड़ा पूजन अंडरस्टैंड सर, ठीक है ना। तो आजकल तो कंप्यूटर की पूजा होती है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा टीका लगाते हैं सर, ठीक है। एक्चुअली स्वस्तिक करते हैं ना लोग सर, ओके। स्वस्तिक का अपना इंपॉर्टेंस है ना, इट शुड बी इन द इंटीरियर वे, मतलब अंदर की तरफ आना चाहिए सर, ठीक है ना, यूँ आना चाहिए, अंडरस्टूड सर। फिर यूँ लाइन है, समझे, क्लॉकवाइज, गेटिंग अ पॉइंट, और ये क्लॉकवाइज डॉट क्लॉकवाइज करना चाहिए ना, समझ। तो स्वस्तिक लोग ऐसे ही कर देते हैं, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वस्तिक इज वेरी डिफरेंट। चलिए बाय बाय, सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पटाखे मत फोड़िएगा, समझे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों से प्रदूषण बहुत होता है सर, यहाँ धुआं धुआं हो गया था। चलिए सर, हैप्पी दिवाली आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं।
एंड नया साल हम 2 नए साल में मिलेंगे सर, विल मीट यू ऑन न्यू ईयर। चलिए सर, बाय बाय बाय, प्लीज टेक केयर।